अफवाह तंत्र में हम लोग गंगा नदी का तंत्र जानेंगे, सिंधु नदी का तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र, प्रायद्वीपीय नदियां और अन्य नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। नदियों के किनारे बसे शहर के का टॉपिक करेंगे इसमें, और जो बच जाएगा झीलें करेंगे, लेक्स ऑफ इंडिया, जलप्रपात, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नहरें और इसके साथ में आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ब्लैंक पेपर। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा उसके बाद जलवायु। जलवायु में हम लोग पढ़ेंगे मानसून, वर्षा, शीतकालीन वर्षा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में, नेशनल सिंबल्स के बारे में। उसके बाद जनगणना 2011 के बारे में, जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टियाँ, टाइप्स ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया के मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय भारतीय भारत प्राकृतिक वनस्पति, जिसमें पर्वतीय वनस्पति, शुष्क मरुस्थलीय, उष्णकटिबंधीय, ज्वारीय वनस्पति और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी भारत के वनस्पति के प्रकार पढ़ेंगे इस वीडियो में, इसके टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक आएगा कृषि, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम लोग पढ़ेंगे हरित क्रांति के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन, खाद्यान्न पर फसलें, नगदी फसलें जिसमें तिलहन, दलहन, रेशमी फसलें, बागनवी फसलें, आदिवासी फसलें और झूम खेती के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको फिर आएगा विश्व विरासत स्थल, पर्यटन स्थल, राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क्स, वन जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाघ संरक्षण अभयारण्य, टाइगर रिजर्व्स और विविध में क्या पढ़ेंगे कि भाषाएं, जनजातियां, नृत्य, इंडिया जीआई मैप देखेंगे और भारत के प्रमुख समुद्री बंदरगाह और अदर मैप्स के बारे में भी जानेंगे। और लास्ट में हम लोग इसका रिवाइज करेंगे। तो ये हम लोगों का सिलेबस है जिसे हम लोगों कवर करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे इंडियन ज्योग्राफी के पहले लेक्चर का नाम है भारत का सामान्य परिचय। इस टॉपिक में हम लोग विश्व में भारत की स्थिति कवर करेंगे, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, भारत की सीमाएं जिसमें स्थलीय सीमाएं, तटीय सीमाएं के बारे में पढ़ेंगे, भारत के पड़ोसी देश, भारत का सामरिक महत्व के बारे में भी जानेंगे और लास्ट में महत्वपूर्ण तथ्य कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम लोग विश्व में भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो इस भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर और भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। और साथ ही भारत का अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई बात करें भारत तो 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल याद रखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के मध्य होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई यानी जमीन सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत के समुद्र तट की सीमा की लंबाई 7,517 किलोमीटर है। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत के समुद्र तट की लंबाई कितनी है तो 7,517 किलोमीटर है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत की समुद्र तटीय सीमा की लंबाई है या गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल, फिर इधर और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर कुल समुद्र तटीय सीमा की लंबाई 7,517 किलोमीटर है। और वही बात करें भारत की मुख्य भूमि सीमा की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 6,200 किलोमीटर है। भारत तीन ओर से पानी से घिरे होने के कारण इन्हें प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है।
और ये 3 वर्ष से कौन भारत के पूर्व में है बंगाल बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में है अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है और उत्तर में हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो फ्रेंड्स, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। तो याद रखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार बात करें तो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और वही बात करें कि देशांतरीय विस्तार के बारे में तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की आकृति कैसी है तो याद रखेंगे चतुष्कोणीय है। भारत का अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं कि ये भूमध्य रेखा है जिसे 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर स्थित देश को उत्तरी गोलार्ध में माना जाता है और दक्षिण की ओर स्थित देश को दक्षिणी गोलार्ध में माना जाता है। और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित देश को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में स्थित देश को पश्चिमी गोलार्ध माना जाता है। भूमध्य रेखा से भारत की दूरी 876 किलोमीटर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये भूमध्य रेखा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 876 किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का देशांतरीय विस्तार की बात करें फ्रेंड्स तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पर आता है। साथ ही भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। तो याद रखेंगे भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत तो ये तो 2.42% है। तो भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई ईस्ट से वेस्ट तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई 13,214 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर उत्तर से लेकर नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई 13,214 किलोमीटर है और वही पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई तो याद रखिएगा भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जैसे कि ये देख सकते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा जो लग रही है स्थल से सीमा उसकी सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत की मुख्य भूमि सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि सीमा की लंबाई मतलब कि भारत की इतनी सीमा की लंबाई सिर्फ 6,100 किलोमीटर है और भारत की अगर बात करें कि कुल तटीय सीमा की लंबाई यानी कि इस यहाँ से लेकर फिर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीपों सभी को मिलाकर की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। तो याद रखेंगे दोस्तों भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। वही मुख्य भूमि की सीमा की तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर और भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 7,516 किलोमीटर है। अब देखते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल कहलाता है। जहाँ जैसे कि आप इस जगह पर देख सकते हैं कि भारत का ये उत्तरी बिंदु है। इस उत्तरी बिंदु को इंदिरा कोल कहा जाता है और भारत के दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट जैसे कि आप यहाँ सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है और भारत के सबसे पूर्वी बिंदु को कीबुतु के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स।
भारत के पश्चिमी बिंदु को ग्वार मोती के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे, भारत के पश्चिमी जो बिंदु है, गुजरात में पड़ता है, वो ग्वार मोती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में, यानी अक्षांश रेखा क्या होती है। तो ग्लोब में इस तरह के वृत्त को अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो याद रखेंगे, ग्लोब में इस तरह की रेखा को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा। तो वैसे ही भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का अक्षांशीय विस्तार तो जानेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। तो उसके बाद जानते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, 8 राज्यों से गुजरता है, जो इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से दोहराते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, जिसे कहा जाता है, 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से ऐसे राज्य है, तो गुजरात, जीजे यानी गुजरात, आरजे यानी राजस्थान, एमपी यानी मध्य प्रदेश, सीएच यानी छत्तीसगढ़, और जेएच यानी झारखंड, और पीबी यानी पश्चिम बंगाल, टीआर यानी त्रिपुरा, और एमआर मतलब मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है फ्रेंड्स। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से हो, जबकि न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। और वही हम बात करें कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 2,933 किलोमीटर है। भारत का 23.5 डिग्री जिस उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो देशांतरी विस्तार के बारे में जानते हैं अब। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है एवं भारतीय संघ के 5 राज्यों से गुजरता है, यानी भारत के 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ऐसे 5 राज्य है जिनसे होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत का त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा, जिसे आईएसटी कहा जाता है, ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। तो याद रखेंगे, भारत का जो मानक समय रेखा है, वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। अब जानेंगे कि कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे कौन कौन से राज्य है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप मैप में भी समझ सकते हैं कि ये हमारा पहला राज्य से गुजरता है गुजरात, फिर उसके बाद थोड़ी सी सीमा थोड़ा सा राजस्थान से होकर गुजरती है, और मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब पढ़ेंगे भारत का मानक समय रेखा। तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जैसे कि ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा है। और ये भारत का मानक समय रेखा जो है, वो ग्रीनविच समय से 5 घंटे आगे है। तो याद रखेंगे, भारत का मानक समय रेखा कितने ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है, तो 5 घंटे।
और एक सबसे पहले कहाँ से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर सबसे पहले गुजरती है। और भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वे कौन-कौन से राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश, जैसे कि मैप में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और 5वां आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो याद रखेंगे भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। टॉपिक है हमारा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत के 7 पड़ोसी देश है, कौन कौन से है वे, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, चीन, नेपाल और पाकिस्तान। ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। फिर से रिवाइज करें। अफगानिस्तान, जैसे कि आप देख सकते हैं अफगानिस्तान की सीमा यहाँ लगती है, 106 किलोमीटर लगती है अफगानिस्तान। फिर पाकिस्तान है, बांग्लादेश, जैसे कि यहाँ बांग्लादेश देख सकते हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार और एक चीन। तो ये 7 राज्य देशों से भारत की सीमा लगती है। अब देखते हैं कि सभी देशों की सीमा की लंबाई कितनी लगती है हमारे देश से। तो 7 देशों से स्थलीय सीमा भारत को लगती है। वो कौन कौन से देश तो बता दिए। तो पाकिस्तान की सीमा की लंबाई है 3,323 किलोमीटर। याद रखें कितनी है, 3,323 किलोमीटर। और अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई है 106 किलोमीटर। उसके बाद चीन की सीमा की लंबाई है 3,488 किलोमीटर। चीन की सीमा की लंबाई है। नेपाल की बात करें तो 1,751 किलोमीटर नेपाल का सीमा की लंबाई है। अगर बात करें कि भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है, तो 699 किलोमीटर भूटान की सीमा की लंबाई है। और वही म्यांमार की सीमा की लंबाई कितनी है, तो 1643 किलोमीटर है। नेपाल और म्यांमार की सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। बांग्लादेश की सीमा की लंबाई तो याद रखेंगे, बांग्लादेश की सीमा की लंबाई 4,096 किलोमीटर है। बांग्लादेश की सीमा की लंबाई। तो भारत की सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत से कम सीमा बनाती है। और सबसे अधिक सीमा बनाने वाले देश अब बांग्लादेश है। तो याद रखेंगे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भारत का ऐसा कौन। अ, तो चलिए अब देखते हैं इसका महत्वपूर्ण तथ्य। तो अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर की सीमा कितनी लगती है, तो 106 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला और राज्य कौन सा है, तो गुजरात भारत की सबसे लंबी तटरेखा बनाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और वही बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पबन द्वीप, जिसे आदम ब्रिज का हिस्सा माना जाता है, इसी द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना में कुल 10 जिले शामिल हैं, जिसकी राजधानी है हैदराबाद, यानी अमरावती बोल सकते हैं। इसकी साक्षरता है तेलंगाना के 66.46% 2011 की जनगणना के अनुसार। चीन, नेपाल, बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाती है। अफगानिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर से सिर्फ सीमा बनाती है, याद रखेंगे। जल एवं स्थल सीमा से लगे देश तो बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, ये 3 देश जल एवं स्थल सीमा से लगे देश से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य, पहले नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश
तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथा नंबर पर उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिनका क्षेत्रफल 3,702 किलोमीटर है। भारत में सर्व भारत का बात करें कि सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो बांग्लादेश सीमा कितना लगाता है, तो 4,096 किलोमीटर भारत से सीमा लगाता है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, जो गुजरात में स्थित है, जिनका क्षेत्रफल 45,652 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो माहे, जो पांडिचेरी में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 9 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है। और भारत में केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 8 यूनियन टेरिटरी है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जिनका क्षेत्रफल 59,146 किलोमीटर स्क्वायर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल 8,250 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है, जिनका क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% हिस्सा है। भारत विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है। बात करते हैं अब मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा और रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा रेखा है। और वही बात करें कि डूरंड रेखा किस कौन कौन से देश है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच से डूरंड रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में शिमला में हुआ था और डूरंड रेखा का निर्धारण 1896 में निर्धारित किया गया था। रेड क्लिफ का रेखा का निर्धारण 1947 में किया गया था। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो आज रखेंगे दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो याद रखेंगे कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो याद रखेंगे माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि असम का शोक किसे कहा जाता है, तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है और बिहार कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वही बात करें कि दाम पश्चिम बंगाल को शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। याद रखेंगे। लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो नैनीताल को लेक लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो उत्तराखंड में स्थित है नैनीताल। ओनली फॉल्टिंग लेक इन इंडिया किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे लोकटक झील को ओनली फॉल्टिंग लेक इन इंडिया कहा जाता है। परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप कौन सा है, तो भारत का परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप लक्षद्वीप है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पहले नंबर पर आता है रूस क्षेत्रफल के मामले में, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर यूएसए अमेरिका, पांचवें नंबर पर ब्राजील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर हमारा देश भारत। भारत में करीब 6,40,000 गांव है। भारत
कि समुद्र तटीय राज्य कितने हैं, तो याद रखेंगे भारत के समुद्र तटीय राज्य 9 हैं। और बात करें कि भारत के समुद्र तटीय केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 4 यूनियन टेरिटरी है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये था हम लोगों का भारत का सामान्य परिचय। अगर इनका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्नेट एनसीईआरटी भैया को ज्वाइन करें, जहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं लर्नेट भैया के चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लेक्चर 2 भारत की भौतिक विशेषताएं को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक रूप से भारत को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? तो पहला भाग का नाम है उत्तर के पर्वत, नॉर्दर्न माउंटेन। दूसरा है उत्तर के मैदान, नॉर्थर्न प्लेन। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, जिसे पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है। चौथा है थार का मरुस्थल। पांचवा तटीय मैदान एंड छठा है द्वीप समूह। तो भारत को 6 भागों में बांटा गया है। याद रखेंगे कौन कौन से? उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार का मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, जिसे आप मैप में भी देख सकते हैं। तो उत्तर के मैदान को सबसे पहले देखते हैं। उत्तर के मैदान में देखते हैं तो ग्रीन कलर से जो हम हाईलाइट किए हैं, उसे उत्तर के मैदान को हम रखे हैं। तो उत्तर के मैदान को आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर आ जाता है इसमें, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सब राज्य आ जाते हैं। उत्तर के में अगर बात करें उत्तर के मैदान की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र आ जाता है। वैसे ही बात करें कि थार मरुस्थल में कौन सा राज्य आएगा? थार मरुस्थल राजस्थान में फैला हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान में पश्चिम की तरफ, जैसे में गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, फिर गोवा, वो कर्नाटक और केरल जैसे राज्य हो जाते हैं। वही बात करें कि प्रायद्वीपीय पठार में ऐसे कौन से हैं? तो प्रायद्वीपीय पठार में आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऐसे राज्य आ जाएंगे। फिर बात करें कि पूर्वी तटीय मैदान में कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, तो आपका पश्चिम बंगाल थोड़ा सा सीमा टच करेगा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। द्वीप समूह में बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह, तो जिसे मैंने मैप में देख लिया। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसे मैंने लेक्चर 1 में बता दिया था। तो भारत का क्षेत्रफल 87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिनमें मैदान का बात करें, मैदान का कितना हिस्सा है? तो 43.5%। और वही बात करें कि पठार का कितना हिस्सा है, डेजर्ट, थार डेजर्ट का, तो 27.5% थार डेजर्ट है। पहाड़ और पहाड़ियों का बात करें भारत में कितना प्रतिशत है, तो 18.5% पहाड़ और पहाड़ियों का हिस्सा है। पर्वत की बात करें तो 10.5% हिस्सा है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के उत्तर पर्वत, भारत के उत्तर नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में जानेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग ट्रांस हिमालय या पार हिमालय जिसे कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालय 4 भागों में बटा हुआ है: काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत, जास्कर पर्वत और कैलाश पर्वत, जो नेपाल में स्थित है। अब बात करते हैं हिमालय के पर्वत। तो हिमालय के पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है: महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय या विरिध हिमालय कहा जाता है। तो विरिध हिमालय को किस किस नाम से जाना जाता है? ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। तो ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है, इससे प्रश्न बना ही है। दूसरा लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तीसरा शिवालिक हिमालय या बड़ा हिमालय या पाद हिमालय, हिमालय के प्रकार हैं। तो बोल सकते हैं कि हिमालय के 3 प्रकार हैं: महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं कि एक ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा हिस्सा आता है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत आता है, जो नेपाल में स्थित है। और वही बात करें कि हिमालय के पर्वत को 3 भागों में बांटा गया, तो कौन कौन से?
महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को में बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं मैप में ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा कैलाश जो नेपाल में स्थित है। बात करें कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला को काराकोरम, लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा कैलाश, यानी कि ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। काराकोरम, लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा कैलाश पर्वत के रूप में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय या परा हिमालय, तो इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ है। तो याद रखेंगे ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे पहले हुआ है, तो हिमालय के निर्माण से पहले हो चुका था। यह हिमालय का भाग नहीं है, क्या तिब्बत के पठार का भाग है। तो हिमालय का भाग नहीं है तो किसका भाग है, तिब्बत के पठार का भाग है। इसके अंदर 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन से श्रृंखलाएं आती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 श्रृंखलाएं आती है। तो फ्रेंड्स के बारे में जानते हैं काराकोरम पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं गॉडविन ऑस्टिन के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8,611 मीटर है। कितनी है, 8,611 मीटर। अब बात करते हैं कि लद्दाख या कहाँ स्थित है, तो लद्दाख के पाक वाले भाग में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गॉडविन ऑस्टिन, जिसे माउंट केटू के नाम से भी जाना जाता है। तो अब जानते हैं काराकोरम, पहला भाग जान चुके हैं कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन। इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, उच्च एशिया की रीढ़। तो काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम पर्वत में 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं, यानी हिमनद पाए जाते हैं। तो पहला भाग के बारे में जानते हैं, सियाचिन ग्लेशियर। यह नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। तो याद रखिए कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो नुब्रा घाटी के उत्तर में। और सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी भी निकलती है। तो याद रखें सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो नुब्रा नदी। 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत द्वारा पाकिस्तान से छीना था सियाचिन ग्लेशियर को। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इसकी ऊंचाई 7,200 मीटर है करीब। दूसरा हिमनद की बात करें तो बियाफो हिमनद है, और तीसरा है बाल्टोरा हिमनद, चौथा है हिस्पर हिमनद। तो ये 4 हिमनद प्रमुख हिमनद है सियाचिन ग्लेशियर। प्रमुख हिमनद के अलावा अन्य हिमनद की बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर की। सस्यामी हिमनद, चोमोलुंगमा हिमनद और खुर्दनो पिन हिमनद, रीमो हिमनद, पुनमा हिमनद, बातूरा हिमनद, ये सियाचिन ग्लेशियर के हिमनद है। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय का दूसरा भाग लद्दाख पर्वत। विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी इसी में स्थित है, जो राकापोसी चोटी है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो याद रखेंगे विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी ये कौन से पर्वत में श्रृंखला में स्थित है, तो लद्दाख पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जो राकापोसी चोटी है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो लद्दाख पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो 6,000 मीटर इसकी ऊंचाई है, लद्दाख पर्वत की ऊंचाई। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। तो पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है, तो सिंधु नदी ऐसी नदी है जो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। सिंधु नदी दाएं के तट पर लेह शहर पर स्थित है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह है। तो पूछा जाता एग्जाम में पूछ लिया था भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो लेह, याद रखेंगे। और लेह
कौन सी नदी के दाएं ओर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट के दाएं ओर लेह शहर स्थित है। लद्दाख का पठार शीत मरुस्थल इसमें स्थित है। लद्दाख के पठार में शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार है। बात करते हैं लद्दाख पर्वत के प्रमुख दर्रे। खारदुंगला दर्रा और चांगला दर्रा ये लद्दाख पर्वत के प्रमुख दर्रे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जास्कर पर्वत। तीसरा है ट्रांस हिमालय का भाग जास्कर पर्वत जो लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। और लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु नदी बहती है। जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु नदी बहती है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने उत्तर के पर्वत के अंतर्गत ट्रांस हिमालय के 4 भागों काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत का अध्ययन किया। अब हम लोग हिमालय पर्वत का अध्ययन करेंगे, जिनमें हिमालय पर्वत का अध्ययन का 3 भाग का अध्ययन करेंगे। महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय या वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय का एक-एक करके अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब। हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत का निर्माण भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से हुआ है। याद रखेंगे, हिमालय पर्वत का निर्माण किस कारण से हुआ है? तो भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। तो याद रखेंगे, भारत किस लैंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है, ना कि अंगारा लैंड। हिमालय का निर्माण किस सागर से हुआ है? तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे बना है। तो हिमालय का निर्माण टेथिस सागर से हुआ है। हिमालय कौन से? तो हिमालय जो है वो नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है। याद रखेंगे, हिमालय क्या है? नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टान से हुआ है। तो याद रखें, हिमालय का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो अवसादी चट्टान से। हिमालय पर्वत जिसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। तो याद रखें, हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर में हिमालय पर्वत की लंबाई है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो पश्चिम में हिमालय पर्वत की चौड़ाई कितनी है? तो 500 किलोमीटर एवं पूर्व में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर। दोनों तरफ इसकी चौड़ाई कितनी है? 500 किलोमीटर पूर्व और पश्चिम में। तो हिमालय पर्वत की लंबाई बात करें तो कितनी है? 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और वही बात करें कि इसकी चौड़ाई की, तो पश्चिम पश्चिम में इसकी चौड़ाई कितनी है? 500 किलोमीटर और पूर्व में भी इसकी चौड़ाई है 500 किलोमीटर। और हिमालय पर्वत की बात करें कि ऊंचाई कितनी है, तो हाइट की बात करें तो 6000 मीटर इसकी हाइट है हिमालय पर्वत की। भारत में समुद्र तल की ऊंचाई चेन्नई के तट से मापी जाती है। तो याद रखेंगे, भारत में समुद्र तल की ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? तो चेन्नई तट से मापी जाती है। ये में है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। तो ये में हो गया हमारा। चेन्नई यानी तमिलनाडु में पड़ता है। तो चेन्नई के तट को सी लेवल भी कहा जाता है। तो अब पूछ लिया जाता है कि एग्जाम में सी लेवल के नाम से किसे जाना जाता है? तो चेन्नई के तट को सी लेवल के नाम से जाना जाता है। हिमालय की पश्चिमी चोटी जो नंगा पर्वत है, तो और ये कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में, जिसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। और वही बात करें कि हिमालय की पूर्वी चोटी क्या है? तो हिमालय की पूर्वी चोटी आपका हो जाएगा नामचा बरवा, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इसकी ऊंचाई आपका है 8126 मीटर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने भारत के उत्तर का पहला भाग ट्रांस हिमालय को कंप्लीट कर लिया, जिनमें हम लोगों ने पढ़ा ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां। पहली श्रेणी की बात की तो काराकोरम, दूसरा था लद्दाख और तीसरा था जास्कर। अब पढ़ेंगे हम लोग वो हिमालय पर्वत की 3 हिमालय। तो हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इसको एक एक करके अध्ययन करेंगे। इस मैप के बारे में तो हम पहले शुरू में ही बता दिए कि ट्रांस हिमालय को
चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो यहाँ देख सकते हैं काराकोरम को 1 से नंबर पर दर्शाए, दूसरा नंबर पर लद्दाख और तीसरा नंबर पर जास्कर और चौथा हमारा है कैलाश। ठीक है, तो ये था हम लोगों का ट्रांस हिमालय, जिसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के प्रकार। तो वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। हिमालय का पहला प्रकार, जिसका नाम है महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय भी कर सकते हैं, वृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तो वृहद महान हिमालय का अन्य नाम ग्रेटर हिमालय, वृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है एक 6000 मीटर, इसकी औसत ऊंचाई है। तो याद रखेंगे महान हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है, तो 6000 मीटर में है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच के भाग को सच्चर जोन कहा जाता है। तो इसको चित्र में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय यानी महान हिमालय के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? सच्चर जोन। याद रखेंगे ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच के भाग को सच्चर जोन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो उस वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के भाग को मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, वृहद और मध्य हिमालय के बीच के भाग को। अब देखते हैं मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के भाग को मेन सीमांत दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मेन सीमांत दर्रा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। महान हिमालय की चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है? तो याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो महान हिमालय में स्थित है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखें कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। अब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? तो चीन में इसे चोमोलोग्मा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। महान हिमालय की दूसरी चोटी का नाम है कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम और नेपाल के बीच की सीमा के बीच में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8556 है। यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखेंगे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। तीसरी चोटी है नंदा देवी चोटी, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। तो याद रखेंगे नंदा देवी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर में इसकी ऊंचाई है। यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी चोटी। उत्तराखंड की अन्य चोटियों की बात करें तो केदारनाथ चोटी, जिसकी ऊंचाई है 6768 मीटर। कॉमेट चोटी, जिसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। चोखमा चोकबम चोटी, जिसकी ऊंचाई है 7138 मीटर। बंदरपुष्ट चोटी, जिसकी ऊंचाई है 6320 मीटर। गंगोत्री चोटी और इसकी ऊंचाई है 6672 मीटर। तो याद रखेंगे दोस्तों उत्तराखंड की
नंदा देवी चोटी के अलावा अन्य चोटियाँ कौन कौन से है? केदारनाथ की चोटी, कॉमेट चोटी, चोखवा चोटी, बंदरपुश और गंगोत्री चोटी। था है आपका नेपाल की प्रमुख चोटियाँ जो पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से हैं। धौलावीरा जिसकी ऊंचाई है 8,172 मीटर। अन्नपूर्णा चोटी 8,091 मीटर। माउंट मंसाल इसकी ऊंचाई है 8,163 मीटर। माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। माउंट चो ओ माउंट ल्योत्से, माउंट मकालू, कंचनजंगा ये सभी कहाँ स्थित है तो नेपाल में स्थित है। महान हिमालय के बाद दूसरा भाग है आपका लघु हिमालय जिसे लेसर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं लघु हिमालय के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय इनका अन्य नाम है। इनकी औसत ऊंचाई की बात करें लघु हिमालय की तो 3500 से 4000 मीटर इनकी औसत ऊंचाई है। अलग अलग जगहों पर इनका नाम अलग अलग होता है। लघु हिमालय का अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में इसे पिरपंचाल पर्वत के नाम से जाना जाता है और जम्मू कश्मीर में यह सबसे लंबी पर्वत है। तो जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी पर्वत कौन सी है तो पिरपंचाल। दूसरा है आपका हिमाचल प्रदेश में आपको आपका कहा जाता है धौलाधर पर्वत है। लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में मंसूरी या नागटिबा पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे महाभारत पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग स्थानों में लघु हिमालय को कई नामों से जाना जाता है। महान हिमालय, लघु हिमालय और उसके बाद तीसरा भाग है शिवालिक हिमालय जिनका अन्य नाम है बाह्य हिमालय या पाद हिमालय। तो याद रखेंगे शिवालिक हिमालय का अन्य नाम क्या क्या है। बाह्य हिमालय यानी बाहर का हिमालय नीचे की तरफ और ये पाद हिमालय यानी फुट हिमालय बोल सकते हैं यानी नीचे की तरफ के हिमालय को क्या कहा जाता है तो शिवालिक हिमालय। यह सबसे जवान एवं नई पर्वत श्रृंखला का उदाहरण तो शिवालिक हिमालय अभी का पर्वत का उदाहरण है बोल सकते हैं। सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है शिवालिक हिमालय। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1100 मीटर। इसकी ऊंचाई है शिवालिक हिमालय की। इसका विस्तार पोर्ट पाकिस्तान के पोटवार से असम के देहात तक है। तो याद रखेंगे शिवालिक हिमालय का विस्तार कहाँ तक है तो वो असम पाकिस्तान के पोटवार से लेकर असम के देहात तक है। शिवालिक पर्वत श्रेणी में पाई जाने वाली घाटियों को दून या द्वार कहते हैं। जैसे में दून का उदाहरण है देहरादून और पोटली दून और वही बात करें द्वार का उदाहरण है हरिद्वार पोट द्वार। यहाँ पर पाए जाने वाले घास के मैदान जैसे में जम्मू कश्मीर में कि घास घास के मैदान को गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग के नाम से जाना जाता है। लास्ट में सब मर्ग के नाम से ही जाना जाता है जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड में बात करें तो उस उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से लास्ट में प्यार या प्याल के नाम से जाना जाता है लास्ट में सभी स्थानों को। वही बात करें कि शिवालिक हिमालय की पर्यटक स्थल यानी घूमने का स्थान क्या है। रानीखेत, डलहौजी, दार्जिलिंग, मंसूरी, शिमला, नैनीताल, जकराता, हामलोग। तो फ्रेंड्स ये था हम लोगों का भारत की भौतिक विशेषताएं जिसे हम लोगों ने कवर किया अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और वीडियो। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं लर्नर भैया के चैनल पर। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन या पारदेशिक विभाजन का टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर सिडनी बुराड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया। कितने भागों में किया था तो याद रखेंगे सर सिडनी ओवेन बुराड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन 4 भागों में किया जो इस प्रकार है। तो पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय। दूसरा है आपका कुमायूं हिमालय। तीसरा भाग में बांटा उसने नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय।
तो सर सिडनी बुराड़ ने ये हिमालय को पश्चिम से पूर्व 4 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया। इसे मैप से समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये भारत है। भारत के पश्चिम ये हो गया और ये आपका पूरब हो गया। तो पश्चिम से पूर्व को और सर सिडनी बुराड़ ने हिमालय को 4 भागों में बांटा। ये पंजाब आपका हिमालय हो गया, दूसरा आपका कुमायूं हिमालय और ये आपका तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय के रूप में बांटा। पंजाब हिमालय की आपकी का विस्तार है 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय का विस्तार 560 किलोमीटर है। वही बात करें कुमायूं हिमालय का विस्तार कितनी है तो 320 किलोमीटर इनका विस्तार है। नेपाल हिमालय का विस्तार है 800 किलोमीटर और असम हिमालय का विस्तार है 720 किलोमीटर। पंजाब हिमालय की प्रमुख चोटी की बात करें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर ये पंजाब हिमालय की प्रमुख चोटी है। वही बात करें कि कुमायूं हिमालय की प्रमुख चोटी कौन सी है तो नंदा देवी जो उत्तराखंड में स्थित है। वही अब नेपाल हिमालय की प्रमुख चोटियों के बारे में बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू ये नेपाल हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय बोल सकते हैं। तो पंजाब हिमालय किसे कहा जाता है तो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि पंजाब हिमालय कौन सी नदी के बीच के भाग को कहा जाता है तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का भाग को क्या कहा जाता है पंजाब हिमालय। इसकी लंबाई की बात करें पंजाब हिमालय की तो इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी प्रमुख चोटियां पंजाब हिमालय की कौन सी है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल इसकी प्रमुख चोटियां हैं। कुमायूं हिमालय की बात करें तो कुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच में फैला हुआ है। तो सतलज नदी और काली नदी के बीच के भाग को क्या कहा जाता है तो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे सतलज नदी और काली नदी के बीच के भाग को क्या कहा जाता है तो कुमायूं हिमालय। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई करीब 320 किलोमीटर है। याद रखें कि कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है तो 320 किलोमीटर। बात करते हैं कुमायूं हिमालय में शामिल प्रमुख चोटियां तो कौन कौन से नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और आदि इनमें शामिल है। पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियां जैसे कि आप देख सकते हैं ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य है। तो इसकी पहाड़ियों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों की बात करें तो डफला, मिरी, अभोर, मिसमी, पटकोई बुर ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं। नागालैंड की पहाड़ी की बात करें तो नागा पहाड़ी। मणिपुर की पहाड़ी की बात करें तो लेमाटोल पहाड़ी। मिजोरम की पहाड़ी की बात करें तो पवांग पुईपी पहाड़ी, ब्लू हिल्स, मिजो पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी ये मिजोरम की पहाड़ियां हैं। असम की पहाड़ियाँ बात करें तो मिकिर मैग्मा जो असम में स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया ये सभी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है ना कि मणिपुर में। टाइपिंग समय मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स तो ये आपका मेघालय हो जाएगा। तो गारो, खासी की जयंती कहाँ स्थित है तो किस राज्य में स्थित है तो याद रखेंगे मेघालय। हिमालय हिमालय की में स्थित है अराकोनियमा जो म्यांमार में स्थित है। अंडमान निकोबार हिमालय का हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं मैप में कि आपका ये मेघालय है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ स्थित है। वही बात करें अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों की बात करें तो यह डफला, मीरी, अभोर, मिसमी ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। और पटकाई बूम। पहला भाग है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल पहला आपका राज्य है अरुणाचल प्रदेश जिसकी पहाड़ियां हैं डफला, मीरी, अभोर, मिसमी, पटकोई ये सभी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नागा की पहाड़ी नागालैंड में स्थित है तो याद रखेंगे नागा की पहाड़ी किस राज्य में है तो नागालैंड में। लेमाटोल की पहाड़ी मणिपुर में स्थित है।
पांग पोई पहाड़ी, ब्लू हिल्स, मिजो पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, ये सभी पहाड़ी मिजोरम में स्थित है। मिकिर मैग्मा की पहाड़ी, मिकिर या मैग्मा की पहाड़ी किस राज्य में, तो असम में। अब बात करते हैं गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी किस राज्य में है, तो ये मेघालय राज्य में है। याद रखेंगे किस राज्य में है, मेघालय राज्य में। यहाँ टाइपिंग के कारण मिस्टेक हो गया। अराकौनेमा जो हिमालय का भाग है, तो याद रखें जो म्यांमार में स्थित है। अंडमान निकोबार हिमालय का हिस्सा है, याद रखेंगे अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है, तो हिमालय का। तो इस नेक्स्ट टॉपिक है भारत की घाटियां, वैली ऑफ इंडिया। तो वैली क्या होता है, यानी घाटी क्या होता है, तो दो पर्वतों के बीच के खाली स्थान को घाटी कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पर्वत है और इस पर्वत ये दूसरा पर्वत है, तो दो पर्वतों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, तो वैली यानी घाटी कहा जाता है। याद रखेंगे। तो क्या हो, घाटी किसे कहा जाता है, तो दो पर्वतों के बीच के भाग को घाटी कहा जाता है। लद्दाख, लद्दाख में घाटी के उदाहरण है मोरखा घाटी, सुरू घाटी, नुरबा घाटी। नुरबा घाटी में नुरबा नदी बहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस घाटी में कोई नदी बह रही है, वैसे प्रकार नुरबा घाटी में नुरबा नदी बहती है। और नुरबा नदी सियाचिन हिमनद से निकलती है। तो याद रखेंगे नुरबा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सियाचिन ग्लेशियर से। दूसरा है कश्मीर घाटी, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कश्मीर की घाटी स्थित है। तो याद रखेंगे महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सी घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी। तीसरा है हिमाचल प्रदेश की घाटियों के बारे में पढ़ेंगे। कुल्लू घाटी, तो देवताओं की घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। तो याद रखेंगे देवताओं की घाटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो कुल्ली घाटी को देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। और ये कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। तो याद रखेंगे कुल्लू घाटी कौन से पर्वत की श्रेणी के बीच में स्थित है, तो धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। और यहीं पर कुल्ली घाटी में पार्वती घाटी भी स्थित है। कांगड़ा की घाटी, इसी में धर्मशाला शहर स्थित है। तो कांगड़ा की घाटी में कौन क्या स्थित है, धर्मशाला शहर। लाहुल घाटी, चंद्रा और भागा नदियां यहीं प्रवाहित होती है। लाहुल घाटी से चंद्रा और भागा नदियां प्रभावित होती है। मालना घाटी, छोटा यूनान कहते हैं। मालना घाटी को क्या कहा जाता है, छोटा यूनान के नाम से भी जाना जाता है। अन्य घाटियों की बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो किन्नौर घाटी, सांगला घाटी, स्पीति घाटी और चंबा घाटी। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की कौन कौन घाटियाँ थी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहुल घाटी, मालना घाटी, और अन्य घाटियों में हम लोगों ने पढ़ा किन्नौर घाटी, सांगला घाटी, स्पीति घाटी, चंबा घाटी। चौथा राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की प्रमुख घाटी है दून घाटी, जौहर घाटी, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, सोर घाटी, नेलांग घाटी। एक एक पढ़ते हैं। धून घाटी, इसे देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। जौहर घाटी, जौहर घाटी को मिलाम घाटी या गंगा के नाम से जाना जाता है। फूलों की घाटी चमोली, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। धर्मा घाटी का निर्माण गंगा नदी के द्वारा हुआ है। तो याद रखें धर्मा घाटी का निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो गंगा नदी के द्वारा। सोर घाटी, सोर घाटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। नेलांग घाटी की बात करें तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और ये गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। पांचवा है सिक्किम, भूटान और तिब्बत में के बीच में स्थित घाटी है चुम्बी घाटी। तो याद रखें सिक्किम, भूटान और तिब्बत यानी चीन के बीच में स्थित घाटी कौन सी है, तो चुम्बी घाटी। युथांग घाटी भारत के किस राज्य में है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है युथांग घाटी। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है। जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है। अराकू घाटी किस राज्य में है, तो
आंध्र प्रदेश में स्थित है। कम्बम घाटी तमिलनाडु में स्थित है। शांत घाटी केरल में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये था हम लोगों का हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन, जिसे हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं लर्नर भैया के चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में उत्तर भारत का मैदान, द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, सिंधु तथा प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ सोन, चंबल आदि के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा इस मैदान का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे कि उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कौन सी नदी के द्वारा होता है? तो हिमालय से निकलने वाली नदियों गंगा, यमुना, सिंधु और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ सोन, चंबल आदि नदियों के द्वारा इनका निर्माण होता है। इनका बात करें कि इनका निर्माण काल क्या था, तो प्लीस्टोसिन से होलोसीन काल के बीच इनका निर्माण हुआ था। इनकी आकृति की बात करें उत्तर भारत के मैदान की, तो इनकी आकृति धनुषाकार है। इनकी लंबाई बात करें तो उत्तर भारत की लंबाई है करीब 3200 किलोमीटर। तो याद रखेंगे उत्तर मैदान की लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर। इनका क्षेत्रफल की बात करें तो ये 7.5 लाख किलोमीटर में फैले हुए है। उत्तर भारत के मैदान का विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में है। उनका बात करें कि संरचनात्मक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है संरचनात्मक रूप से: भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो याद रखिए उत्तर भारत के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में: भाबर, तराई, बांगर, खादर। इनको एक एक करके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यह आपका उत्तर भारत का मैदान है, नॉर्थर्न प्लेन, और ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, जिसको इस लेक्चर के बाद हम कवर करेंगे। इसमें देख सकते हैं कि ये गंगा नदी है। गंगा नदी के द्वारा इन उत्तर मैदान का निर्माण हो रहा है। गंगा नदी की सहायक नदी घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता, चंबल, यमुना, सोन जैसी नदियों के द्वारा उत्तर मैदान का निर्माण होता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका उत्तर भारत का मैदान है और उत्तर भारत के मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। भावर, ये आपका भावर हो गया पहला। दूसरा ये तराई हो गया। तीसरा आपका बांगर हो गया, ये तीसरा। और चौथा ये आपका खादर। तो वही है, इस मैप में भी है वही बात। तो ये भाबर हो गया आपका भाबर। दूसरा आपका ये तराई, ये बांगर हो गया तीसरा आपका। और चौथा ये आपका खादर। तो ये हम लोगों ने 3 को पढ़ा। इसका निर्माण मुख्य रूप से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। पहला है भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र शिवालिक हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो ये आपका शिवालिक हिमालय है और शिवालिक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ के द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर और जिस क्षेत्र में जमा होते हैं उस क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। तो ये आपका शिवालिक हिमालय हो गया और शिवालिक हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर और जिस क्षेत्र में जमा होते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र। का विस्तार की बात करें भाबर क्षेत्र का, तो इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है। और इसका चौड़ाई की बात करें फ्रेंड्स, इसकी चौड़ाई है 8 से 10 किलोमीटर के बीच में। याद रखेंगे तो फ्रेंड्स कि भाबर क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है, तो 8 से 10 किलोमीटर। भाबर क्षेत्र में मोटे मोटे पत्थर, कंकड़, बजरी पाए जाते हैं। तो याद रखिए भाबर क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, तो मोटे मोटे पत्थर पाए जाने लगते हैं और कंकड़ पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में नदियाँ क्या होने लगती है, तो इस क्षेत्र में नदियाँ कंकड़ और पत्थर के कारण नदियाँ विलुप्त हो जाने लगती हैं, यानी नदियाँ दिखती नहीं है।
तो याद रखेंगे कि किस क्षेत्र में नदियाँ नहीं दिखती है उत्तर भारत के मैदान में, तो भाबर क्षेत्र में नदियाँ नहीं दिखने लगती है। इस क्षेत्र में कृषि नहीं की जा सकती है, तो याद रखेंगे अ, उत्तर भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें कृषि नहीं की जा सकती है, तो याद रखें भाबर क्षेत्र में कृषि नहीं की जा सकती है। तो ये आपको 6 पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि शिवालिक के दक्षिण में स्थित है भाबर, और इसका विस्तार सिंधु नदी से तीस्ता नदी के बीच में, इसकी चौड़ाई की बात करें तो 8 से 10 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई है। और भाबर क्षेत्र में मोटे पत्थर पाए जाते हैं, और इस क्षेत्र में नदियाँ क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, यानी दिखने नहीं लगती है। इस क्षेत्र में कृषि नहीं की जाती है। दूसरा है आपका तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में स्थित है। तो याद रखें अब तराई क्षेत्र किसके दक्षिण में स्थित है, तो भाबर क्षेत्र के दक्षिण में जस्ट नीचे तराई क्षेत्र स्थित है। और जल जमाव के कारण इस क्षेत्र को दलदली इस क्षेत्र में दलदली संरचना का निर्माण होता है। तो तराई क्षेत्र में जल जमाव के कारण क्या होता है, दलदल बन जाता है। और इस क्षेत्र में क्या होती है कि नदियाँ दिखने लगती है। तो याद रखें ऐसा उत्तर भारत का कौन सा मैदानी क्षेत्र है जिसमें नदियाँ दिखने लगती है, तो आपका तराई क्षेत्र में नदियाँ दिखने लगती है। और कौन सा नदियाँ विलुप्त हो जाती है उत्तर भारत के मैदान में, तो भाबर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, यानी नहीं दिखती है। और इसका विस्तार के बारे में बात करें, तराई क्षेत्र का विस्तार है 10 से 20 किलोमीटर के बीच में इसका विस्तार है। और तराई क्षेत्र में कृषि की जा सकती है। और तो याद रखें कि तराई क्षेत्र में क्या की जा सकती है, कृषि की जा सकती है, लेकिन और साथ तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें की बात करें तो तराई फसलें में मुख्य रूप से गन्ना और धान की फसलें मुख्य रूप से बोई जाती है। तराई क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में है। तीसरा है आपका बांगर। बांगर का निर्माण पुरानी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। तो बांगर का निर्माण किस मिट्टी से हुआ है, तो पुराने जलोढ़ मिट्टी से। इस क्षेत्र में बाढ़ नहीं देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे इस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती है। खादर से कम उपजाऊ बांगर होता है, और सभी खाद्य फसलों का उत्पादन इसमें किया जा सकता है। बांगर में सभी खाद्य फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। और हरित क्रांति कौन से क्षेत्र में आई थी, तो बांगर क्षेत्र में ही हरित क्रांति आई थी। इसका विस्तार बांगर क्षेत्र का विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में है। खादर नदी के पास वाला क्षेत्र जहाँ बाढ़ आती है खादर क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें खादर क्षेत्र में क्या होता है, बाढ़ आती है, लेकिन वही बात करें कि बांगर क्षेत्र में क्या था कि बाढ़ नहीं आती है। इनका निर्माण नई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। तो खादर का निर्माण किस मिट्टी से हुआ है, तो नई जलोढ़ मिट्टी से। याद रखिएगा इस क्षेत्र में बाढ़ आती है, और नदी के पास होने के कारण इस क्षेत्र में क्या होती है, बाढ़ आती है। ये पॉइंट तो वही है, तो इसलिए इसका पॉइंट ये बांगर का पॉइंट था, इसमें मिस्टेक से यहाँ पर आ गया। तो सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र ये खादर जो है वो सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, और इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर जिस क्षेत्र में जमा होते हैं उस क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। भाबर क्षेत्र के बाद निकलने वाली नदियाँ के द्वारा क्या हो दलदल का निर्माण होता है, उस क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि भाबर क्षेत्र के बाद जिस नदियाँ तराई क्षेत्र में प्रवेश करती है, और उस क्षेत्र में क्या होता है कि दलदल का निर्माण होता है, और इस क्षेत्र में नदियाँ दिखने लगती है, भाबर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती है। तराई क्षेत्र के बाद नदियाँ
नदी की घाटी में नदी घाटी में प्रवेश करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये घाटी में बह रही है और ये घाटी में बहते हुए इसके निकट के भाग को खादर कहा जाता है और दूर के भाग को भांगर कहा जाता है। इस मैप भी में वही है कि यह आपका हिमालय हो गया। हिमालय से निकलती है नदियाँ, नदियों के द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर को भाबर कहा जाता है और भाबर से निकलने वाली नदियों के द्वारा दलदल का निर्माण होता है। उस क्षेत्र को तराई कहा जाता है और नदियाँ जब खाड़ी में प्रवेश करती है तो खाड़ी के नजदीक के भाग को खादर कहा जाता है और दूर के भाग को भांगर कहा जाता है। तो ये आपका इस मैप में भी वही है कि आपका ये नदी ये घाटी में बह रही है और घाटी के नज़दीक के भाग को ये आपका नज़दीक है और इस नज़दीक के भाग को क्या कहा जाता है खादर और दूर के भाग को भांगर कहा जाता है। तो याद रखेंगे यानी कि नदी के निकट के लुक वाले भाग को क्या कहा जाता है खादर और दूर के भाग को क्या कहा जाता है खादर। तो यहाँ यही बात है कि भांगर और खादर के बारे में यहाँ दिया है। डेल्टा तो नदी के मुहाने का भाग डेल्टा कहलाता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, मुख्यधारा विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाती है यानी डेल्टा क्या होते हैं डेल्टा की नदियाँ इस क्षेत्र में विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाती है। जैसे कि उदाहरण गंगा का डेल्टा या ब्रह्मपुत्र का डेल्टा और सुंदरबन डेल्टा उदाहरण है ये आपका। इस भूभाग का आकार साधारणतः त्रिभुज जैसा है। इसका नाम डेल्टा इसलिए पड़ा क्योंकि इसका आकार यूनानी वर्णमाला के डेल्टा अक्षर त्रिभुज से मिलता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का विभाजन दो भागों में किया गया। भौतिक संरचना के आधार पर पहला, दूसरा पारदर्शी विभाजन के आधार पर। हम लोगों ने भौतिक संरचना के आधार पर भाबर, तेराई, बांगर, खादर और डेल्टा का अध्ययन किया। अब हम लोग अध्ययन करेंगे पारदर्शी विभाजन के आधार पर। पहला राजस्थान का मैदान, दूसरा पंजाब व हरियाणा का मैदान, तीसरा है गंगा का मैदान और चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा के मैदान को तीन भागों में बांटा गया है। उच्च गंगा का मैदान, दूसरा मध्य गंगा का मैदान, तीसरा निम्न गंगा का मैदान। पहला भाग है आपका राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान का विस्तार अरावली पर्वत के पश्चिम में है। तो याद रखें राजस्थान का मैदान का विस्तार किस पर्वत श्रृंखला में है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में है। यह मैदान मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। राजस्थान मैदान का एक बड़ा भाग बलुका स्तूप से ढका हुआ है। तो याद रखेंगे एक राजस्थान मैदान का बड़ा भाग किससे ढका हुआ है? तो बालिका स्तूप से ढका हुआ है। दूसरा मैदान का नाम है पंजाब व हरियाणा का मैदान। इसका निर्माण सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। तो पंजाब व हरियाणा के मैदान का निर्माण किसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है? तो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। इसका भौगोलिक विस्तार भारत पाकिस्तान दोनों में है, लेकिन सर्वाधिक बात करें कि क्यों पंजाब का मैदान का विस्तार सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। दो नदियों के बीच का मैदान को दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे दो नदियों के बीच के भाग को दोआब क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि यहाँ आपका सिंधु नदी है, सिंधु और झेलम नदी के बीच के भाग को सिंधु सागर दोआब क्षेत्र कहा जाता है। झेलम और चेनाब नदी के बीच के भाग को चाज दोआब के नाम से जाना जाता है। चिनाब और रावी नदी के बीच के भाग को रचना दोआब के नाम से जाना जाता है। रावी और व्यास नदी के बीच के भाग को बारी दोआब के नाम से जाना जाता है। व्यास और सतलज नदी के बीच के भाग को बिष्ट दोआब के नाम से जाना जाता है। तो ये चार दोआब है, सॉरी पांच दोआब है पंजाब व हरियाणा मैदान में। तो पहला हम लोग ने क्या पढ़ा? सिंधु व झेलम नदी के बीच में कौन सा दोआब है? सिंधु सागर।
दूसरा, चिनाब और झेलम नदी के बीच में जाज दोआब क्षेत्र। तीसरा, चेनाब और रावी नदी के बीच में रचना दोआब। रावी और ब्यास नदी के बीच में बारी दोआब क्षेत्र। और व्यास और सतलज नदी के बीच में बिष्ट दोआब क्षेत्र है फ्रेंड्स। तीसरा भाग है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान का विस्तार अमना नदी से लेकर बांग्लादेश असम सीमा तक 1400 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो याद रखेंगे कि गंगा मैदान का विस्तार कितना किलोमीटर में है, तो 1400 किलोमीटर में इनका विस्तार है और अमना नदी से लेकर बांग्लादेश तक है। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका उच्च गंगा का मैदान, दूसरा मध्य गंगा का मैदान और तीसरा निम्न गंगा का मैदान। चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे असम का मैदान भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि असम के मैदान के नाम से कौन से मैदान को जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र के मैदान को असम के मैदान के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है और यह सबसे उपजाऊ मैदान में से एक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। यहाँ पर मुख्य रूप से चावल और पटसन की खेती की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था हम लोगों का उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसे हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नेट भैया के चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भारत का प्रायद्वीपीय पठार को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में सबसे पहले जानते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। ठीक है, तो प्रायद्वीप ऐसे स्थलखंड को कहा जाता है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका ये स्थल का है और स्थल 3 ओर से पानी से घिरा हो, उसे, ये पानी हो गया या तो जल बोल सकते हैं, तो जल से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप। जैसे कि आप देख सकते हैं भारत का ये मैप है। भारत का मैप जो है वो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। जैसे कि पश्चिम में क्या है, पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। दूसरा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है आपका। और वही बात करें कि द्वीप किसे कहा जाता है, तो ऐसा स्थल भाग जो चारों तरफ से द्वीप, चारों तरफ से पानी या समुद्र से घिरा हो, उसे द्वीप कहा जाता है। अब जानते हैं कि पठार किसे कहते हैं। तो जमीन का ऐसा स्थल भाग जो समतल ऊपर उठा हो, उसे पठार कहा जा सकता है। जैसे कि आपका एक जमीन हो गया और जमीन के ऊपर ऐसा स्थल भाग जो ऊपर उठा हो और समतल हो, तो उसे क्या कहा जाता है, पठार। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई की बात करें तो 600 से 900 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो याद रखेंगे कि भारत की प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर। और भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 1600 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर। याद रखेंगे, उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की लंबाई 1400 किलोमीटर। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान है। तो याद रखेंगे कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है कैसा है, पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान में है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो याद रखेंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस लैंड का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत का सबसे पुराना भूभाग प्रायद्वीपीय पठार ही है। इनका निर्माण किस कारण से हुआ है, तो समुद्र के अंदर ज्वालामुखी के अवसाद के निक्षेपण से, यानी समुद्र के अंदर कोई ज्वालामुखी के फटने के कारण उनसे निकलने वाले लावा के बाहर निकलने के कारण, उनके कारण वहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। और ये कब हुआ था, तो आर्कियन युग के आग्नेय चट्टान से इसका निर्माण हुआ था प्रायद्वीपीय पठार का।
अब बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसका विस्तार मिलता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में आपको प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार आपको पाया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये आपका हिमालय का पर्वत है और ये थार मरुस्थल के बारे में भी अगले चैप्टर लेक्चर में पढ़ेंगे। उत्तर का मैदान के बारे में तो हम लोग ने कवर कर लिया। प्रायद्वीपीय पठार तो अभी कवर कर रहे हैं और पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान को भी आगे चलकर कवर करेंगे। तो ये आपका हो गया, ये प्रायद्वीपीय पठार वही है मैप है जिसमें दक्षिण का पठार पढ़ेंगे। इसमें एक एक करके सभी को कवर करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के भाग यानी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से पठार हैं। तो पहला है आपका मालवा का पठार, दूसरा छोटा नागपुर का पठार, ऐसे ही बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार। अब जानते हैं इस प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख चोटियाँ। अरावली पर्वत, विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट इसमें प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। तो दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार का विस्तार महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्यों में है। और वही बात करें कि दंडकारण्य पठार से कौन सी नदी बन निकलती है, तो इंद्रावती नदी बहती है जिसे बस्तर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इंद्रावती नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बस्तर की जीवन रेखा के नाम से। गुजरात की पहाड़ियाँ, तो गुजरात की पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन से हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से हैं ये। कच्छ की पहाड़ियाँ, मांडव की पहाड़ियाँ, बरदा, गिरनार, गिर की पहाड़ियाँ। तो ये आपका गुजरात की पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से है। महाराष्ट्र की पहाड़ियों की बात करें तो ये आपका क्रम से अजंता की पहाड़ियाँ हैं, बालघाट की पहाड़ी, गाविल घाट, सतमाला की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलोंग का पठार, दक्कन का पठार, बघेलखंड का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार इनको अध्ययन करेंगे। इनमें अरावली की पर्वत पढ़ेंगे और विंध्य की पर्वत, मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी के बारे में भी पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने हिमालय में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ें, जिनका अगर आप इनका वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दिए गए। मालवा का पठार, इनका विस्तार राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश राज्यों में है। तो याद रखेंगे कि मालवा का पठार का विस्तार किस किस राज्यों में, तो आपका राजस्थान में आए, महा गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में। तो आपका ये मालवा का पठार किस कहाँ पड़ जाता है, तो आपको देख सकते हैं ये हरा कलर से जो है वो आपका मालवा का पठार है। और ये मालवा का पठार कौन कौन से राज्य में आता है, तो राजस्थान, गुजरात का क्षेत्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में इनका विस्तार है। मालवा के पठार का निर्माण लावा बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि मालवा के पठार का निर्माण किससे हुआ है, तो लावा बेसाल्ट चट्टान से। और यही लावा बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण भी हुआ है। और काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है, तो कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि कपासी मिट्टी कपास के लिए काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में स्थित है फ्रेंड्स। तो याद रखें कि मालवा का पठार कौन 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 से पर्वत के बीच में स्थित है, तो अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में स्थित है।
और मालवा का पठार का जो ढलान है वो उत्तर पूर्वी की ओर, तो ये आपका मालवा का पठार ग्रीन कलर से है, जो उत्तर पूर्व से है, आपका इसका ढलान है। मालवा के पठार से कौन कौन सी नदी निकलती है, तो चंबल, सिंधु, बेतवा, कैन, ये सभी नदियां निकलती है, और ये अमुना की सहायक नदी है। बुंदेलखंड का पठार, जिनका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में है, तो ये आपका बुंदेलखंड का पठार है, जो ब्लू कलर से है। तो बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में है। बघेलखंड का पठार का विस्तार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है। तो बघेलखंड का पठार ये आपका ऑरेंज कलर से है, जो कौन कौन से राज्यों में है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में है। इधर आपका दक्कन का पठार स्थित है, और तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, ये आपका ग्रीन कलर से इधर का शिलोंग का पठार है, और यहाँ दंडकारण्य का पठार स्थित है। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार का विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो इसको देखते हैं मैप में। तो ये आपका छोटा नागपुर का पठार हो गया, जिसे येलो कलर से देख सकते हैं आप। तो छोटा नागपुर का पठार का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। छोटा नागपुर पठार में कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कोयला। छोटा नागपुर पठार में कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, भारत का रूर प्रदेश के नाम से किससे कहा जाना जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार को जाना जाता है। तो छोटा नागपुर पठार में तीन पहाड़ियां हैं। रांची का सॉरी छोटा नागपुर पठार में तीन पठार हैं। यहाँ आपका तीन पठार हो जाएगा। तो छोटा नागपुर पठार में आपका तीन पहाड़ियाँ हैं। रांची का पठार, दूसरा हजारीबाग का पठार, तीसरा कोडरमा का पठार। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि छोटा नागपुर के पठार के अंदर कितने पठार आते हैं, तीन पठार। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार। दामोदर नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है। तो ये रांची का पठार और हजारीबाग के पठार के बीच में दामोदर नदी बहती है। तो याद रखेंगे कि रांची के पठार और हजारीबाग के पठार के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो दामोदर नदी, जिसे आप इस भाग को भ्रंश घाटी भी बोल सकते हैं। यानी कोई पहाड़ है और पहाड़ के बीच में जो नदी बहती है उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। और हजारीबाग के पठार में ही पारसनाथ की चोटी स्थित है, और ये पारसनाथ की चोटी झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि पारसनाथ चोटी झारखंड के किस जिला में स्थित है, तो गिरिडीह जिला में स्थित है। और पारसनाथ की चोटी की ऊंचाई की बात करें तो 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, और ये झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है। कोडरमा का पठार, कोडरमा का पठार जादूगोड़ा की खान स्थित है। तो याद रखें कि कोडरमा के पठार में कौन सी खान स्थित है, जादूगोड़ा की खान, और ये यूरेनियम की खान के रूप में जाना जाता है। और जादूगोड़ा की खान झारखंड के किस जिले में है, तो सिंहभूम जिला में स्थित है। मेघालय के पठार, तो मेघालय का पठार का विस्तार राजमहल की पहाड़ियाँ जो झारखंड में ही स्थित है। तो याद रखेंगे राजमहल की पहाड़ियाँ पूछ लिया जाता है कि किस राज्य में है, तो राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड राज्य में ही है। तो मेघालय का पठार का विस्तार
राजमहल की पहाड़ियों तक है। इनका मेघालय के पठार का अन्य नाम शिलोंग का पठार है, यानी मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। शिलोंग के नाम पर ही इनका नाम शिलोंग का पठार रखा गया है। यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। ऐसा नहीं कि आप नहीं ऐसे सोच सकते हैं कि ये प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय भाग तो इतना ही है, तो प्रायद्वीपीय भाग में इतना ही आना चाहिए, लेकिन ये भी प्रायद्वीपीय भाग के अंतर्गत आता है मेघालय का पठार। मेघालय के पठार के अंतर्गत 5 पहाड़ियां आती हैं: गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, मैग्मा। ये गारो, खासी, जयंतिया तीनों मेघालय राज्य में स्थित है। मिकिर, मैग्मा असम राज्य में स्थित है। खासी जो है खासी पहाड़ियाँ मेघालय की राज्य शिलोंग है। मेघालय की राज्य के नाम से किसे आना था? तो शिलोंग। और चेरापूंजी शिलोंग में खासी की पहाड़ियाँ में ही मानसिंह राव चेरापूंजी, जो विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यहीं पर स्थित है, खासी की पहाड़ियाँ में। और खासी की पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा वाला पहाड़ी खासी ही है, तो याद रखेंगे सर्वाधिक वर्षा वाली पहाड़ी कौन सी है? तो खासी। पठार इनमें भारत के कौन कौन से पठार है? तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलोंग का पठार जिसे मेघालय का पठार भी आप बोल सकते हैं, दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार। ये सभी भारत का प्राय भारत के प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार देख सकते हैं कि मैप में क्या कौन से? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, शिलोंग का पठार जिसे मेघालय का पठार भी आप कह सकते हैं, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना का पठार, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट था, मैंने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब वही पठार को आप लिए हैं। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख चोटियाँ, जिनमें पहली चोटी का नाम है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का निर्माण क्रम्बियन युग से पहले हुआ। तो फ्रेंड्स याद रखें, अरावली पर्वत का निर्माण किस युग से पहले हुआ? तो क्रम्बियन युग से पहले। इनकी लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वत की लंबाई 800 किलोमीटर है। और अरावली पर्वत सबसे प्राचीन मोड़दार या वलित पर्वत है। तो फ्रेंड्स याद रखें कि वो अरावली पर्वत जो है वो सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। और अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स अरावली पर्वत का अन्य नाम क्या है? तो अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत अरावली पर्वत का अन्य नाम है। अरावली पर्वत का विस्तार की बात करें तो विस्तार है इनका गुजरात के पालमपुर, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैला हुआ है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो फ्रेंड्स याद रखें अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चन बना है, तो याद रखेंगे। तो गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें, यहाँ लंबाई ना होकर यहाँ ऊंचाई होगा। आप लोग सुधार सुधार लेंगे अपने नोटबुक में। तो गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। और गुरु शिखर में माउंट आबू की पहाड़ियाँ स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 1158 मीटर गुरु माउंट आबू की ऊंचाई है। तो फ्रेंड्स माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? 1158 मीटर। और ये किस पर्वत शिखर में स्थित है? तो गुरु शिखर में इसकी स्थित है। माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। तो माउंट आबू में ही कौन सा मंदिर स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर ही किस पर्वत पर स्थित है? तो याद रखें फ्रेंड्स दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। और सिरोही का जिला राजस्थान जो गुरु शिखर की पहाड़ियों में ही स्थित है। दक्षिण की पहाड़ी जिसे जरगा हिल्स या राज के नाम से जाना जाता है, 1220 मीटर, ये अरावली पर्वत में ही स्थित है। हर्षनाथ की पहाड़ी 900 मीटर, गोरन की घाट की दर्रा गुजरात में जो अरावली पर्वत के भाग ही है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी
गुरु शिखर है फ्रेंड्स। याद रखें कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। जिसकी ऊंचाई की बात करें तो यहाँ ऊंचाई होगा आपका, तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, अरावली पर्वत की ऊंचाई। और अरावली पर्वत में माउंट आबू की पहाड़ी स्थित है। और माउंट आबू की पहाड़ी की बात करें, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1158 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट आबू की। और माउंट आबू की पहाड़ी में दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर स्थित है? तो माउंट आबू आबू पर। और ये गुरु शिखर आपका राजस्थान के सिरोही जिला में स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि ये गुरु शिखर किस किस राज्य में है? तो राजस्थान के सिरोही जिला में स्थित है। और माउंट आबू की पहाड़ियाँ भी गुरु शिखर में स्थित है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो माउंट आबू पर। अरावली की पहाड़ियाँ के अन्य पर्वत के बारे में जानते हैं। तो रायसीना की पहाड़ी जो दिल्ली में है, और रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखें कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बनाया गया है, और इस पे से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना ही बन है। तो राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर बना हुआ है, याद रखेंगे। और रायसीना की पहाड़ी अरावली पर्वत का भाग है। दक्षिण की पहाड़ी, दक्षिण का पहाड़ी है अरावली का दक्षिण की पहाड़ी है जरगा हिल्स, जिसे राज के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1220 मीटर इसकी ऊंचाई है। हर्षनाथ की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई है 900 मीटर। तो हर्षनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर में इसकी ऊंचाई है। गोरन घाट दर्रा अरावली पर्वत का ही भाग है, और ये गुजरात में स्थित है। विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत का विस्तार मालवा के पठार के दक्षिण में 1120 मीटर की तक है, यहाँ तक होगा। तो विंध्य पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो मालवा के पठार के दक्षिण में 1120 मीटर तक में फैला हुआ है। और इनकी ऊंचाई की बात करें, विंध्य पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 200 से 600 मीटर इनकी ऊंचाई है। तो फ्रेंड्स विंध्य पर्वत का ऊंचाई कितनी है? 200 से 600 मीटर के बीच में। दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत को विंध्य पर्वत अलग करती है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत को कौन से पर्वत से श्रृंखला अलग करती है? तो विंध्य पर्वत। जैसे कि आप देख सकते हैं ये विंध्याचल का पर्वत या विंध्य का पर्वत है, और ये विंध्य का पर्वत दो भागों में बांटता है, दक्षिण का पर्व भारत और दूसरा उत्तर का भारत। यानी भारत को दो भागों में बांटता है, उत्तर का भारत और दूसरा दक्षिण का भारत। और विंध्य के पर्वत में ही पन्ना की खान स्थित है। और ये पन्ना की खान किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स पन्ना की खान राजस्थान राज्य में स्थित है। विंध्य पर्वत का निर्माण बलुआ पत्थर और क्वार्टजट पत्थर से हुआ है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि विंध्य पर्वत का निर्माण किस किस पत्थर से हुआ है? तो बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट पत्थर से हुआ है। विंध्य का पर्वत या विंध्याचल का पर्वत का विस्तार बात करें तो खंभात की खाड़ी से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, सोन व गंगा नदी तक है। तो याद रखेंगे कि विंध्याचल पर्वत का विस्तार खंभात की खाड़ी यानी गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, सोन व गंगा नदी तक फैला हुआ है। सतपुड़ा पर्वत या भ्रंश पर्वत या फिर ब्लॉक माउंटेन का एक उदाहरण। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो भ्रंश पर्वत। और भ्रंश पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लॉक माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो भ्रंश पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत 3 पहाड़ियां आती हैं। कौन कौन से? राजपीपला पहाड़ियां, महादेवी पहाड़ियां, मैकाल पहाड़ियां। और ये राजपीपला पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश में। महादेवी की पहाड़ियाँ मध्य मध्य प्रदेश में। और मैकाल की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वत व मध्य प्रदेश दोनों की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़।
मध्य प्रदेश की ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। तो दोनों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़। और धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी क्या है? 1350 मीटर में इसकी ऊंचाई है धूपगढ़ की। मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी में अमरकंटक की पहाड़ी आती है और ये अमरकंटक की पहाड़ी की ऊंचाई की बात करें तो 1192 मीटर में इनकी ऊंचाई है अमरकंटक की पहाड़ी। इससे नर्मदा और सोन नदी निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदियाँ निकलती है? तो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी ही है। नोट देख लेते हैं, क्या नोट क्या कह रहा है? सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी। और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत का एकमात्र हिल स्टेशन है और पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि पंचमढ़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। और पंचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत का एकमात्र हिल स्टेशन है। और इनकी ऊंचाई की बात करें पंचमढ़ी की तो 1334 मीटर इनकी ऊंचाई है फ्रेंड्स। पश्चिमी घाट, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, ये आपका पश्चिमी घाट का है और ये इस तरफ का भाग को पूर्वी घाट कहते हैं। और पश्चिमी घाट को अन्य नाम क्या है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट का अन्य नाम सह्याद्री है। इनकी लंबाई की बात करें, पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? तो ये आपका पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट की लंबाई है 1200 से 1600 किलोमीटर के बीच में इनकी लंबाई है। इनका विस्तार ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है और ये ताप्ती नदी महाराष्ट्र राज्य में बहती है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी यानी गुजरात से बोल सकते हैं और कन्याकुमारी तक। पश्चिमी घाट की चौड़ाई की बात करें तो पश्चिमी घाट की उत्तर में चौड़ाई है 50 किलोमीटर और दक्षिण में इनकी चौड़ाई की बात करें तो इनकी चौड़ाई है 80 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये पश्चिमी घाट ये आपका हो गया। तो पश्चिमी घाट का उत्तर में ये आपका उत्तर हो गया, उत्तर में इसकी चौड़ाई है 50 किलोमीटर और दक्षिण में इनकी चौड़ाई है 80 किलोमीटर। इनकी ऊंचाई की बात करें, पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है? तो 1000 किलोमीटर की, सॉरी यहाँ मीटर होगा। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है? तो 1000 मीटर। पश्चिमी घाट का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में है। पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा गया है, पहला उत्तरी सह्याद्री भाग में, दूसरा दक्षिणी सह्याद्री में। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि पश्चिमी घाट को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है जो केरल राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अनाईमुदी, ये जो केरल राज्य में स्थित है और इनकी ऊंचाई है 2695 मीटर। पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियां कौन सी है? तो पहला है आपका महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की पहाड़ी की ऊंचाई है 1450 मीटर और ये महाबलेश्वर की चोटियां चोटी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि महाबलेश्वर से की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी की ऊंचाई है 1450 मीटर और ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में। महाबलेश्वर और की पहाड़ी तो महाराष्ट्र राज्य में है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक राज्य में। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। तो ये था हम लोगों का पश्चिमी घाट, जिसे दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियां
महाबलेश्वर की चोटी, ब्रह्मगिरी की चोटी। महाबलेश्वर की चोटी की ऊंचाई 1450 और ब्रह्मगिरी की चोटी की ऊंचाई 1450, दोनों की ऊंचाई सेम है। इनका महाबलेश्वर की पहाड़ी है महाराष्ट्र राज्य में, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक राज्य में। महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा नदी। और कावेरी नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है? तो फ्रेंड्स याद रखें, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। अनाईमुदी, अनाईमुदी जो भारत के केरल राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर में इनकी ऊंचाई है फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे अनाईमुदी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। और अनाईमुदी जो है पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुदी। दोनों का आंसर एक ही है। दूसरा है कार्डेमम की पहाड़ी, और ये किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। इसे कार्डेमम की पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। और ये केरल के मसालों का उद्यान है। कार्डेमम की पहाड़ी क्या है? केरल के मसालों का उद्यान, यानी यहाँ कार्डेमम की पहाड़ी में मसालों का खेती किया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में है। और नीलगिरी की पहाड़ी में ही पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखें कि कौन सी पहाड़ी में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी में जाकर आपस में मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ढोड़ा बेटा नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? तो केरल में राज्य में स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2637 मीटर में इनकी ऊंचाई है ढोड़ा बेटा की। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ढोड़ा बेटा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी पहली ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। या तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। ढोड़ा बेटा में टोडा जनजाति स्थित है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, ढोड़ा बेटा में टोडा जनजाति निवास करते हैं। शांत घाटी जो केरल में स्थित है, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। यानी शांत घाटी में कौन सा वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। और यहाँ जैव विविधता प्रसिद्ध है। पलानी की पहाड़ी किस राज्य में है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, पलानी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ इस मैप में देख सकते हैं कि अन्य चोटियाँ कौन सी हैं? तो मांडव की पहाड़ी गुजरात में है, बारदा पहाड़ी, गिर पहाड़ी जो गुजरात में है, कालसुबाई चोटी, महाबलेश्वर चोटी, ब्रह्मगिरी चोटी, ढोड़ा बेटा, अनाईमुद्दी, ये सभी पश्चिमी घाट की चोटी है। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की चोटी। महेंद्रगिरी की चोटी, अन्नामलाई की चोटी, जवादी, सेवराय, ऐसे ही चोटी आपका पूर्वी घाट की चोटी है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका पश्चिमी घाट हो गया और ये आपका पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियां आप देख सकते हैं इस तरफ है आपका मांडव पहाड़ियाँ, बारदा पहाड़ियाँ, गिर पहाड़ियाँ, कलुसाई पर चोटी, महाबलेश्वर की चोटी, ब्रह्मगिरी की चोटी, ढोड़ा बेटा, अनाईमुदी, ये सभी पश्चिमी घाट की चोटियाँ हैं। वही बात करें कि पूर्वी घाट की चोटी कौन कौन से? महेंद्रगिरी की चोटी, पेली कोंडा की चोटी, ज्वादी चोटी, और आदि आदि चोटियाँ पूर्वी घाट की चोटियाँ हैं। पूर्वी घाट की पहाड़ी का विस्तार ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु राज्यों में है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि पूर्वी घाट की पहाड़ी का विस्तार कौन कौन से राज्यों में? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु राज्य में। और पूर्वी घाट की पर्वत जो है वो असतत पर्वत श्रृंखला है, यानी टूटा फूटा पर्वत श्रृंखला है। यानी कोई पर्वत यहाँ है तो यहाँ, और कोई पर्वत यहाँ है तो, यानी सतत नहीं है, लगातार कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है। यानी कि सभी कोई पर्वत श्रृंखला टूटा फूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान में
सॉरी पूर्वी घाट में पर्वत जो है टूटा फूटा पाए जाते हैं। और पूर्वी घाट में महानदी बहती है और ये उड़ीसा राज्य में है। नीलगिरी पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित है और 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। पूर्वी घाट की बात करें, पूर्वी घाट का उड़ीसा में चौड़ाई इसकी कितनी है तो 200 किलोमीटर। याद रखेंगे कि पूर्वी घाट की उड़ीसा में कितनी चौड़ाई है 200 मीटर। और वह तमिलनाडु में चौड़ाई की बात करें तो 100 मीटर में इनकी सॉरी किलोमीटर में होगा, तो यहाँ भी किलोमीटर में। तो तमिलनाडु का चौड़ाई कितनी 100 किलोमीटर। पूर्वी घाट की ऊंचाई कितनी है 760 किलोमीटर में इनकी ऊंचाई है पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट पर्वत बंगाल की खाड़ी के समांतर है। तो ये आपका पूर्वी घाट जो पर्वत है वो बंगाल की खाड़ी के समांतर स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो फ्रेंड्स याद रखें महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और ये महेंद्रगिरी किस राज्य में है तो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1501 मीटर पूर्वी घाट की सब सॉरी ऊंचाई है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी तो अनाईमुदी। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ नल्लामलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, वेलुकोंडा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, नगारी की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, शेषाचलम की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, जवादी की पहाड़ी तमिलनाडु में, शिवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में, पंचमलाई की पहाड़ी तमिलनाडु में, सिरुमलाई की पहाड़ी तमिलनाडु में, पलानी की पहाड़ी तमिलनाडु में। यह आपका क्रम से था उत्तर से दक्षिण की ओर। जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हैं कि आपका क्या है उत्तर नॉर्थन से और साउथन तक है। तो ये आपका नल्ला मलाई की पहाड़ी हो गया, वेनुकोंडा की पहाड़ी हो गया, पालकोंडा की पहाड़ी हो गया, नगारी की पहाड़ी हो गया। तो ये पांच को कहाँ किस राज्य में है तो आंध्र प्रदेश में। यूपी मतलब आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं कि पांच को कौन कौन से ये पांच को कौन के राज्य में। जवादी की पहाड़ी, शिवराय की पहाड़ी, पंचमलाई की पहाड़ी, सिरुमलाई की पहाड़ी, पलानी की पहाड़ी और वरुसांद की पहाड़ी ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आने वाले अन्य पठार मालवा का पठार लावा निर्मित इनका निर्माण लावा निर्मित पठार से हुआ है। और ये काली इनमें काली मिट्टी भी इसी कारण से पाई जाती है। इनका विस्तार मध्य प्रदेश दक्षिण पश्चिम राजस्थान में फैला हुआ है। बुंदेलखंड का पठार बुंदेलखंड का विस्तार ग्वालियर पठार व हिंदे श्रेणी के बीच में है। और बुंदेलखंड का पठार में उत्खात भूमि प्रदेश पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार छोटा नागपुर का पठार का विस्तार राजमहल की पहाड़ियों से लेकर महानदी तक फैला हुआ है। और छोटा नागपुर पठार में खनिज संसाधनों से भरपूर है यानी यहाँ पर कोयला और खनिज पाए जाते हैं। दंडकारण्य का पठार दक्षिण छत्तीसगढ़ व पूर्वी महाराष्ट्र क्षेत्र में फैला हुआ है। तो याद रखें दंडकारण्य पठार का विस्तार दक्षिण छत्तीसगढ़ से पूर्वी महाराष्ट्र क्षेत्र में है। और दंडकारण्य पठार अनुपजाऊ एवं ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र यानी इनमें कृषि नहीं की जा सकती है। मेघालय का पठार जिसे शिलोंग का पठार के नाम से भी जाना जाता है, इसके दक्षिण में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां स्थित है। तो याद रखें कि मेघालय के पठार के अंतर्गत कौन कौन से पहाड़ी आते हैं तो गारो खासी जयंतिया तीन पहाड़ियां आते हैं। दक्कन के पठार को तीन भागों में बांटा गया। पहला दक्कन लावा पठार जिस यह दक्कन लावा का पठार का निर्माण लावा निर्मित पठार से हुआ है। और काली कपासी मिट्टी इसी कारण मिलती है। तेलंगाना का पठार तेलंगाना के अंदरूनी भाग को तेलंगाना का पठार कहते हैं। गोदावरी नदी इसे दो भागों में बांटती है यानी तेलंगाना का पठार को द क्या करती है गोदावरी नदी दो भागों में इसे बांटती है। मैसूर का पठार
मैसूर पठार लोएस्क पठार है। और यह मैसूर के पठार में बाबा वेदन की पहाड़ी भी स्थित है। विंध्य श्रेणियां तथा सतपुड़ा श्रेणियां भारत को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट को दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियां मिलाती है। तो याद रखेंगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कौन सी पहाड़ियां दक्षिण में मिलाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है आपका अनाईमुद्दी, जो केरल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 200,695 मीटर। फ्रेंड्स, ये था हम लोगों का भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जिसे हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको बता दें कि अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल लर्नेड भैया को ज्वाइन करें, जहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नेड भैया के चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में तटीय मैदान कोस्टल प्लेन्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तटीय मैदान का विस्तार भारत के 9 राज्यों और 2 द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश में है। तो कौन कौन से 9 राज्य हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो तटीय मैदान से विस्तार है। और वही बात करें कि द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 2। कौन कौन से? तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश तटीय मैदान से भी लगे हुए हैं। एक साइड आपका तटीय मैदान का तट का भाग है और दूसरे भाग में इनका विस्तार कौन कौन से राज्यों में? पहला है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट का विस्तार गुजरात राज्य में है। तो आप देख सकते हैं ये आपका काठियावाड़ तट है और ये काठियावाड़ तट का विस्तार गुजरात राज्य में है। दूसरा है आपका कोंकण तट और कोंकण तट का विस्तार महाराष्ट्र और गोवा राज्य में है। तो याद रखेंगे कोंकण तट का विस्तार कौन कौन से राज्यों में? तो महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में इनका विस्तार है। कनाडा तट, तो आपका कनाडा तट किस राज्य में है? तो कनाडा ही राज्य में इसका विस्तार है। मालाबार तट, मालाबार तट का विस्तार केरल राज्य में है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे मालाबार तट का विस्तार किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट का विस्तार आपका तमिलनाडु राज्य में है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि कोरोमंडल तट का विस्तार किस राज्य में? कोरोमंडल तट का विस्तार तमिलनाडु राज्य में है। उत्तरी सरकार तट या फिर आप बोल सकते हैं आंध्र आंध्र आंध्रा तट। आंध्रा तट का विस्तार आंध्र प्रदेश में है, या तो फिर आप उत्तरी सरकार तट भी बोल सकते हैं। तो इनका विस्तार आंध्र प्रदेश में है। उत्कल तट, उत्कल तट का विस्तार आपका ओडिशा राज्य में है। तो उत्कल ये आपका उत्कल तट है। तो ये उत्कल तट का विस्तार किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में। बेगा तट, बेगा तट का विस्तार पश्चिम बंगाल में है। आपका पश्चिमी घाट का तट है और ये आपका पूर्वी घाट का तट। पश्चिमी घाट के अंतर्गत तट है काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कर्नाटक तट, मालाबार तट। पूर्वी घाट के तट है उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट। द्वीप समूह, ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि द्वीप किसे कहा जाता है। तो ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहा जा सकता है। जैसे कि आप इसमें चित्र में देख सकते हैं कि एक स्थल है और स्थल के चारों ओर जल है और जल से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? द्वीप। यानी चारों ओर से ऐसा स्थल भाग जो चारों ओर से घिरा हो पानी से, उसे आप द्वीप कह सकते हैं। भारत के द्वीप, तो भारत में 2 द्वीप पाए जाते हैं, अरब सागर में एक और दूसरा बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर के में एक द्वीप की बात करें, कौन सा द्वीप है? तो लक्षद्वीप द्वीप। लक्षद्वीप द्वीप अरब सागर में स्थित है और ये लक्षद्वीप द्वीप का निर्माण परवाल भित्ति से हुआ, यानी मूंगा जीव के कारण इनका निर्माण हुआ है। लक्षद्वीप द्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 द्वीप लक्षद्वीप में है।
बात करते हैं अंडमान निकोबार, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अराकोनम पर्वत स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572 में द्वीपों की संख्या है। वही बात करें सिर्फ निकोबार द्वीप में कितनी संख्या है? तो 22 द्वीप है निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानते हैं। दक्कन चैनल दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि दक्कन चैनल जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार की को अलग करती है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि कौन सा चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करती है। अंडमान निकोबार की जनजाति का बारे में बात करें तो कौन कौन सी जनजाति है? तो जारवा, सोम्पेन, सेटेनिलियस जनजाति यहाँ पर निवास करती है। अंडमान निकोबार के भाग, तो पहला जानते हैं कि अंडमान का भाग कौन कौन सा है। तो अंडमान का भाग है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान। निकोबार का भाग कौन सा है? कार निकोबार, लघु निकोबार, महान निकोबार। तो एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। पहला है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है आपका सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। या फिर इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो सैंडल पीक। दोनों का आंसर एक ही है। उत्तरी अंडमान की सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो लैंडफॉल द्वीप उत्तरी अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है। मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में बैरन द्वीप स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि बैरन द्वीप कौन कौन किसके बीच में स्थित है? तो मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में स्थित है। या फिर आप बोल सकते हैं कि बैरन द्वीप मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान को अलग करती है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। डंकन चैनल दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को अलग करती है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि डंकन चैनल दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को अलग करती है। और डंकन चैनल में ही नारकोंडम ज्वालामुखी स्थित है और नारकोंडम ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी का प्रकार है। दस डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। आप बोल सकते हैं कि 10 डिग्री चैनल जो है वो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। कार निकोबार के बारे में तो इसमें इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं था, इसलिए इसे नहीं लिए। महान निकोबार की सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका दक्षिणी द्वीप है इंदिरा पॉइंट, या फिर दक्षिणी बिंदु भी बोल सकते हैं आप। तो महान निकोबार की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? तो पिग्मलियन पॉइंट इनका पहले का नाम है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर। और ये पोर्ट ब्लेयर कौन से अंडमान का भाग में स्थित है? तो दक्षिण अंडमान में स्थित है। तटीय मैदान के प्रमुख द्वीप के बारे में जानते हैं। पहला है न्यू मेरू द्वीप। न्यू मेरू द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका न्यू मेरू द्वीप है और ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है। उड़ीसा के तट पर 2 द्वीप स्थित है, विलियर द्वीप और दूसरा चांदीपुर द्वीप। विलियर द्वीप का नया नाम क्या है? तो अब्दुल कलाम द्वीप। और इन दोनों द्वीपों से ही
मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका अब्दुल कलाम द्वीप है और ये किस राज्य में है, तो ओडिशा राज्य में स्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप और ये किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में स्थित है। और श्री हरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र किस द्वीप पर स्थित है, तो श्री हरिकोटा द्वीप पर, और यहीं से इसरो का लॉन्चिंग पैड होता है। पाम्बन द्वीप, और ये पाम्बन द्वीप किस राज्य में पड़ता है, तो तमिलनाडु, और यहीं पर रामेश्वरम स्थित है। पाक जलडमरू मध्य जो पाक जलडमरू है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो फ्रेंड्स ये आपका भारत है और ये भारत और श्रीलंका, ये आपका श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य स्थित है। यह पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। तो पाक जलडमरू मध्य किसको किसको अलग करता है, तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। दूसरा द्वीप का नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति या मूंगा जीव के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि लक्षद्वीप का निर्माण किस कारण से हुआ है, तो प्रवाल भित्ति या मूंगा जीव के कारण। और ये मूंगा जीव किस कारण से बने हैं, तो मूंगा जीव या प्रवाल भित्ति का निर्माण किस कारण से हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण इनका निर्माण हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखें विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप कौन सा है, तो ग्रेट बैरियर रीफ। और ये कौन से देश में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या की बात करें तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है, लेकिन इनमें 11 द्वीपों पर ही मानव निवास करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है, लेकिन इनमें 11 द्वीपों पर ही मानव निवास करते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है क्वार्ती। तो फ्रेंड्स याद रखिए लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, आपका क्वार्ती। और इनकी भाषा है मलयालम या फिर आप माहे भी कह सकते हैं। लक्षद्वीप जनसंख्या और क्षेत्र में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नौ डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। तो फ्रेंड्स याद रखें कि 9 डिग्री चैनल कौन किसे अलग करती है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। 8 डिग्री चैनल, ये आपका 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये भारत का मैप है और भारत की मैप ये आपका इस तरफ का लक्षद्वीप का भाग है। तो लक्षद्वीप का ये क्वार्ती है और ये मिनिकॉय। क्वार्ती और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है, तो 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल। यानी 9 डिग्री चैनल क्वार्ती और मिनिकॉय को अलग करती है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। कच्छ का रण क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित स्थल है। तो फ्रेंड्स याद रखें कच्छ का रण क्षेत्र भारत को और पाकिस्तान के बीच विवादित है। ये आपका सालसेट का द्वीप है जो महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा का द्वीप भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है और ये एलिफेंटा का द्वीप गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूर स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा द्वीप कितने किलोमीटर दूर स्थित है, तो 10 किलोमीटर दूर स्थित है। और बात करें कि मुंबई से कितने दूर स्थित है एलिफेंटा द्वीप,
तो 10 किलोमीटर दूरी स्थित है। और एलिफेंटा द्वीप पर का गुफा मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग भैया के चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भारत के प्रमुख दर्रे को कवर करेंगे। वीडियो की स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। भारत के प्रमुख दर्रे किस किस राज्य में स्थित है, ये आपका दिया हुआ है। जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में कौन से दर्रे है, तो जोजिला दर्रा, फिर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। इसके जस्ट नीचे आ जाता है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के दर्रा है रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बड़ा लाचे दर्रा। उसके बाद आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड का दर्रा है आपका नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा। सिक्किम की दर्रा की बात करें तो सिक्किम की दर्रा है नाथुला दर्रा, जेपला दर्रा, जो सिक्किम राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश की दर्रा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रा है, बोमडिला दर्रा, आंग्याप दर्रा, दीपू दर्रा। मणिपुर की दर्रा की बात करें तो तुजू दर्रा। इसे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख दर्रे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बुर्जिल दर्रा, फिर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, यह आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, यह आपका लद्दाख राज्य में स्थित है। बड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, लिपुलेख दर्रा, सिपकिला दर्रा, यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नीति दर्रा, माना दर्रा, यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा, जेपला दर्रा, सिक्किम राज्य में स्थित है। बोमडिला दर्रा, आंग्याप दर्रा, दीपू दर्रा, यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुजू दर्रा आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। इसके अलावा आपका दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ का आपका दर्रा है पालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, जो आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पालघाट दर्रा भी ये केरल राज्य में भी स्थित है। सेनकोटा दर्रा केरल राज्य में स्थित है। भारत के प्रमुख दर्रे, तो इसमें सबसे पहले जानते हैं दर्रा किसे कहा जाता है। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। तो इसे आप समझिए, ये आपका ये पहाड़ी हो गया और ये दूसरा पहाड़ी हो गया। इस दोनों के पहाड़ी के बीच के मार्ग को क्या कहा जाता है, दर्रा। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, जब दो पहाड़ियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, तो दर्रा। लद्दाख के दर्रे को दर्रों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, दर्रों की भूमि के नाम से किस दर्रा को जाना जाता है, तो लद्दाख के दर्रे को। लद्दाख के दर्रे को इसके अंतर्गत कौन कौन से दर्रे आते हैं, तो अघिल दर्रे, चांगला दर्रे, थांगला दर्रे, खारतुंगला दर्रे, काराकोरम दर्रे। ये सभी दर्रे को आप रट लीजिए। ये सभी दर्रे आपके एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इनसे कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं, तो खारतुंगला दर्रा लेह से नुरबा घाटी को जोड़ता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि खारतुंगला दर्रा किसको जोड़ता है, तो लेह से नुरबा घाटी को जोड़ता है। काराकोरम दर्रा पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। तो चाइना और पाकिस्तान का कॉरिडोर यहीं पर स्थित है। दूसरा जो दर्रा का नाम है जोजिला दर्रा, जो जास्कर श्रेणी में स्थित है और ये लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि ये किस जिले में आता है, तो कारगिल जिले में।
जोजिला दर्रा श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। और किसे किसे जोड़ता है, तो श्रीनगर और लेह को भी जोड़ता है और श्रीनगर और कारगिल को भी जोड़ता है। तो आप याद रखेंगे कि श्रीनगर को और गिलगित को भी जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, श्रीनगर और कारगिल। और एक का जोजिला दर्रा में आपका कारगिल जिला भी आता है। और कारगिल का युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में यहीं पर हुआ था। तो आप लद्दाख के दर्रे को देख सकते हैं, अघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, चांगलाज दर्रा, खारदुंगला दर्रा, थांगला दर्रा, जोजिला दर्रा। तो ये सभी दर्रे आपका लद्दाख में स्थित है, जिसे आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर के दर्रे। तो जम्मू कश्मीर के दर्रे के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे आते हैं? बुर्जिल दर्रा, पीरपंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, बुर्जिल दर्रा किस श्रेणी का भाग है? तो जास्कर श्रेणी के भाग है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। पीरपंजाल दर्रा। पीरपंजाल दर्रा आपका पीरपंजाल श्रेणी में स्थित है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि पीरपंजाल दर्रा आपका किस श्रेणी में है? तो पीरपंजाल श्रेणी में। बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा भी आपका पीरपंजाल श्रेणी में स्थित है और ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ते हैं। बनिहाल दर्रा में आपका जवाहर सुरंग स्थित है। तो ये बुर्जिल दर्रा, पीरपंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा था। अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। बड़ा लाचा दर्रा, शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये सभी आपका हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। तो बड़ा लाचा दर्रा आपका वृद्ध हिमालय के जास्कर श्रेणी में स्थित है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि बड़ा लाचा दर्रा किस श्रेणी का भाग है? तो जास्कर श्रेणी। और ये बड़ा लाचा दर्रा मनाली से लेह को जोड़ता है, यानी लद्दाख को जोड़ता है। और बड़ा लाचा दर्रा से ही चिनाब नदी निकलती है। उद्गम स्थल मतलब होता है निकलना, यानी वहां से कोई नदी निकलती है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, बड़ा लाचा दर्रा से कौन सी नदी निकलती है? तो चिनाब नदी। शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा वृद्ध हिमालय के जास्कर श्रेणी में स्थित है। तो याद रखेंगे। और शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के शिमला और तिब्बत के चाइना को जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, जो सतलज नदी है तिब्बत से भारत में कौन से दर्रे के द्वारा प्रवेश करती है? तो शिवकिला दर्रा के द्वारा भारत में प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा लघु या मध्य हिमालय के पीरपंजाल श्रेणी में स्थित है। तो रोहतांग दर्रा किस श्रेणी का भाग है? पीरपंजाल श्रेणी। और ये मनाली यानी हिमाचल प्रदेश और लेह को जोड़ता है। तो रोहतांग दर्रा किस किस को जोड़ता है? मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और लेह यानी लद्दाख को जोड़ता है। और रोहतांग दर्रा से कौन सी नदी निकलती है? तो आपका रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। नेक्स्ट दर्रा का नाम है उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे के अंतर्गत आते हैं नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, थागा दर्रा, मूलिंग दर्रा, क्रिंगी विलिंग दर्रा। इन सभी दर्रों में वही दर्रों को लिए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नीति दर्रा। नीति दर्रा कुमायूं हिमालय में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है। नीति दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। तो फ्रेंड्स याद रखें कि नीति दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो उत्तराखंड और तिब्बत को आपका जोड़ता है। नीति दर्रा से ही मानसरोवर और कैलाश पर्वत की यात्रा की जाती है। तो फ्रेंड्स याद रखें कि कौन से दर्रा के द्वारा मानसरोवर और कैलाश पर्वत की यात्रा की जाती है? तो आपका नीति दर्रा के जरिए।
माना दर्रा, माना दर्रा कुमाई हिमालय के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और ये माना दर्रा आपका उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। और याद रखेंगे कि माना दर्रा में ही देवताल झील स्थित है। तो देवताल झील आपका किस दर्रा के अंतर्गत आता है? तो आपका माना दर्रा। और माना दर्रा से ही सरस्वती नदी निकलती है, जो अलकनंदा की सहायक नदी है। तो सरस्वती नदी किसकी सहायक नदी है? किस नदी की? तो आपका अलकनंदा की सहायक नदी है। लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत के तलकला कोट को जोड़ता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि लिपू लेक दर्रा किन्हें जोड़ता है? तो उत्तराखंड और तिब्बत के तकलाकोट को जोड़ता है। और लिपू लेक दर्रा के जरिए ही मानसरोवर और कैलाश पर्वत की यात्रा की जाती है। सिक्किम के दर्रा, सिक्किम के दर्रा के अंतर्गत आपका आता है नाथुला दर्रा, जेपला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, सिक्किम और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा। जेपला दर्रा आपका सिक्किम और भूटान को जोड़ता है। जेपला दर्रा का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो आपका तीस्ता नदी के द्वारा जेपला दर्रा का निर्माण किया गया है। मणिपुर के दर्रा की बात करें तो मणिपुर के दर्रा में आता है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के दर्रे कौन कौन से थे? नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, थागा दर्रा, मुलिंग दर्रा, किरगी विरिंग दर्रा। वही सिक्किम की बात किए तो नाथुला दर्रा, चेपला दर्रा, मणिपुर के दर्रा तुजू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे आते हैं? बोमडिला दर्रा, आंग्याप दर्रा, दीफू दर्रा, लिकपानी दर्रा, पांगसाड़ दर्रा। बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है और यहीं पर तवांग घाटी स्थित है, यानी बोमडिला दर्रा में तवांग घाटी स्थित है। आंग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है और ये यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कौन से दर्रे के द्वारा प्रवेश करती है? तो आंग्याप दर्रे के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दीफू दर्रा, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को अलग करती है। मध्य प्रदेश के दर्रे की बात करते हैं तो असीरगढ़ किला का दर्रा यह आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। तो याद रखेंगे कि असीरगढ़ किला का दर्रा किस श्रेणी का भाग है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। और असीरगढ़ किले के दर्रे को दक्षिण भारत का द्वार डोरवे के भी कहा जाता है। राजस्थान के दर्रे कौन कौन से आते हैं? तो गोरन घाट दर्रा, हल्दी घाट दर्रा, ये राजस्थान के दर्रे हैं। दक्षिण भारत के दर्रे या तो आपका पश्चिमी घाट के दर्रे भी बोल सकते हैं आप। तो पश्चिमी घाट के कौन कौन से दर्रे हैं? थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, चौथा अंबा घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, थाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है? मुंबई और नासिक को। भोर घाट दर्रा ये भी आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा केरल और केरल राज्य में स्थित है और ये नीलगिरी की पहाड़ी में पड़ता है। तो पाल घाट दर्रा कौन से पहाड़ी में? तो नीलगिरी की पहाड़ी में। पाल घाट दर्रा केरल और कोच्चि यानी केरल के कोच्चि और तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जोड़ता है।
अम्बा घाट दर्रा, अम्बा घाट दर्रा आपका महाराष्ट्र राज्य में है। तो इनसे इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। भारत के प्रमुख हिमनद, नेक्स्ट टॉपिक है काराकोरम श्रेणी में के हिमनद। काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से हिमनद आते हैं आपका? तो सस्यामी हिमनद, सियाचिन हिमनद, हिस्पर हिमनद, ब्याफो हिमनद, बाल्टोरा हिमनद, चोमोलुग्मा हिमनद, खुर्दोपिन हिमनद, रीमो हिमनद, पुनमा हिमनद, बातुरा हिमनद। तो इसको फिर से रिपीट करते हैं। सस्यामी हिमनद, सियाचिन हिमनद, हिस्पर हिमनद, ब्याफो हिमनद, बाल्टोरा हिमनद, चोमो लुग्मा हिमनद, खुर्दोपिन हिमनद, रीमो हिमनद, पुनः हिमनद, बातुरा हिमनद। तो ये था हम लोगों का काराकोरम श्रेणी के हिमनद। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के हिमनद। 12 सिगरी हिमनद, भादल हिमनद, छोटा सिगरी हिमनद, नीलकंठ हिमनद। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के हिमनद। जम्मू कश्मीर के हिमनद की बात करते हैं। काला होई हिमनद, द्रांग दूंग हिमनद जो लद्दाख में स्थित है। साफत हिमनद जो आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सीमा के बीच में स्थित है। तो साफत हिमनद किस किस कहाँ स्थित है? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सीमा पर। सोना पानी हिमनद लाहौल और स्पीति घाटी में स्थित है। तो ये था आपका जम्मू कश्मीर के हिमनद। उत्तराखंड के हिमनद की बात करते हैं तो बंदरपुच, अमनोत्री, डोकरयानी, दूनागिरी, गंगोत्री, खाटलिंग, संतपत, डिपरा मामक, मिलान पिठारी, मैकटोली, केदारनाथ, चोराबरी। तो ये सभी आपका 12 हिमनद उत्तराखंड में है। अरुणाचल प्रदेश के हिमनद विचोब हिमनद, कांगटो हिमनद। सिक्किम के हिमनद लोनक हिमनद। भारत के प्रमुख चोटियां काराकोरम, काराकोरम जो आपका लद्दाख में स्थित है और इनकी सबसे ऊंची चोटी है K2 जिसे गॉडविन अस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,586 मीटर। दूसरा नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। सिक्किम हिमालय, सिक्किम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा और इनकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। राजस्थान के अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी आपका है गुरु शिखर। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है सधावना शिखर। सतपुड़ा पर्वत, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक जिसकी ऊंचाई है 1065 मीटर। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, तो यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक होने के कारण, तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है आपका पारसनाथ। क्या है? पारसनाथ और इसकी ऊंचाई है आपका 1365 मीटर। तो याद रखेंगे कि छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ और इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। और पारसनाथ किस झारखंड के जिले में आता है? तो गिरिडीह जिले में। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुद्दी है जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है मुलमगिरी। तो याद रखें कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मुलमगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ये ना होकर आपका महेंद्रगिरी होगा। तो यहाँ ये महेंद्रगिरी आपका यहाँ पर आ जाए। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? महेंद्रगिरी। नीलगिरी
तमिलनाडु के नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ढोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2631 मीटर। उड़ीसा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है देवमाली। और उड़ीसा राज्य की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी। त्रिपुरा राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? थाइपतोर। मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है पोआंगपोई, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई भी है इसकी 732 मीटर। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नेड भैया के चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भारतीय नदी तंत्र इंडियन रिवर सिस्टम को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है भारतीय नदी तंत्र इंडियन रिवर सिस्टम को दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। पहला भाग में जानते हैं हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियां के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत की नदियां। और उत्तर भारत की नदियां का जल का स्रोत क्या है? तो हिमनद। और ये हिमनद किससे प्राप्त होता है फ्रेंड्स? तो हिमालय के पिघलने से, हिमालय के हिम के पिघलने से प्राप्त होता है। और जो उत्तर भारत की नदियां हैं ये वर्ष भर प्रभावित होती है, यानी साल भर बहती है। ये कौन कौन सी नदी है? सिंधु नदी, गंगा नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी। ये सभी नदियां हिमालय नदियों का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय नदियां, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अंतर्गत दक्षिण भारत की नदियां आता है। और दक्षिण भारत की नदियों का जल स्रोत क्या है? तो वर्षा, यानी बारिश से दक्षिण भारत की नदियों का जल स्रोत है। और ये वर्ष भर प्रभावित नहीं होती है, जब बारिश होती है तभी ये नदियां बह सकती है। और ये सभी नदियां अरब सागर में गिरती है और बंगाल की खाड़ी में। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है? तो लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, जुआरी नदी, मांडवी, पेरियार, भरतपुजा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेवनाड। हिमालय की नदियां, तो हिमालय के नदियों के अंतर्गत सिंधु नदी के बारे में जानेंगे, गंगा नदी तंत्र के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो पहला जानते हैं कि सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। और सिंधु नदी का विस्तार चीन, भारत, पाकिस्तान देश में है। और ये सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। इनका उद्गम स्थल की बात करें तो इनका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के पास या फिर कैलाश पर्वत के बोखरचूर हिमनद के निकट है। सिंधु नदी भारत में लद्दाख के दमचोक में से प्रवेश करके लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। यानी सिंधु नदी लद्दाख के दमचोक से प्रवेश करने के बाद लद्दाख और जास्कर के बीच में बहने लगती है। भारत में उत्तर पश्चिम में बहते हुए भारत के चिलास नामक स्थान से बाहर निकलती है। लद्दाख का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। और जिनमें ये कहा गया कि सिंधु, झेलम, चेनाब ये तीन नदियों का पाकिस्तान 80% और भारत 20% जल का उपयोग कर सकता है। वही रावी, व्यास, सतलज ये तीन नदियों का भारत 80% और पाकिस्तान 20% जल का उपयोग कर सकता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच में, जिनमें सिंधु, झेलम, चेनाब में पाकिस्तान 80% जल का उपयोग कर सकता है और भारत 20%। वही रावी, व्यास, सतलज भारत 80% और पाकिस्तान 20%।
तो आप देख सकते हैं ये मैप में सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु सिंधु, झेलम, चेनाब, ये नदियां आप में पाकिस्तान का हिस्सा है 80% और भारत का हिस्सा है 20%। और वही बात करते हैं रावी, व्यास, सतलज, इन तीनों नदियों में भारत का हिस्सा है 80% और पाकिस्तान का हिस्सा है 20%। सिंधु नदी की सहायक नदियां, बाएं तरफ की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सभी 5 नदियां सिंधु नदी के बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। और ये सभी नदियां पंजाब में आपस में मिलती है, जिसके कारण इन्हें पंचनद के नाम से जाना जाता है। पंचनद का मतलब यानी 5 नदियों का संगम। और ये नदियां पाकिस्तान के मिठानकोट में आपस में मिलती है। इनकी लंबाई की बात करते हैं तो झेलम नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर, चिनाब नदी की लंबाई 1800 किलोमीटर, रावी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर, व्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर, सतलज नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर। सिंधु नदी के दाएं तरफ की सहायक नदियां श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा। तो ये सभी सिंधु नदी के दाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। अगली नदी है झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर। तो याद रखें झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। इनकी पुराना नाम की बात करते हैं तो इनका पुराना नाम वितस्ता है। इनका उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील से है, जो पीरपंजाल श्रेणी में स्थित है। उद्गम स्थल का मतलब होता है जहां से नदी निकलती है। और श्रीनगर के निकट उलर झील से बहती है। तो याद रखेंगे झेलम नदी उलर झील से बहने का स्टार्ट होती है। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। पाकिस्तान के जंग के निकट चिनाब नदी में झेलम नदी बहती है। झेलम नदी पर तुलबुन परियोजना श्रीनगर में बनाया गया है। तो याद रखेंगे झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना कहां पर बनाया गया? तो आपका कश्मीर में बनाया गया, सॉरी श्रीनगर में बनाया गया। तो तुलबुल परियोजना कश्मीर में बनाया गया। चिनाब नदी, तो आप देख सकते हैं मैप में आपका चिनाब नदी है, जो जाकर सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। और ये कहाँ जाकर मिल जाती है? तो सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। चिनाब नदी की कुल लंबाई 1800 किलोमीटर है। तो आपका जो ये चिनाब नदी है, इनकी कुल लंबाई कितनी है? 1800 किलोमीटर। वही बात करें कि चिनाब नदी की भारत में लंबाई कितनी है, तो इनकी लंबाई भारत में है आपका 1180 किलोमीटर। कितनी है? 1180 किलोमीटर। इनका पुराना नाम आस्किनी है। तो याद रखें इनका पुराना नाम क्या है? आस्किनी। इनका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा दर्रा में है। और इसी दर्रे से 2 नदियां निकलती हैं, चंद्र और भागा। और ये नदियां हिमाचल प्रदेश के टांडी में आपस में मिल जाती है। तो ये आपका क्या हो गया? चंद्र नदियां हो गया, ये चंद्र नदी हो गया, और ये आपका भागा नदी हो गया। और ये नदी कहाँ मिलती है? तो हिमाचल प्रदेश के टांडी में। और जिस स्थान पर मिलती है वहीं से हिमाचल प्रदेश में ये नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से इसीलिए जाना जाता है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या हो गया? तो आपका चिनाब नदी। तो देख सकते हैं आपका ये सिंधु है, सिंधु नदी है, और ये आपका चिनाब नदी है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है?
तो सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर बनाए गए हैं। अगली नदी है रावी नदी। रावी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। तो इनकी लंबाई कितनी है? 720। इसे मैप में देखते हैं। तो ये आपका रावी नदी है और इनकी लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर में। इनका पुराना नाम पुरुषनी या इरावती है। तो रावी नदी का पुराना नाम क्या हो गया? पुरुषनी और इरावती। इनका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के पश्चिम से होता है। तो याद रखेंगे कि रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रा से निकलती है। रावी नदी चंपा घाटी में प्रवाहित होती है। चंपा घाटी यह पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चिनाब नदी से मिल जाती है। तो आपका जो रावी नदी है वो सराय सिंधु के पास चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी पर कौन कौन सी परियोजना स्थित है? तो चमेरा परियोजना, थीन परियोजना इस पर बनाए गए हैं। व्यास नदी। व्यास नदी की लंबाई की बात करते हैं तो इनकी लंबाई है 470 किलोमीटर। मैप पे देख सकते हैं आप इनकी लंबाई कितनी है और कहाँ पर है आपका व्यास नदी। तो आप देख सकते हैं कि ये व्यास नदी है। इनकी लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर, जो आकर सतलज नदी में मिल रही है। तो ये आपका सतलज नदी है। तो व्यास नदी कहाँ, किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका सतलज नदी की सहायक नदी है, जिसे आप नीचे में लिख दिए हैं आपका। इनका पुराना नाम क्या है था? तो विपाशा व्यास नदी का पुराना नाम था। इनका उद्गम स्थल यानी ये नदी कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड या फिर बोल सकते कि रोहतांग दर्रा के निकट। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में बहती है। तो व्यास नदी कहाँ बहती है? तो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में प्रवाहित होती है। व्यास नदी पाकिस्तान में नहीं जाती। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में ये नहीं बहती है, ठीक है। तो भारत में ही सतलज नदी से मिलकर उसकी सहायक नदी बन जाती है। तो व्यास नदी किसकी सहायक नदी है? तो सतलज नदी, जैसे कि मैप में दिखा दिए आपको। और व्यास नदी पर कौन सा डैम स्थित है? तो आपका पोंग डैम। तो पोंग डैम किस नदी पर स्थित है? तो व्यास नदी पर स्थित है। व्यास नदी धौलाधार श्रेणी में काती और लागरी में गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। व्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर हरिके बैराज डैम स्थित है। तो याद रखेंगे कि व्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर कौन सा डैम है? तो हरिके बैराज डैम। और हरिके बैराज डैम से ही भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ओके। सतलज नदी। सतलज नदी की लंबाई है 1450 किलोमीटर, यानी कि सतलज नदी की कुल लंबाई आपका कितना है? 1450 किलोमीटर। और ये नदी आपका चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। वही बात करें कि भारत में सतलज नदी की लंबाई कितनी है? तो 1080 किलोमीटर इनकी लंबाई है। कुल लंबाई 1450, भारत में इनकी लंबाई 1080। इनका पुराना नाम क्या है सतलज नदी का? तो सतुदरी। याद रखें। सतलज नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो ये नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के राकसताल झील से इनका उद्गम होता है। तो ये आपका तिब्बत है और तिब्बत के राकसताल से ये नदी निकलती है और जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है, यानी इसकी सहायक नदी है। या फिर आप बोल सकते हैं कि कैलाश पर्वत से निकलती है। तिब्बत में इस नदी को लालचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। और ये भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। तो ये आपका जो सतलज नदी है सो सिपकिला दर्रे के द्वारा भारत में प्रवेश करती है। यह भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक सिंधु के समांतर बहती है। तो आपका देख सकते हैं कि आप भारत में प्रवेश करने से पहले, यानी आप भारत का सीमा है
भारत से पहले प्रवेश करने से पहले क्या था, ये सिंधु के समांतर बह रही थी, ये सिंधु नदी बह रही है, तो ये आपका कौन सी नदी है, सतलज नदी, समांतर इसके सीधी जैसे बह रही वैसे ही बह रही थी। सतलज नदी पर कौन कौन से परियोजना बनाए गए, तो झाकरी परियोजना, कोलडाम परियोजना, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध गोविंद सागर झील पर बनाए गए हैं, जो मानव निर्मित बांध है और ये हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं। सिंधु नदी तंत्र, तो देख सकते हैं आप सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से। और वही बात करते हैं सतलज नदी का उद्गम स्थल, तो राकसताल झील से। और ये सिंधु नदी किस किस नदी से निर्माण होता है, तो सतलज, दुबरा, श्योक, गिलगित, स्वात, कहर, कुर्रम, काबुल, कंदर, झोंक, झेलम, चेनाब, रावी, ये सभी नदियों से आपका सिंधु नदी तंत्र बनती है। तो ये आपका सिंधु नदी है जो अरब सागर में जाकर मिल जाती है, और इनका उद्गम स्थल कहाँ से है, तो च्योमोलुंगमा ग्लेशियर से, या फिर बोल सकते हैं मानसरोवर झील से। आप देख सकते हैं दूसरा नदी है सतलज नदी। सतलज नदी में आपका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो मानसरोवर झील से, या फिर बोल सकते हैं राकसताल झील से। और ये मानसरोवर झील के निकट होने के कारण बोल सकते हैं। और ये सिंधु के नदी के समांतर बहती है आपका सतलज नदी। और ये आपका हो गया झेलम नदी, और ये आपका चेनाब नदी, ये रावी नदी, ये आपका सिंधु नदी तंत्र हो गया। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदियां। नदी है एक तरफ लंबाई है, सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर, सतलज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर, रावी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर, व्यास नदी की लंबाई 625 किलोमीटर, झेलम नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर। गंगा नदी तंत्र, जिसे गंगा रिवर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, इनकी लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। और ये 2525 किलोमीटर आपको याद रखने में आसानी हो गई, क्योंकि 25-25 से जो दोनों संख्याएं सेम सेम है। गंगा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो उत्तराखंड के यूके यानी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद से यह नदी निकलती है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि गंगोत्री है नदी से कौन सी नदी निकलती है, तो गंगा नदी। भारत में 5 राज्यों से यह नदी होकर बहती है। वे कौन कौन से राज्य हैं, तो यूके यानी उत्तराखंड पहला, उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी, और वहां से निकलने के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में बहने वाली नदी है। और ये कितने क्षेत्र में बहती है उत्तर प्रदेश में, तो 1140 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद ये नदी बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार के बाद ये नदी झारखंड में प्रवेश करती है, और झारखंड में ये नदी सबसे कम क्षेत्र में बहती है, जो 40 किलोमीटर में बहती है। और झारखंड के बाद ये नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, और पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश के बाद ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो भारत के 5 राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहती है और झारखंड में सबसे कम बहती है। तो याद रखना है आपको। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को दिया गया। तो याद रखेंगे कि गंगा नदी को नेशनल रिवर के नाम से कब घोषित किया गया, तो 4 नवंबर 2008 को। गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है, यानी गंगा नदी में सबसे ज्यादा जल जमाव क्षेत्र है।
गंगा के जल का खराब ना होने का कारण क्या है? तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो गंगा का जल कई दिनों तक रखने के बावजूद भी ये नदी का जल खराब नहीं होता है। तो ये जीवाणु और बैक्टीरिया के कारण ही नहीं खराब होता है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। पहला, उत्तराखंड के हरिद्वार, जहां से गंगा नदी निकलती है। और ये कौन सी नदी के किनारे आयोजित होती है? तो गंगा नदी के किनारे ही। दूसरा, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, और ये कौन सी नदी के किनारे आयोजित होती है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर, यानी तीनों नदी जिस स्थान पर मिलती है वहां पर आयोजित होती है। तीसरा, मध्य प्रदेश का उज्जैन, और ये किस नदी पर आयोजित होती है? तो क्षिप्रा नदी पर आयोजित होती है मध्य प्रदेश में। चौथा, महाराष्ट्र का नासिक, और ये किस नदी पर आयोजित होती है? तो गोदावरी नदी पर। तो ये 4 स्थानों पर आपका कुंभ मेला का आयोजन होता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। गंगा नदी तंत्र को समझते हैं तो ये आपका यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया, ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, और ये आपका क्या हो गया? केदारनाथ का पर्वत, और ये आपका हो गया बद्रीनाथ पर्वत। ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? यमुना नदी, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है। और ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर से आपका भागीरथी नदी निकल रही है, जो आपका ब्लू कलर से दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ केदारनाथ पर्वत से आपका मंदाकिनी नदी निकल रही है, जो आकर आपका अलकनंदा में मिल रही है। बद्रीनाथ पर्वत से आपका अलकनंदा निकल रही है, जो आकर आपका गंगा नदी में मिल जाती है। तो सबसे पहले बद्रीनाथ से शुरू करते हैं। बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ पर्वत से आपका कौन सी नदी निकल रही है? अलकनंदा। तो जो रेड कलर से आपको दिख रहा है वो आपका कौन सी नदी है? अलकनंदा। और अलकनंदा में एक नदी आकर मिल रही है, धौली गंगा। और धौली गंगा जिस स्थान पर ये नदी आकर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग। तो धौली गंगा अलकनंदा से जिस स्थान पर मिल रही है उसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अभी भी इसका नाम क्या है? अलकनंदा। अलकनंदा क्या हो रही है? अलकनंदा कुछ दूरी तय करने के बाद इससे मिलती है नंदाकिनी। नंदाकिनी एक नदी मिलती है, और जिस स्थान पर ये नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है उसे नंद प्रयाग कहा जाता है। नंदाकिनी यानी नंद, नंद से नंदाकिनी, याद रखने में आपको आसानी होगी। और उसके बाद अलकनंदा कुछ और दूरी चलने के बाद यहाँ पर आपका पेंडार नदी मिलती है, और पेंडार नदी जिस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। उसके बाद केदारनाथ पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी, और ये मंदाकिनी जिस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है उसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। अब गंगोत्री ग्लेशियर की बात करते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी, और यही भागीरथी नदी में एक नदी आकर मिलती है, उसका नाम है मिलन गंगा। और मिलन गंगा और भागीरथी के नदी के संगम पर टिहरी बांध बनाया गया है। और ये गंगोत्री ग्लेशियर से जो भागीरथी नदी निकलती है उस पर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा, और यही अलकनंदा जिस स्थान पर भागीरथी नदी से मिलती है उसे क्या कहते हैं? देवप्रयाग। तो ये आपका भागीरथी गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? भागीरथी नदी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ गंगा नदी नहीं दिया, तो इससे पूर्व क्या था? इससे पूर्व गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता था उत्तराखंड में। इसके बाद ये नदी जो है आपका गंगा नदी ऋषिकेश में प्रवेश करती है, फिर आपका कुछ दूरी में हरिद्वार प्रवेश करती है जहां पर आपका कुंभ मेले का आयोजन होता है, कन्नौज में प्रवेश करती है, फिर आपका प्रयागराज में प्रवेश करती है, और प्रयागराज में ही आपका यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना, और ये यमुना जाकर मिल जाती है प्रयागराज में गंगा नदी से। और गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना
गंगा नदी की सहायक नदी है। और हमने बात किया कि अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी है, तो धौली गंगा, नंदाकिनी, पेंडार, मंदाकिनी, ये सभी आपका अलकनंदा की नदी सहायक नदी थी। वही बात करें कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और ये सभी कहाँ से निकलती है, तो मालवा का पठार से। तो हमने गंगा नदी तंत्र में क्या पढ़ा कि अलकनंदा और धौलागिरी, सॉरी, धौली गंगा अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। वही नंदाकिनी अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। और पेंडार नदी जिस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। मंदाकिनी नदी जिस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है उसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। और वही अलकनंदा जाकर भागीरथी नदी में जाकर मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं, देव प्रयाग। तो आपको ये 5 प्रयाग को याद रखना है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करने लगती है। तो याद रखना है कि हरिद्वार के बाद क्या होती है कि गंगा नदी मैदान में प्रवेश करने के स्टार्ट हो जाता है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के दाएं तरफ की सहायक नदियां यमुना, टोंस और सोन, ये आपका गंगा नदी के दाएं तरफ की सहायक नदियां है। पहला यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई की बात करते हैं तो इनकी कुल लंबाई 1370 किलोमीटर है और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यानी ये आपका गंगा है तो ये गंगा नदी से सबसे लंबी नदी मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है और इनकी कुल लंबाई कितनी है, तो 1370 किलोमीटर। गंगा नदी का उद्गम स्थल ये कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर यानी बंदरपुर चोटी से ये निकलती है। और यमुना नदी अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण इसे खुला नाला के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि किस नदी को अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण से खुला नाला के नाम से जाना जाता है, तो यमुनोत्री नदी को। यमुना नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से है, तो दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा और मथुरा, ये आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी की सहायक नदियां कौन सी है, तो आपका चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये 4 नदियां आपका यमुना नदी की सहायक नदियां। और ये चंबल, सिंध, बेतवा कहाँ से निकलती है, तो मालवा के पठार से निकलती है। यमुना की सहायक नदियों में चंबल नदी के बारे में जानते हैं। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। तो इनकी लंबाई कुल कितनी है, 965 किलोमीटर। और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश के महू जिला और के जनापाव पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, यह नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से। और इस नदी का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है, तो आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों में चंबल नदी का विस्तार है। चंबल नदी की सहायक नदियां कौन सी, यानी इस नदी में कौन कौन सी नदी आकर मिलती है, तो बना बानस नदी, काली सिंध नदी, क्षिप्रा नदी, तो ये सभी नदियां आकर चंबल नदी में आकर मिलती है। चंबल नदी के किनारे स्थित शहर, तो राजस्थान के कौन से शहर है जो चंबल नदी के किनारे स्थित है, तो कोटा, धौलपुर। मध्य प्रदेश के शहर रतलाम, उज्जैन और भिंड, ये आपका चंबल नदी के किनारे स्थित शहर है। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलने के बाद ये आपका बिहार यानी पटना में प्रवेश करती है और पटना में एक नदी आकर मिलती है, सोन नदी। और ये सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी। और ये अमरकंटक की पहाड़ी किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में, एमपी यानी मध्य प्रदेश।
और सोन नदी के अलावा भी एक नदी निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से, जिनका नाम है नर्मदा नदी। और ये नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सोन नदी की सहायक नदी रिहन नदी है। तो ये आकर रिहन नदी कोई किस नदी में आकर मिल रही है? सोन नदी में। और यही सोन नदी आकर फिर गंगा नदी में मिल जाती है। अब पढ़ेंगे हम लोग गंगा नदी के बाएं तरफ की सहायक नदियां, या फिर आप बोल सकते हैं कि गंगा नदी के बाएं हाथ की सहायक नदियां, जिनमें एक तरफ आपका दिया है, एक तरफ नदियां, दूसरी तरफ इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, यानी ये नदी कहाँ से निकलती है, और तीसरी तरफ आपका है संगम स्थल, यानी ये नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है। पहली नदी है रामगंगा। रामगंगा का उद्गम स्थल है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से। तो यहीं से रामगंगा निकल जाती है। और इस नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो कन्नौज में इस नदी का संगम स्थल होता है। दूसरी नदी है गोमती नदी, और इस गोमती नदी का उद्गम स्थल है पीलीभीत या फुलहर झील। तो यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। वही बात करें कि इस नदी का संगम स्थल कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इस नदी का संगम स्थल है। चौथी नदी है घाघरा नदी, और ये घाघरा नदी का उद्गम स्थल है माप चातुंग, जो तिब्बत में स्थित है। वहीं से ये नदी का उद्गम होता है। और घाघरा नदी का संगम स्थल कहाँ पड़ता है? तो बिहार के छपरा में घाघरा नदी का संगम होता है। चौथी नदी है आपका गंडक नदी, और गंडक नदी का उद्गम स्थल है नेपाल हिमालय। तो याद रखें कि गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल हिमालय से निकलती है। और गंडक नदी का संगम स्थल कहाँ से होता है? तो बिहार के सोनपुर में ये नदी गंगा नदी से मिल जाती है। और बिहार के सोनपुर में ही भारत का सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन होता है। तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो बिहार के सोनपुर में। पांचवा नदी है कोसी नदी, और ये कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नेपाल के कोसाई धाम में ये नदी निकलती है। और वही बात करें कि ये इस नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो बिहार के भागलपुर में ये नदी मिल जाती है। किससे? तो गंगा नदी से। और कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखें कि बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आपका कोसी नदी। छठा नदी है महानंदा नदी, या फिर आप बोल सकते हैं महानदी, और इस नदी का उद्गम होता है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। वही बात करें कि महानदी कहाँ पर गंगा नदी से आकर मिल जाती है? तो पश्चिम बंगाल में ये इस नदी का संगम होता है। और महानदी को ही बिहार का, सॉरी यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, तो महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। तो आपका यहाँ ओडिशा होना चाहिए। तो आपको पीडीएफ में आपको सिद्धार्थ दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है एक तरफ क्या है? नदी है, और एक तरफ उद्गम स्थल, और एक तरफ संगम स्थल। तो इसमें से सभी टॉपिक को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका गंगा नदी तंत्र है, जिनमें ये आपका बीच का गंगा नदी तंत्र का, ये आपका जो बीच में बह रहा है वो गंगा नदी है। ये आपका गंगा नदी के बाएं तरफ की सहायक नदी है, और ये आपका गंगा नदी के दाएं तरफ की सहायक नदी है। तो सबसे पहले हम बाएं तरफ की सहायक नदियां कौन कौन से उसके बारे में जानते हैं। तो बाएं तरफ में सहायक नदियां है रामगंगा, वरुण, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। महानंदा का उद्गम हो रहा है आपका दार्जिलिंग की पहाड़ी से। कोसी नदी का उद्गम हो रहा है गोसाई धाम से, जो नेपाल में पड़ता है। गंडक नदी का उद्गम हो रहा है आपका नेपाल हिमालय से। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो मापा चातुंग
की पहाड़ी से, गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से, रामगंगा का उद्गम पौड़ी गढ़वाल से हो रहा है। तो ये आपका बाएं तरफ की सहायक नदियां थी। अब बात करते हैं दाएं तरफ की सहायक नदियां। तो दाएं तरफ की सहायक नदियों में आपका अमना नदी जो आकर मिल रही है, और गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? अमना नदी है, जो इलाहाबाद में मिलती है। उसके बाद है आपका टोंस नदी, उसके बाद है सोन नदी, और ये जो आपका देख रहे हैं कि गंगा नदी का दाएं तरफ की हुगली नदी है। तो ये आपका, ये जो हुगली नदी है ये आपका मिल नहीं रही है गंगा नदी से, बल्कि निकल रही है एक नदी। तो ये आपका सहायक नदी नहीं है। तो गंगा नदी से ये नदी जो है निकल रही है। कौन सी नदी? हुगली नदी। और यहाँ पर आपका क्या बन रहा है? डेल्टा का निर्माण हो रहा है। तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? कोलकाता। हुगली गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है। तो हम आपको बताएं कि हुगली नदी जो है गंगा नदी से निकलने वाले एकमात्र नदी है। बाकी वो सब नदियां इसमें क्या आ रही थी? सब आकर मिल रही थी, बल्कि एकमात्र ऐसी नदी है हुगली नदी जो निकल ही रही है गंगा से। और हुगली नदी पर फरक्का बैराज बनाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फरक्का बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो हुगली नदी पर। और हुगली नदी की सहायक नदी क्या कौन सी है? दामोदर नदी इस नदी की सहायक नदी है। और ये दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो झारखंड से, झारखंड राज्य से होता है। तो ये आपका गंगा नदी का पूरा मैप है, जिसको आप समझ लिए तो अच्छे तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। तो गंगा नदी जो है तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और ये गंगोत्री हिमनद कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड से नदी निकलती है। वहां पर ये नदी को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। और ये नदी किस किस स्थान में प्रवेश करती है? देवप्रयाग में, हरिद्वार में, कन्नौज में, प्रयागराज में, गाजीपुर में, छपरा, पटना में, सोनपुर, कुर्सेला, और उसके बाद बांग्लादेश में जाती है, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और इस नदी जहां जहां जाकर प्रवेश, जिस स्थान पर प्रवेश करती है, वहां पर एक कोई ना कोई नदी आकर मिलती है, जो सहायक नदी बनती है इसकी। तो पहली सहायक नदी की बात करते हैं आपका अलकनंदा। और ये अलकनंदा नदी का उद्गम होता है सतोपंथ हिमनानी से। और तो आपका सतोपंथ हिमानी से कौन सी नदी निकल रही है? अलकनंदा। ठीक है, और अलकनंदा की सहायक नदियों की भी बात कर लेते हैं। तो धौली गंगा, जो धौली गंगा अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है, उस स्थान को क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग, जिसके बारे में आपको बता चुके हैं। नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में आकर मिलती है आपका नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी मिल रही है कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। पिंडार नदी, और ये पिंडार नदी कहाँ मिलती है? तो कर्ण प्रयाग में। उसके बाद चौथी सहायक नदी है मंदाकिनी नदी। और ये नदी कहाँ से निकलती है? तो केदारनाथ पर्वत से। और जिस स्थान पर मिलती है उसे कौन सा स्थान क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। अब क्या होता है कि अलकनंदा जो है आपका, अलकनंदा नदी है वो भागीरथी नदी से यानी गंगा नदी से मिलती है। और जिस स्थान पर ये नदी मिलती है उस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। उसके बाद गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार के बाद ये कन्नौज में प्रवेश करती है। कन्नौज के प्रवेश करने के बाद ये नदी में, इस नदी में रामगंगा प्रवेश करती है। रामगंगा इस नदी से मिल जाती है। तो रामगंगा कहाँ गंगा नदी से मिलती है? तो कन्नौज में मिल जाती है। और रामगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तराखंड से होता है। उसके बाद कुछ किलोमीटर की जब दूरी जाने के बाद गंगा नदी में प्रयागराज में एक नदी आकर मिलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। और ये यमुना नदी कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल, बेतवा, केन। और चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर से। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी से, जो मध्य प्रदेश में। ये सभी पहाड़ी
चंबल, बेतवा और केन, ये सभी नदियां आपका मध्य प्रदेश में से ही निकलती है। और ये आपका एक और नदी यहाँ आकर मिलती है, सिंध। तो सिंध नदी भी आपका अमना नदी की सहायक नदी है। और ये पूरा पूरा अमना नदी जो है प्रयागराज में आकर मिल जाती है। और गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना है अमना नदी। उसके बाद आपका गाजीपुर में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गोमती नदी। और ये गोमती नदी का उद्गम स्थल है पीलीभीत, जो उत्तर प्रदेश के फुलहर झील में स्थित है। उसके बाद नदी है, और ये घाघरा नदी का उद्गम हो रहा है करनाली से। तो करनाली से आपका घाघरा नदी निकल रही है और जाकर छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। तो बिहार के छपरा में कहाँ मिलती है? बिहार के छपरा में गंगा नदी से मिलती है। घाघरा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो काली शारदा नदी, जो काली में से उद्गम होता है। वही बात करें, पटना में एक नदी आकर मिल रही है जिसका नाम है सोन नदी। और इस सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। और ये अमरकंटक की पहाड़ी किस राज्य में है? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद सोनपुर में एक नदी आकर मिल रही है जिसका नाम है गंडक नदी। और सोनपुर में ही भारत का सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन होता है। तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर का मेला, और यहीं पर आयोजन होता है। उसके बाद कुर्सेला में एक नदी आकर मिलती है गंगा नदी से, कोसी नदी, जो बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। तो बिहार का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो कोसी नदी को। फरक्का बैराज, और ये फरक्का बैराज में महानदी आकर मिलती है। और महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों में। और फरक्का बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका हुगली नदी पर बनाया गया है। उसके बाद जो गंगा गंगा नदी है आपका बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में जिसे ही प्रवेश करती है उसको, उस नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश के बाद ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपको ये मैप याद रखना है गंगा नदी के तंत्र के बारे में। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। तो आपका ये गंगा नदी है जो ब्लैक कलर से दिख रहा है। गंगा नदी जो है भारत में गंगा नदी कहा जाता है। जैसे ही भारत के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी, ये आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत के मानसरोवर के निकट से निकलती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है। वही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा, जो भारत और यहाँ पाकिस्तान ना होकर क्या होगा? बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश में स्थित है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जो भारत और बांग्लादेश में है। जिनमें भारत का हिस्सा 1/3 हिस्सा है और बांग्लादेश का हिस्सा है 2/3 हिस्सा। और इस डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियों के द्वारा होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा होता है। और सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि सुंदरबन डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं, कौन से प्रकार के? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और सुंदरबन डेल्टा का नाम किस कारण से हुआ है? तो सुंदरी नामक वृक्ष के कारण सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ा। और सुंदरबन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। अगली नदी तंत्र है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की लंबाई कुल कितनी है?
तो 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। वही बात करें कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो 900 किलोमीटर। यहाँ 29 है, उसमें से 2 हटा देंगे तो आपका 900 किलोमीटर बन जाएगा। तो इसको मैं तो आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका उद्गम स्थल है तिब्बत के चेम्याओडुंग ग्लेशियर से। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी। तो इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी। तो ये आपका जो सांगपो नदी है वो जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और इस सांगपो नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। वही बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में कितनी लंबाई है, तो इनकी भारत में लंबाई है 900 किलोमीटर। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। वही बात करें कि चीन में इनकी लंबाई कितनी है, तो ये आपका ये चीन है, तो चीन में इनकी लंबाई है 1625 किलोमीटर। भारत में इनकी लंबाई कितनी है, तो 916 भी बोल सकते हैं या फिर 900 किलोमीटर। तो आप 900 भी बोल सकते हैं, करीब में ही बोल सकते हैं। वही बोले कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी यानी बांग्लादेश में यहाँ प्रवेश करती है, मेघालय के बाद ये कहाँ प्रवेश करती है, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और इनकी लंबाई कितनी है बांग्लादेश में, 360 किलोमीटर। तो आपको ये याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर। चीन में इनकी लंबाई 1625 किलोमीटर। भारत में इनकी लंबाई 900 या फिर 916 900 याद रखना है आपको करीब। बांग्लादेश में इनकी लंबाई 360 किलोमीटर। इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मानसरोवर झील के निकट या फिर आप बोल सकते हैं कि कैलाश पर्वत यानी तिब्बत के चेमायुडुंग हिमनद से होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो चेमायुडुंग हिमनद या फिर आप मानसरोवर के निकट बोल सकते हैं। तो आप इसे मैप में भी देख सकते हैं कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी और इस ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, चेमायुडुंग ग्लेशियर से, या फिर आप मानसरोवर झील भी बोल सकते हैं। अलग अलग जगहों पर इसके अन्य नाम, तिब्बत यानी चीन में इस नदी को सांगपो नदी कहा जाता है। उसके बाद तिब्बत के बाद ये नदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल में प्रवेश करने के बाद ये इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग नदी। असम में प्रवेश करने के बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। और इसी नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। तो आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप द्वीप पर किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। और वो कौन सा द्वीप है, तो माजुली द्वीप। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसको मैप में देख लेते हैं कि कहाँ किस स्थान पर जाना जाता है। तो ये आपका तिब्बत है और तिब्बत में इस नदी को क्या कहते हैं, सांगपो नदी। जैसे ही आपका अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है तो आपको इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये असम में प्रवेश करने के बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, जो भारत में हर जगह कहा जाता है। उसके बाद ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, ये और अरुणाचल प्रदेश में यानी एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में आपका इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां दिवांग, लोहित, धनसिरी, सुलनसिरी, तीस्ता, मानस। इसे मैप में देख लेते कहाँ कहाँ कौन सी नदियां मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से। तो आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है,
तो ये आपका दिबांग नदी इससे मिल रही है, दिबांग नदी। और लोहित नदी, सुबनसिरी नदी, धनसिरी नदी, कोमेट नदी, कपिला नदी, मानस नदी, तीस्ता नदी, ये सभी नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो आपको याद रखना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा जल विवाद है, तो तीस्ता नदी विवाद। और तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है, तो सिक्किम की चोलामू झील से। तो तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ हो रहा है, सिक्किम के चोलामू झील से। ये आपका सिक्किम है और इस सिक्किम के एक चोलामू झील है, वहीं पर से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। और ये तीस्ता नदी किससे आकर मिल जा रही है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से। तो फ्रेंड्स ये था हम लोगों का भारतीय नदी तंत्र। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल लर्नेट एनसीईआरटी भैया को ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नेड भैया के चैनल पर। फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो का टॉपिक का नाम है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो इस शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जिसे पेनिनसुलर रिवर भी कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, दूसरा पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, जिसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कहाँ जाकर गिरती है, तो अरब सागर में जाकर गिरती है, जो भारत के पश्चिम में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कहाँ जाकर गिरती है, तो अरब सागर में। और ये सभी पश्चिम की ओर नदियाँ क्या निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, जुआरी नदी, मांडवी, पेरियार, भरतपुजा, ये सभी नदियाँ आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। और ये सभी नदियाँ कहाँ जाकर गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। दूसरा भाग है आपका पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को ईस्ट फ्लोइंग रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कहाँ जाकर गिरती है, तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में ये नदियाँ जाकर गिर जाती है। तो इनका मुहाना कहाँ है, तो बे ऑफ बंगाल में। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ क्या निर्माण करती है, तो डेल्टा का निर्माण करती है, जहाँ पर ये जाकर गिरती है। वे कौन कौन सी नदी है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के उदाहरण, तो दामोदर नदी, सुवर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, इंद्रावती, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, वेमनाथ नदी। तो ये सभी नदियाँ आपका पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। इन सभी के अलावा भी आपका पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, लेकिन प्रमुख नदियाँ यही है। अब हम बात करते हैं कि डेल्टा क्या होता है सर। तो जब नदियाँ धीरे धीरे किनारों पर अवसाद इकट्ठा करती है, तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं और जहाँ पर गिरा जाता है नदियों के जल को, तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है कि डेल्टा क्या होता है, तो नदियों के अवसाद से इकट्ठा हुए होने से डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, या फिर आप बोल सकते हैं कि पूर्व की ओर गिरने वाली नदियाँ। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ या तो गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके, ब्रह्मपुत्र गंगा के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, पद्मा नदी, हुगली नदी, स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, पल्लार नदी, कावेरी नदी, वेगई नदी।
तो ये सभी नदियाँ आपका कहाँ जाकर गिरती है, तो ये सभी नदियाँ आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई का क्रम बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई कौन कौन सी। तो पहला नंबर पर आता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। तो आपको याद रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी। या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका गोदावरी नदी ही है। उसके बाद गोदावरी नदी के बाद आता है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी के बाद आता है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बाद महानदी, उसके बाद ताप्ती नदी। तो आपको क्रम याद रखना है कि 5 नदी ये कौन कौन सी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय नदी का क्रम है। गोदावरी नदी पहला नंबर पर, दूसरा कृष्णा नदी पर, तीसरा नंबर पर आता है आपका नर्मदा नदी, चौथा महानदी और पांचवा ताप्ती नदी। तो ये आपका हो गया प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का लंबाई का क्रम। इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं कि बंगाल की खाड़ी या फिर आप बोल सकते हैं कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है और उनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में पहली नदी का नाम है दामोदर नदी। और इस नदी का उद्गम स्थल यानी ये नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर का पठार से यह नदी निकलती है। तो आपको याद रखना है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो छोटा नागपुर का पठार। और ये नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, यानी कि ये नदी कहाँ बहती है, तो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। और दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है, दामोदर नदी। दामोदर नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो बंगाल का शोक के नाम से दामोदर नदी को ही जाना जाता है। और इस नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि इसकी सहायक नदी है बोकारो, बराकर, कोन्नार। ये सभी दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। दूसरी नदी है स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो छोटा नागपुर का पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। स्वर्णरेखा नदी का जल जो है वो प्रदूषित है। तो आपको याद रखना है कि स्वर्णरेखा का जल का क्या है, जल प्रदूषित है। जमशेदपुर, झारखंड का जमशेदपुर शहर इसी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है कि झारखंड का जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। और स्वर्णरेखा नदी में सोने के कण भी पाए जाते हैं। इस नदी का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है, तो झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में है। तो 3 राज्यों में स्वर्णरेखा नदी का विस्तार है, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। अगली नदी है बैतरनी नदी। और इस नदी का अन्य नाम है ओडिशा की गंगा। तो ओडिशा की गंगा के नाम से बैतरनी नदी के नाम को जाना जाता है। इसकी उद्गम स्थल का बात करते हैं तो इस नदी का उद्गम होता है ओडिशा के क्योंझर पहाड़ी से। तो उद्गम कहाँ से हो रहा है, क्योंझर की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। बैतरनी नदी की लंबाई कितनी है, तो 360 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है कि इसकी लंबाई कितनी है, 360 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। बैतरनी नदी को ओडिशा का सबसे पवित्र नदी माना जाता है। बैतरनी नदी ब्राह्मणी नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। और तो बैतरनी नदी किसकी सहायक नदी है, ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी से मिलकर क्या होते हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगली नदी इसके बाद है ब्राह्मणी नदी, जो बैतरनी नदी इसकी सहायक नदी है। और ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल होता है ओडिशा के राउरकेला में। तो इस नदी का उद्गम कहाँ हो रहा है, ओडिशा के राउरकेला में ये नदी निकल रही है। और ब्राह्मणी नदी का निर्माण किससे हुआ है, तो कोयन व शंख नदियों के मिलने से। तो याद रखें कि ब्राह्मणी नदी का निर्माण कौन से नदियों के मिलने से होता है, तो कोयन और शंख नदियों के मिलने से। ब्राह्मणी नदी की लंबाई कितनी है, तो 799 किलोमीटर इनकी लंबाई है।
और इस नदी का मुहाना कहाँ स्थित है यानी ये नदी कहाँ जाकर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर ये नदी गिर जाती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो कारो, संख, वैतरणी और तिरका, ये सभी आपका ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट नदी है इंद्रावती नदी, और इस नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो बस्तर की जीवन रेखा। और ये बस्तर किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो बस्तर की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो इंद्रावती की नदी को बस्तर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। और बस्तर आपका छत्तीसगढ़ राज्य का जिला है। और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो दंडकारण्य पठार से। तो उद्गम स्थल कहाँ है, तो दंडकारण्य पठार से इंद्रावती नदी का उद्गम हो रहा है। लंबाई की बात करें तो इस नदी की लंबाई है 535 किलोमीटर। इंद्रावती नदी के किनारे चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो चित्रकूट जलप्रपात कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है कि इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। यह गोदावरी की सहायक नदी है। तो इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है आपका। इंद्रावती नदी की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो भसकेल नदी, नंदीराज नदी, बोर्डी नदी, नारंगी नदी, तो ये सभी आपका इंद्रावती नदी की सहायक नदियां हैं। अगली नदी है महानदी, जिसे ओडिशा का शोक के नाम से जाना जाता है। तो ओडिशा का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो महानदी को ओडिशा का शोक के नाम से जाना जाता है। इस नदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के सिंधाव पहाड़ी, और जो छत्तीसगढ़ के रामपुर जिला में स्थित है। और यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है। तो दो राज्यों से होकर यह नदी बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। महानदी की लंबाई है आपका 850 किलोमीटर। तो इनकी लंबाई हो गया 850 किलोमीटर। इनकी मुहाना की बात करते हैं तो इनके मुहाना है बंगाल की खाड़ी। वैसे तो ये सभी नदियों का मुहाना आपका बंगाल की खाड़ी ही है। और इस नदी का सहायक नदियों की बात कर लेते हैं, शिवनाथ, हंसदेव, तेल नदी, ये सभी नदियां महानदी की सहायक नदी है। अगली नदी है गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी का अन्य नाम है दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा। तो दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से इस नदी का उद्गम होता है। इनकी लंबाई कितनी है, तो 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। और इस नदी का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो गोदावरी नदी का विस्तार 3 राज्यों से होकर जाता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और यह नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी व बड़ी नदी है। तो आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी व बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी ही दक्षिण भारत की सबसे लंबी व बड़ी नदी है। वही बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी व बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी व बड़ी नदी तो गोदावरी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी व बड़ी नदी तो गोदावरी नदी, यानी दोनों का आंसर आपका क्या है, गोदावरी नदी। और ये भारत के दोनों क्या दक्षिण में स्थित है, प्रायद्वीपीय भारत भी बोल सकते हैं। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। कोई वे कौन कौन सी नदियां हैं जो गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा इनकी सहायक नदियां हैं।
गोदावरी नदी पर बनाए गए प्रमुख परियोजना कौन कौन से हैं? तो श्री राम सागर परियोजना, जैकवाड़ी परियोजना, पोलावरम सिंचाई परियोजना, गोदावरी कावेरी लिंक परियोजना। तो ये सभी आपका गोदावरी नदी पर बनाया गया है। गोदावरी नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध कौन कौन से हैं आपका? तो जैकवाड़ी बांध, गंगापुर बांध, बबली परियोजना, श्री राम सागर बांध, विल्सन बांध, परवर बांध, निजम सागर बांध, पोचम्ड बांध, सिद्धेश्वर बांध। तो ये सभी आपका गोदावरी नदी पर स्थित बांध है। अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से ये नदी निकलती है और इनकी लंबाई का कितनी है? तो 1400 किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई है। और इस नदी का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में इस नदी का विस्तार है। कृष्णा नदी जल विवाद कौन कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। तो 3 राज्यों में कृष्णा नदी जल विवाद है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को छोड़कर। कृष्णा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, दूसरा महाराष्ट्र का सांगली। इनकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना, अरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, मूसी जो हैदराबाद में बहती है। कृष्णा नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध: नागार्जुन सागर पर बांध, श्रीशैलम बांध, अलमाटी बांध, धोम बांध, नारायण बांध, जुराला बांध, कोयना बांध, तुंगभद्रा बांध। तो ये सभी आपका कृष्णा नदी के प्रमुख बांध है जिसको आप याद रख लेंगे कि इसका कृष्णा नदी की कौन कौन से बांध है। अगली नदी का नाम है पेन्नार नदी और इस नदी का अन्य नाम क्या है? पिनाकिनी नदी। तो पिनाकिनी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? पेन्नार नदी। इसका उद्गम होता है कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों से इस नदी निकलती है और इस नदी का विस्तार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में। तो 2 राज्यों में इसका विस्तार है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। पेन्नार नदी की लंबाई कितनी है? तो 597 किलोमीटर पेन्नार नदी की लंबाई है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है पेन्नार नदी से संबंधित: अन्य नाम, उद्गम स्थल, विस्तार और लंबाई। कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी चोटी से कावेरी नदी निकलती है और इनकी लंबाई कितनी है? तो 800 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। कावेरी नदी का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में इस नदी का विस्तार है और इस नदी पर कौन से जलप्रपात स्थित है? तो शिवसमुद्रम जलप्रपात और मेहूर बांध इस पर बनाए गए जलप्रपात हैं। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? तो हेमवती, सिमसा, काबिनी, भवानी, अर्कवती, अमरावती। तो ये सभी आपका कावेरी नदी की सहायक नदियां। अगली नदी है वेगई नदी और इस नदी का उद्गम स्थल है तमिलनाडु के वरुसनाथ पहाड़ी से। तो याद रखेंगे वेगई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तमिलनाडु के वरुसनाथ पहाड़ी से। वेगई नदी के किनारे मदुरई शहर स्थित है। तो मदुरई शहर कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो वेगई नदी के किनारे। और इस नदी की लंबाई कितनी है? तो 258 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है और ये नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में ये नदी जाकर गिरती है। तो इसका मुहाना कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। वेगई नदी की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं हम।
सरुलियार नदी, वर्गा नदी, मंजलार नदी, थेनियार नदी, ये सभी आपका वेगई नदी की सहायक नदियां हैं। फ्रेंड्स, ये था हम लोगों का बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से चर्चा किया। अब हम लोग चर्चा करेंगे अरब सागर में अरब सागर में गिरने वाली नदियां, या फिर आप बोल सकते हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? लूनी नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मीठी नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, श्रावती नदी, भरतपूजा नदी, पेरियार नदी, पुम्बा नदी। तो ये सभी आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। इनमें से प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहली नदी का नाम है लूनी नदी, और इस लूनी नदी का अन्य नाम क्या है? लवनती नदी। तो लवनती नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो लूनी नदी को जाना जाता है। और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अजमेर, राजस्थान के अजमेर के नागा पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी की लंबाई कितनी है? तो 495 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। और ये राजस्थान और गुजरात राज्यों में विस्तार है। तो लूनी नदी का विस्तार 2 राज्यों में, राजस्थान और गुजरात। लूनी नदी भारतीय मरुस्थल में प्रवाहित होती है, यानी ये मरुस्थल में भी बहती है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन से हैं। तो सागरमती, सरस्वती, बांडी, लीलरी, ये सभी लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। नोट: लूनी नदी भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी है। तो याद रखें, भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी कौन सी है? लूनी नदी। अगली नदी का नाम है साबरमती नदी, और साबरमती नदी का उद्गम होता है राजस्थान के उदयपुर जिला के अरावली पर्वत से यह नदी निकलती है। और इस नदी का विस्तार राजस्थान और गुजरात राज्यों में है। इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं कि इसकी नदी की लंबाई कितनी है। तो 371 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। प्रारंभ में वकाल नदी के नाम से साबरमती नदी जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, याद रखिए कि साबरमती को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता है? तो वकाल नदी के नाम से जाना जाता है। साबरमती नदी को गुजरात में जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो गुजरात की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो साबरमती नदी को जाना जाता है। और साबरमती नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो भोगवा नदी इस नदी का प्राचीन नाम है। सहायक नदियां कौन कौन सी है इस नदी का? तो वकाल, हाथमती, मजाम, सेरी, हारनाव, मधुमती, ये सभी साबरमती की सहायक नदियां हैं। माही नदी: माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से, या फिर आप बोल सकते हैं विंध्य पर्वत से। और इस नदी की लंबाई कितनी है? तो 583 किलोमीटर माही नदी की लंबाई है। और इस नदी का विस्तार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्यों में है। तो माही नदी का विस्तार 3 राज्यों से होकर जाता है: मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। माही नदी खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो याद रखेंगे, माही नदी कहाँ गिराती है अपना जल? तो खंभात की खाड़ी में। और इस नदी का सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो जाखाम, सोम, चाप, अनस, ये सभी माही नदी की सहायक नदियां हैं। माही नदी से संबंधित इन नोट के बारे में देख लेते हैं कि भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि भारत की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा नदी: नर्मदा नदी का उद्गम स्थल की बात कर लेते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है। अगली नदी का नाम है नर्मदा नदी, और इस नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। और ये अमरकंटक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। नर्मदा नदी का विस्तार कौन कौन से राज्यों में? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 राज्यों में इस नदी का विस्तार है।
और इसकी लंबाई कुल कितनी है? तो 1310 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है। और यह नदी अपना जल बंगाल के खंबात की खाड़ी में यह गिराती है। अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी आपका नर्मदा नदी ही है। भारत की सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। और यह नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के माला के बीच में बहती है। और नर्मदा नदी के तट पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? सरदार सरोवर बांध, बरगी बांध, तवा डैम, ये सभी नर्मदा नदी के प्रमुख बांध हैं। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हिरन नदी, तंदोनी नदी, कोल्लर नदी। तो ये आपका नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली नदी है ताप्ती नदी। और इस ताप्ती नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से। और इस नदी का कुल लंबाई कितनी है? तो 724 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है। और इस नदी का विस्तार कौन कौन से राज्यों में? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 राज्यों में इस नदी का विस्तार है। और ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी में बहती है। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो गुजरात का सूरत शहर आपका ताप्ती नदी के किनारे स्थित शहर है। ताप्ती नदी की सहायक नदियां कौन कौन से हैं? पूर्णा, गिरना, पंजहरा, गोमई, अरुणावती, ये सभी ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। मांडवी नदी, मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखें कि गोवा की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आपका मांडवी नदी को जाना जाता है। और मांडवी नदी के किनारे गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। पेरियार नदी, पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। और केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे पेरियार नदी इसकी सबसे लंबी नदी है। अगली टॉपिक का नाम है नदियों के किनारे बसे शहर, जिनमें एक तरफ आपका नदी है, दूसरी तरफ आपका इनका शहर है और राज्य। तो सबसे पहले पहली नदी की बात करते हैं, गंगा। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? पहला हरिद्वार। और ये हरिद्वार किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, चकेरी, सहारनपुर, बिजनौर, बलिया, ये सभी आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। पटना, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर, ये आपका बिहार राज्य में है। तो ये सभी नदियां ये सभी शहर आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। दूसरी नदी है यमुना नदी। और यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? तो आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा, फरीदाबाद, दिल्ली। और ये सभी शहर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला नदी है गंगा और यमुना के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? तो इलाहाबाद। और ये इलाहाबाद किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? तो डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, माजुली। और ये किस राज्य का शहर है? तो असम राज्य का है। महानदी के किनारे स्थित शहर कटक, संबलपुर, किस राज्य का शहर है? तो उड़ीसा। गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर नासिक, नांदेड़, और ये महाराष्ट्र राज्य में है। राजमुंद्री, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है। ये भी आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है।
कृष्णा नदी के किनारे स्थित शहर विजयवाड़ा, और विजयवाड़ा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। सांगली, यह आपका महाराष्ट्र राज्य में है। कावेरी नदी के किनारे स्थित शहर तिरुचिरापल्ली, ईरोड, तंजावुर, यह आपका तमिलनाडु राज्य में है। श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, और यह आपका कर्नाटक राज्य में है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर जबलपुर, होशंगाबाद, यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है शहर है जबलपुर, होशंगाबाद, और यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में। भड़ोच, ये भी आपका नर्मदा नदी के किनारे है, और ये किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में। ताप्ती नदी के किनारे स्थित शहर बैतूल, और सूरत, और बैतूल किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश। और वही बात करें सूरत किस राज्य में? तो गुजरात। सरयू नदी के किनारे स्थित शहर तो अयोध्या, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है, और ये किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की शहर है। साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर अहमदाबाद, गांधीनगर, और ये किस राज्य का शहर है? तो गुजरात। वेगई नदी के किनारे स्थित शहर मदुरै, तो मदुरै किस नदी के किनारे स्थित है? वेगई नदी। और मदुरै किस राज्य का शहर है? तो तमिलनाडु। छिप्रा, छिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर है उज्जैन, और उज्जैन किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। इंद्रावती नदी, इंद्रावती किनारे स्थित शहर है बस्तर और जगतपुर, और ये किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित शहर राउरकेला, और ये राउरकेला किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। गोमती नदी के किनारे स्थित शहर लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, और ये सभी आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। राप्ती नदी के किनारे स्थित शहर गोरखपुर, और ये गोरखपुर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। चंबल नदी के किनारे स्थित शहर ग्वालियर, और ये किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है ग्वालियर। हिंडन नदी के किनारे स्थित शहर गाजियाबाद, मेरठ, तो गाजियाबाद और मेरठ किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे, और ये किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर सांची, विदिशा, और ये किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में सांची और विदिशा, और ये किस सांची विदिशा किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। बरेली मुरादाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो रामगंगा के किनारे आपका बरेली और मुरादाबाद शहर स्थित है, और ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। पणजी, गोवा की राजधानी पणजी, यह आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे पणजी शहर स्थित है, और ये किस कौन से राज्य का शहर है? तो गोवा, गोवा की राजधानी पणजी। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर स्थित है, और ये कोलकाता किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। लुधियाना शहर किस नदी के किनारे है? सतलज नदी, और लुधियाना शहर जो है किस राज्य में पड़ता है? तो पंजाब राज्य में आपका लुधियाना शहर स्थित है। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है, और ये किस राज्य में है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित शहर गुप्त काशी, तो मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? गुप्त काशी, और ये गुप्त काशी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में। तो फ्रेंड्स, ये था हम लोगों का प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर भैया के चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इनमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में जानेंगे। राज्यों में स्थित बांध कौन कौन से हैं, नदियों पर बनाए गए परियोजनाओं के नाम, और वीडियो के लास्ट में इनका ओवरव्यू देखिए। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहा जाता है? तो ऐसी परियोजनाएं जिनके बनाने के कई उद्देश्य होते हैं, जैसे कि बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, मछली पालन, पर्यटन आदि। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बनाने का उद्देश्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, मछली पालन, पर्यटन। तो ये सभी आपका बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बनाने के उद्देश्य हैं। सबसे पहली परियोजना का नाम है दामोदर घाटी परियोजना, और इस परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। और आपका दामोदर नदी किस राज्य में बहती है? तो झारखंड राज्य में बहती है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी ही परियोजना भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दामोदर घाटी परियोजना को कब कहा था? तो 1948 में। और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस पर आधारित है? तो यूएसए की टेनेसी नदी पर आधारित है। दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर 8 बांध बनाए गए हैं। इन्हीं बांधों को दामोदर घाटी परियोजना कहते हैं। और इन 8 बांधों में से 4 प्रमुख बांध आपका यहाँ दिया हुआ है। तो ये देखते हैं इसको कौन कौन से बांध है आपका। पहला मैथन बांध, और ये मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बराकर नदी पर। और ये किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है। दूसरा तिलैया बांध, तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाया गया है और ये झारखंड राज्य में है। तीसरा पंचेत बांध, और ये पंचेत बांध किस नदी पर बहती है? सॉरी, किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर, और ये झारखंड राज्य में है। कोनार बांध, कोनार बांध किस नदी पर है? कोनार नदी पर, और ये झारखंड राज्य में बहती है। तो ये आपको 4 बांध प्रमुख रूप से याद रखना है। भाखड़ा नागल परियोजना, और ये किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। भाखड़ा नागल परियोजना में 2 बांध बनाए गए हैं। ये भाखड़ा बांध जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, दूसरा नागल बांध जो पंजाब में स्थित है। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में, और एक कृत्रिम झील है, और ये भी आपका भाखड़ा नागल परियोजना का हिस्सा है। भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 226 मीटर भाखड़ा बांध की ऊंचाई है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नागल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। रिहंद बांध परियोजना, और यह परियोजना रिहंद नदी पर बनाया गया है। यह कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में इस परियोजना का निर्माण किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये किस परियोजना का भाग है? तो रिहंद बांध परियोजना का भाग है। तो याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, और ये रिहंद बांध परियोजना में स्थित है। हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है, और ये किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में है, और इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। तो याद रखेंगे हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। हीराकुंड बांध की मुख्य बांध की कुल लंबाई कितनी है? 4.8 किलोमीटर। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। तो याद रखेंगे विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध।
और वही बोले कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नागल बांध। भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। टिहरी बांध, और टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया, तो भागीरथी नदी पर, और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो इसकी ऊंचाई है 261 मीटर। फरक्का बांध, और ये फरक्का बांध किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर स्थित है। और ये किस राज्य में है फरक्का बांध, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है आपका फरक्का बांध, वेस्ट बंगाल। और फरक्का बांध से ही हुगली नदी निकलती है। कोलकाता बंदरगाह हुगली के किनारे स्थित है। तो याद रखेंगे कि फरक्का बांध के किनारे कौन से है, कोलकाता बंदरगाह। ये आपका टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, 260 मीटर। भाखड़ा नागर परियोजना की ऊंचाई 226 मीटर। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 138 मीटर। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यों में स्थित बांध कौन कौन से हैं। पहला राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से बांध हैं। पहला भाखड़ा बांध, और ये भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सतलज नदी पर। दूसरा पौंग बांध, पौंग बांध किस नदी पर है, तो व्यास नदी पर। चमेरा बांध रावी नदी पर। नाथपा झाकरे बांध सतलज नदी पर है। दूसरा राज्य का नाम है उत्तराखंड राज्य, और इस राज्य में कौन कौन से बांध है, टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर स्थित है। टनकपुर बांध व्यास नदी पर स्थित है। पंजाब राज्य के बांध नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। हरिके बैराज बांध व्यास और सतलज नदी दोनों पर स्थित है। थीन बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो रावी नदी पर। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश के राज्य, उत्तर प्रदेश के बांध रिहंद बांध, रिहंद बांध कौन सी नदी पर है, तो सतलज नदी पर बनाया गया। माता टीला बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। राजस्थान के बांध की बात कर लेते हैं अब। राणा प्रताप बांध चंबल नदी पर है। जवाहर बांध चंबल नदी, ये भी चंबल नदी पर है। गुजरात के बांध कौन कौन से हैं, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। उकाई बांध तापी नदी पर है। ककरापार बांध तापी नदी पर है। साबरमती बांध साबरमती नदी पर है। मध्य प्रदेश की बांध तवा बांध, तवा बांध तवा नदी पर है। बाण सागर बांध सोन नदी पर बनाया गया। ओकेश्वर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इंदिरा सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। धुआंधार बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया, और यहीं पर धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है। कपिलधार बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया। आठवां राज्य का नाम है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बांध कौन कौन से है, जायकवाड़ी बांध सतलज नदी पर स्थित है। छोब बांध कृष्णा नदी पर। कोयना बांध कोयना नदी पर स्थित है। अगला राज्य है कर्नाटक, और कर्नाटक के बांध कौन कौन से हैं, तो जोग या महात्मा गांधी बांध जो श्रावती नदी पर स्थित है। लिंगन मक्को बांध जो श्रावती नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। हिडकल बांध घाटप्रभा नदी पर बनाया गया है। पोचाम्द बांध गोदावरी नदी पर है। केरल राज्य के बांध पेरियार बांध या इडुक्की बांध, और ये किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर बनाया गया है। तेलंगाना के बांध नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। पोचाम्बाद बांध
और एक कौन सी नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। यहाँ भी था कर्नाटक का पोचाम बांध और एक गोदावरी नदी पर, यानी पोचाम बांध आपका कर्नाटक और तेलंगाना 2 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश की बांध श्रीशैलम बांध जो कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमट्टी बांध ये भी कृष्णा नदी पर स्थित है। तमिलनाडु के बांध पाइकरा बांध पाइकरा नदी पर। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। किसाऊ बांध परियोजना ये किस नदी पर बनाया गया? टोंस नदी पर। और इस परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो हिमाचल और उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो ये सभी राज्य आपका लाभान्वित राज्य है इस परियोजना से। और ये किस नदी पर बनाया गया है किसाऊ बांध परियोजना? तो टोंस नदी पर। ये आपका नदियों पर बनाए गए प्रमुख परियोजनाओं के नाम हैं। जैसे कि सिंधु नदी। सिंधु नदी का प्रमुख परियोजना का नाम है निम्नो पाजमो परियोजना। दूसरी नदी है झेलम नदी। झेलम नदी में कौन कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना। चिनाब नदी। चिनाब नदी की परियोजना सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, दुलस्ती परियोजना, यानी चिनाब नदी के 3 परियोजना प्रमुख है। रावी नदी। रावी नदी का कौन सी परियोजना है? जमेरा थीन परियोजना। व्यास नदी। व्यास नदी का पोंग डैम। सतलज नदी भाखड़ा नागल परियोजना, नाथमा झाकड़ी परियोजना, कोलडाम। महानदी पर बनाई गई परियोजना हीराकुंड परियोजना, डीकर पार परियोजना, नराज परियोजना। गोदावरी नदी की परियोजना पोचामबाद परियोजना, जैकवाड़ी परियोजना। चिनाब नदी की कौन सी परियोजना है? तो नागार्जुन परियोजना, तेलुगु गंगा परियोजना, श्रीशैलम परियोजना, अलमाटी परियोजना। कावेरी नदी की परियोजना शिवसमुद्रम परियोजना, मेटूर परियोजना। साबरमती नदी की परियोजना धरोही बांध। तो ये सभी आपका नदी था और एक नदी में कौन कौन से परियोजना स्थित है। अब पढ़ेंगे कौन सा परियोजना किस नदी पर स्थित है और इनका लाभान्वित राज्य कौन कौन से है। पहली परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना और ये परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य है आपका पश्चिम बंगाल और झारखंड। अगली परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना और ये कृष्णा नदी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसके लाभान्वित राज्य है। श्रीशैलम बांध अब परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना लाभान्वित राज्य है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। निम्नो बाजमो परियोजना ये सिंधु नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य लद्दाख, जम्मू कश्मीर। चुट्टक परियोजना सुरू नदी पर है और ये लद्दाख के कारगिल में स्थित है। कारगिल लाभान्वित राज्य है। अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इनके लाभान्वित राज्य है। चंबल बांध चंबल नदी पर बनाया गया है और मध्य प्रदेश और राजस्थान इनके लाभान्वित राज्य है। केन बेतवा लिंक परियोजना केन बेतवा नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। गंडक परियोजना गंडक नदी पर बनाया गया है और ये उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य इसका लाभान्वित राज्य है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्नेट भैया के चैनल पर।
दोस्तों आज की इस वीडियो में भारत की प्रमुख झीलें यानी लेक्स ऑफ इंडिया को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख झीलें जिसे लेक्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। झील किसे कहा जाता है या झील के बारे में जानेंगे। इसमें झीलों के प्रकार यानी झील के प्रकार कौन कौन से हैं। उसके बाद भारत की प्रमुख झीलें के बारे में जानेंगे, कौन कौन से भारत की प्रमुख झीलें हैं और राज्यों में स्थित प्रमुख जिले कौन कौन से हैं उसके बाद जानेंगे। और भारत की झीलें का लास्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण बिंदु, अन्य झीलें से रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकते हैं उसको कवर करेंगे। झील जिसे लेक्स कहा जाता है, तो आखिर झील क्या होता है। तो स्थिर जल का वह भाग जो चारों तरफ से स्थल से घिरा होता है उसे झील कहते हैं। और ये झील कैसे दिखाई देता है, तो ये देख सकते हैं आप, ये पानी है और ये पानी चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। तो स्थल से ऐसा घिरा हुआ आकृति को क्या कहते हैं, झील। और झील के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो लिम्नोलॉजी। याद रखेंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि झील के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो लिम्नोलॉजी। झील झील क्या होता है, तो जो चारों तरफ से स्थल से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, झील। और झील के अध्ययन को क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी। तो इसके बारे में तो आपको बता चुके हैं। अब पढ़ते हैं झीलों के प्रकार। तो झीलों के प्रकार दो हैं। पहला है आपका प्राकृतिक झीलें और दूसरा कृत्रिम झीलें यानी मानव द्वारा निर्मित झीलें। पहले बात करते हैं प्राकृतिक झीलें, जो प्रकृति द्वारा प्रदान की गई। पहला प्राकृतिक झीलें के अंतर्गत 6 प्रकार हैं। पहला प्रकार है विवर्तनिक झीलें, जिसे टेक्टोनिक लेक्स कहा जाता है। दूसरा लैगून या खारी झीलें, और एक झीलें खारे पानी की झील होती है। तीसरा हिमानी निर्मित झीलें, यानी कि ये ग्लेशियर से निर्मित झीलें होती है। चौथा वायु निर्मित झीलें, और ये वायु से निर्मित झीलें होती है। चौथा डेल्टाई झीलें, जो डेल्टा द्वारा निर्मित होती है। छठा ज्वालामुखी निर्मित झीलें, जिसे क्रेटर झीलें भी कहा जाता है। दूसरा भाग के बारे में जानते हैं, कृत्रिम झीलें या मानव निर्मित झीलें। पहला गोविंद सागर झील, जो सतलज नदी पर बनाया गया है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ये रिहन नदी पर स्थित है और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। तीसरा राणा प्रताप और जवाहर सागर झीलें, और ये चंबल नदी पर स्थित है और ये राजस्थान राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर झील या कृष्णा नदी पर स्थित है और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में स्थित है। स्टेनले जलाशय, ये कावेरी नदी पर स्थित है और ये तमिलनाडु राज्य में है। पेरियार झील पेरियार नदी पर बनाया गया है और ये कौन से राज्य में है, तो केरल राज्य में स्थित है। ये आपका भारत की प्रमुख झीलों का मैप है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत कौन कौन से झील है, तो डल झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, मानस झील, ये सभी जम्मू कश्मीर की झील है। हिमाचल प्रदेश के झील की बात कर लेते हैं। रेणुका झील, सूरजताल झील, खरजल झील, ये आपका हिमाचल प्रदेश की झील है। उत्तराखंड के झील नैनीताल झील, देवताल झील, खुरपताल झील। राजस्थान के झील के अंतर्गत कौन कौन से झील है, तो राजसमंद झील, जयसमंद झील, सांभर झील, पिछोला झील, डेड़वाना झील। बिहार के झील, तो बिहार के अंतर्गत कोबर झील आता है आपका। सिक्किम की झील की बात कर लेते हैं। चोलामू झील, कुरुडोंगर झील, ये आपका सिक्किम के झील है। मणिपुर के झील है आपका लोकटक झील, और मिजोरम का पाला झील,
और असम का दीपर झील आता है। असम में कौन सा झील है? तो दीपर झील। और मध्य प्रदेश में आपका भोजताल झील है। उड़ीसा में चिल्का झील आता है। महाराष्ट्र की झील है लोनार झील, सलीम अली सरोवर झील। तेलंगाना में हुसैन सागर झील है आपका। आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील प्रमुख है। और तमिलनाडु के झील है पुलिकट झील, ऊटी झील, कोडाइकल झील। और केरल के झील है वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील। और कर्नाटक में बेलाई झील, पाम्पा झील। तो ये सभी आपका भारत की प्रमुख झीलें हैं, जिसका आप पीडीएफ में भी आप रिवाइज कर सकते हैं। प्राकृतिक झीलें के 6 प्रकार जो इस प्रकार से दिए हुए हैं। पहला, विवर्तनिक झील, जिसे टेक्टोनिक लेक्स भी कहा जाता है। और इस झील का निर्माण जमीन के उठने या धंसने से हुआ है। तो याद रखेंगे, विवर्तनिक झील का निर्माण किस कारण से हुआ है? तो जमीन के उठने या धंसने से। और इस झील का उदाहरण क्या है? तो कश्मीर का उलर झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है। दूसरा है लेगून या खारी झील, और ये समुद्र तटीय झील होते हैं। तो लेगून झील और या फिर आप जिसे बोल सकते हैं खारी झील, ये समुद्र तटीय झीलें होती हैं। और इसका निर्माण परवाल भित्ति या बालू और चट्टान से होता है। लेगून झील का उदाहरण कौन कौन से हैं? चिल्का झील, पुलिकट झील, वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील। और ये सभी झील समुद्र तटीय झील हैं, यानी समुद्र के किनारे स्थित है। तीसरा है हिमानी निर्मित झील, जिसे ग्लेशियर फॉर्मेड लेक्स भी कहा जाता है। और इसका निर्माण हिमनद के अपरदन से हुआ है। और इस हिमानी निर्मित झील का निर्माण तो बात कर ली, इसका उदाहरण कौन कौन से हैं? तो नैनीताल, राजस्थान, खोड़पताल, रूपकुंड। चौथा, वायु निर्मित झील, जिसे एयर क्रिएटेड लेक्स भी कहा जाता है। तो इसका निर्माण किस कारण से हुआ है? तो हवाओं के प्रवाह एवं अपरदन से निर्मित झीलें होती है। इन झीलों को प्याला भी कहा जाता है। तो वायु निर्मित झीलों को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्याला के नाम से जाना जाता है। ये मुख्यतः राजस्थान की लवणीय झीलें होती है। ये कौन कौन सी झीलें राजस्थान की? तो सांभर झील, डिडवाना झील, पंचभद्रा झील। तो ये सभी वायु निर्मित झीलें हैं। पांचवा है डेल्टाई झील, जिसे डेल्टाई लेक्स भी कहा जाता है। और ये किससे निर्मित होता है? तो डेल्टाई क्षेत्रों में नदियों द्वारा निर्मित। तो इसका निर्माण नदियों द्वारा होता है। और इसका उदाहरण कौन कौन से हैं? कोलेरू झील, जो कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा पर स्थित है। तो डेल्टाई झीले का उदाहरण हो गया कोलेरू झील। छठा है ज्वालामुखी निर्मित झील, जिसे क्रेटर झील भी कहा जाता है। और इसका निर्माण ज्वालामुखी के फटने से होता है। और इसका उदाहरण क्या है? तो लोनार झील, जिसे क्रेटर झील भी कहा जाता है। और ये लोनार झील कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के बुढ़नपुर जिला में स्थित है। तो याद रखेंगे, लोनार झील महाराष्ट्र के बुढ़ानपुर जिले में स्थित है। भारत की प्रमुख झीलें, मैंने उन्हीं प्रमुख झीलों को लिया है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला लोकटक झील, और ये लोकटक झील आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इनमें तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। और वो कौन सा द्वीप है? तैरता हुआ द्वीप कौन सा पाया जाता है? तो फुमडी द्वीप, तैरता हुआ द्वीप पाए जाते हैं लोकटक झील में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील के पास है। और ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो आपका मणिपुर ही राज्य में स्थित है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में संघाई हिरन
पाया जाता है। और लोकटक झील में जैव विविधता अधिक होने के कारण लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला झील है पुलिकट झील, और ये पुलिकट झील का विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, जिनमें आंध्र प्रदेश का हिस्सा है 96%, यानी अधिकतर हिस्सा आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है, और तमिलनाडु में आपका 4% हिस्सा पड़ता है, यानी कुछ हिस्सा पुलिकट झील तमिलनाडु में ही है। और ये पुलिकट झील लेगून और खारे पानी की झील है। और पुलिकट झील में ही श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है। तो श्री हरिकोटा द्वीप कौन से झील के अंतर्गत है? पुलिकट झील के अंतर्गत। और श्री हरिकोटा द्वीप में सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, और यहीं पर इसरो का लॉन्चिंग पैड भी स्थित है। और इसरो का लॉन्चिंग पैड का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। इसरो का लॉन्चिंग पैड का कहाँ स्थापना की गई थी? तो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, और ये श्री हरिकोटा द्वीप में स्थित है। अगली झील का नाम है वेबनाड झील, और ये वेबनाड झील आपका केरल राज्य में स्थित है। तो याद रखना है कि वेबनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में। और ये भारत की सबसे लंबी झील है। तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेबनाड झील। और इसकी लंबाई कितनी है? तो वेबनाड झील की तो 96 किलोमीटर वेबनाड झील की लंबाई है। ओणम पर्व पर प्रतिवर्ष नौका दौड़ होता है, यानी कि हर साल इस झील में ओणम पर्व का आयोजन होता है, यानी ओणम फेस्टिवल का आयोजन होता है। तो इस झील में नौका यानी नाव का रेस किया जाता है। इसे नेहरू ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। तो वेबनाड झील का अन्य नाम क्या है? नेहरू ट्रॉफी। अगली झील का नाम है चिल्का झील, और ये ओडिशा राज्य का झील है। तो ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में। तो राज्य आपको ये याद रखना है कि कौन सा राज्य में कौन सा झील है। तो इम्पोर्टेंट ये है आपके लिए। और ये भारत की सबसे बड़ी झील है, या फिर आप बोल सकते हो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील। और या तो भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। और इस झील में झींगा मछली का उत्पादन होता है। ये झींगा एक प्रकार का मछली होता है, उसका उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में इसी झील में होता है। तो आपको इससे 4 पॉइंट याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेबनाड झील। और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील चिल्का झील। और एक और आपको याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उलर झील। राज्य एवं उनकी प्रमुख झीलें। यहाँ पर आपका परियोजना ना होगा राज्य या यूटी होना चाहिए, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ गलती से टाइपिंग में मिस्टेक होने के कारण परियोजना लिखा गया। लद्दाख के प्रमुख झील पेंगोंग तसो झील, तसो मोरारी झील, तसोकर झील। जम्मू कश्मीर के झील कौन कौन से? तो डल झील, उलर झील, वेरीनाग झील, अनंतनाग झील, शेषनाग, नागिन, मानसबल झील। तो ये सभी आपका जम्मू कश्मीर की झील है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत झील गोविंद सागर झील, महाराणा प्रताप सागर झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, पोंग डेल झील। उत्तराखंड के प्रमुख झील नैनीताल झील, देवताल झील, भीमताल झील, नौकुचियाताल, खूरपताल, रूपकुंड झील। पंजाब की झील हरिके झील, कांजली झील, रोपड़ झील। हरियाणा की झील की बात कर लेते हैं। सूरजकुंड झील, बड़खल झील, ये आपका हरियाणा की झील है। राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख झील आते हैं? सांभर झील,
पंचभद्र झील, जयसंबंध झील, डिडवाना झील, पुष्कर, फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला झील, राजसंबंध। उत्तर प्रदेश की झील, कीर्थम झील, बखीरा झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, खुर हातल झील। मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाली झील, भोजताल झील। गुजरात के प्रमुख झील, नल सरोवर, नारायण सरोवर, कांकरिया, हमीरसर, ये सभी गुजरात के प्रमुख झील हैं। महाराष्ट्र के झील कौन से है? लोनार झील, पवई झील, गोरोवाड़ झील, सलीम अली सरोवर झील। सिक्किम के प्रमुख झील, चोलामो झील, गुरु डोंगमर झील, ये सभी सिक्किम के प्रमुख झील हैं, जिनमें चोलामो झील सबसे प्रसिद्ध झील है। असम के झील, दीपोरबिल झील, सोनबिल झील, हाफलॉन्ग झील। मेघालय का झील, उमियम झील। त्रिपुरा के प्रमुख झील, रुद्र सागर झील। आंध्र प्रदेश की झील, हुसैन सागर, पुलिकट, कोलेरू झील, ये आपका आंध्र प्रदेश की झील है। तेलंगाना की झील, उस्मान सागर झील, हिमायत सागर झील। कर्नाटक के प्रमुख झील, बेलांदूर झील, पंपा सरोवर झील। केरल के प्रमुख झील, वेवनाड झील, अष्टमुदी झील, शरथ कोटा झील। तमिलनाडु के प्रमुख झील, बेरिजाम झील, ऊटी झील, कोडाइकनाल झील, चेम्बरमक्कलम झील। झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या आपका बन सकता है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील, और ये चिल्का झील आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील, और ये उलर झील आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, और ये आपका यूपी राज्य में स्थित है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामो झील, और ये आपका चोलामो झील सिक्किम राज्य में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लोकतक झील पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और ये लोकतक झील आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। भारत में सबसे बड़े लेगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील, और ये किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में, जिसके बारे में आपको बता चुके हैं। मणिपुर की जीवन रेखा किस झील को कहा जाता है? तो लोकतक झील को मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगून झील भी है और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील भी है। तो इससे 3 पॉइंट याद रखना है आपको। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील, तो याद रखिए कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांभर झील। तो फ्रेंड्स, ये था हम लोगों का भारत की प्रमुख झीलें, जिसे हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नेड भैया के चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जलप्रपात यानी वाटरफॉल को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जलप्रपात, जिसे वाटरफॉल कहा जाता है, तो वाटरफॉल किसे कहते हैं? पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों को जलप्रपात कहते हैं। तो ये आपका पहाड़ से निकल रही है नदी और या तो नाला से निकलने वाली पानी को क्या कहते हैं? जलप्रपात।
राज्यों में स्थित प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात में आपको 2 पॉइंट मुख्य रूप से याद रखना है। पहला, जलप्रपात कौन से नदी पर स्थित है और दूसरा कौन से राज्य में स्थित है। इन्हीं 2 पॉइंटों से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं। पहला राज्य है आपका कर्नाटक। कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं? कुचिकल जलप्रपात। और ये कुचिकल जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो वराही नदी पर स्थित है। कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 455 मीटर इस जलप्रपात की ऊंचाई है। और ये कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो आपको नदी और कौन से राज्य में स्थित है, 2 पॉइंट आपको प्रमुख रूप से याद रखना है। दूसरा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। और ये कौन से राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में ही स्थित है, क्योंकि कर्नाटक के बारे में भी पढ़ रहे हैं। और ये जोग जलप्रपात आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो शरावती नदी के किनारे आपका जोग जलप्रपात स्थित है। जोग जलप्रपात की ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो इसकी ऊंचाई है 253 मीटर और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा सीधे गिरने वाला जलप्रपात है। कर्नाटक का तीसरा प्रमुख जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात। और ये शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कौन सी नदी के किनारे है? तो कावेरी नदी पर स्थित है, या फिर किनारे बोल सकते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात की तो 98 मीटर इस जलप्रपात की ऊंचाई है। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात। अगला, मेघालय के प्रमुख जलप्रपात। पहला, नोक्कलिकाई जलप्रपात। और ये जलप्रपात आपका वराही नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 340 मीटर इसकी ऊंचाई है नोक्कलिकाई जलप्रपात की। और ये भारत का सबसे ऊंचा प्लेंजिंग झरना है। तो आपको याद रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा प्लेंजिंग झरना कौन सी है? तो नोक्कलिकाई जलप्रपात। और ये कौन सी नदी पर स्थित है? वराही नदी पर स्थित है और एक मेघालय राज्य में है। एलिफेंटा जलप्रपात। और एलिफेंटा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? उमसिरिपी नदी पर। उमसिरिपी नदी पर आपका एलिफेंट जलप्रपात स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये एलिफेंट जलप्रपात कौन से राज्य में है? तो मेघालय राज्य के, क्योंकि इसके बारे में भी पढ़ रहे हैं। गोवा के प्रमुख जलप्रपात। पहला, दूध सागर जलप्रपात। और ये कौन सी नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पर। तो मांडवी नदी पर आपका दूध सागर जलप्रपात स्थित है और ये गोवा और कर्नाटक के सीमा पर स्थित है। तो दूध सागर जलप्रपात आपका गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। दूसरा राज्य जलप्रपात है गोवा का नेत्रावली जलप्रपात। और ये नेत्रावली जलप्रपात जुआरी नदी पर स्थित है और यह जलप्रपात नेत्रावली अभयारण्य के अंदर स्थित है। तो नेत्रावली जलप्रपात नेत्रावली अभयारण्य के अंदर स्थित है। ओडिशा राज्य के प्रमुख जलप्रपात। पहला है खंडाधार जलप्रपात और ये कोरानाला नदी के किनारे स्थित है और यह जलप्रपात एक तलवार के आकार का दिखता है। तो इसकी आकृति कैसी है? एक तलवार के आकार का। और एक खंडाधार जलप्रपात किस राज्य में? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। दूसरा है ओडिशा राज्य का प्रमुख जलप्रपात बरहे पानी जलप्रपात। बरहे पानी जलप्रपात। और ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। और ये ओडिशा का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ओडिशा ये आपका है। ओडिशा का सबसे ऊंचा जलप्रपात बरहे पानी जलप्रपात है। तीसरा प्रमुख जलप्रपात है भीमलत जलप्रपात। और ये भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मांगली नदी पर आपका भीमलत जलप्रपात स्थित है। और आपका भीमलत जलप्रपात कौन से राज्य में है?
तो ओडिशा राज्य में आपका स्थित है। अगला राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात कौन से है आपका मध्य प्रदेश से? तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात है रान्हे जलप्रपात, और आपका रान्हे जलप्रपात केन नदी पर स्थित है। तो रान्हे जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? केन नदी पर। और इस रान्हे जलप्रपात का अन्य नाम भी है। क्या नाम है इसका अन्य नाम? तो भारत का ग्रैंड कैन्यन के नाम से किस जलप्रपात को जाना जाता है? तो रान्हे जलप्रपात को भारत का ग्रैंड कैन्यन के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का दूसरा प्रमुख जलप्रपात है कपिल धारा जलप्रपात, और ये कौन से नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है कपिल धारा जलप्रपात, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है धुआंधार जलप्रपात, और ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के 3 जलप्रपात आपको याद रखना है प्रमुख रूप से, रान्हे जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। कौन सी नदी पर स्थित है? रान्हे जलप्रपात केन नदी पर, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात, पहला मैनाल जलप्रपात, और मैनाल जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो मैनाल नदी पर स्थित है आपका मैनाल जलप्रपात। और इस मैनाल जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? तो राजस्थान का मिनी खजुराहो मैनाल जलप्रपात का अन्य नाम है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो मैनाल जलप्रपात, और जो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला है भीमलात जलप्रपात, और ये कौन से नदी पर स्थित है? तो मांगली नदी पर आपका भीमलात जलप्रपात है, और ये भीमलात की जलप्रपात कौन से राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। चुलिया जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में। और एक इसमें ये चुलिया जलप्रपात कौन से नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य है। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात कौन से? चित्रकूट जलप्रपात, और ये चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? तो भारत का नियाग्रा के नाम से चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है। और ये चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। या फिर आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका आंसर यही होगा कि चित्रकूट जलप्रपात। और ये आपका ये चित्रकूट जलप्रपात कौन से राज्य में है? तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला राज्य है झारखंड, और ये झारखंड का प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो हुंड्रू जलप्रपात कौन से राज्य में? तो झारखंड राज्य में स्थित है। और ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। दूसरा जलप्रपात है लोथ जलप्रपात। ये कौन सी नदी पर स्थित है लोथ जलप्रपात? बुरहा नदी पर या तो बुढ़ी नदी के पर। तो बुरहा नदी बोल सकते हैं आप, या तो बुढ़ी नदी पर, दोनों। यह इसका नाम, बुरहा नदी का नाम है बुढ़ी नदी। ये लोथ जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? लोथ जलप्रपात। और ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो बूढ़ी नदी पर स्थित है। और ये लोथ जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? बुढ़ा घाघ जलप्रपात। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बुढ़ा घाघ जलप्रपात के है। अधिकतर नाम से लोथ जलप्रपात को बुढ़ा घाघ जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। अगला जलप्रपात है आपका दसम जलप्रपात। झारखंड का
दसम जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो कांची नदी पर स्थित है। झारखंड का चौथा जल और ये राजरप्पा जलप्रपात या दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि राजरप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। सदनी जलप्रपात और ये सदनी जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? शंख नदी पर। और ये झारखंड राज्य में दोनों तो 5 झारखंड राज्यों से संबंधित आपको याद रखना है। बिहार राज्य के प्रमुख जलप्रपात, पहला धुआंकुंड जलप्रपात और ये धुआंकुंड जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो काओ नदी पर स्थित है। दूसरा सुखल दरी जलप्रपात और ये कौन सी नदी पर स्थित है? कनहर नदी पर स्थित है। तो बिहार के 2 जलप्रपात प्रमुख रूप से आपको याद रखना है, धुआंकुंड जलप्रपात, सुखल दरी जलप्रपात। धुआंकुंड जलप्रपात कौन सी नदी पर है? काओ नदी पर। सुखल दरी जलप्रपात कनहर नदी पर। और ये आपका बिहार का मैप है। भारत के प्रमुख जलप्रपात का ये मैप है, जिसमें आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से जलप्रपात है या लद्दाख में ककोलत जलप्रपात, मंझर कुंड, धुआं कुंड, नॉर्थ टैंक, मछरियल जलप्रपात, सीसू जलप्रपात, चेडविक जलप्रपात, वुंदला जलप्रपात। यह आपका हिमाचल प्रदेश का जलप्रपात है। मध्य प्रदेश के जलप्रपात कौन कौन से? गंगुलपरा टैंक जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, कुकुड़ी खापा जलप्रपात, लिपाही जलप्रपात, पांडव जलप्रपात। ये सभी मध्य प्रदेश के जलप्रपात हैं। महाराष्ट्र के जलप्रपात कौन से? मालेश्वर जलप्रपात, लिंगमाला जलप्रपात, थोसघर जलप्रपात, शिवधर धल जलप्रपात। छत्तीसगढ़ के जलप्रपात, तो ये आपका छत्तीसगढ़ है और ये छत्तीसगढ़ के जलप्रपात कौन सा है? मलाज कुंडम जलप्रपात, गुप्तेश्वर जलप्रपात, कुसेल जलप्रपात, मल्हेज कुंड इंदुल जलप्रपात। तो आपका ये आंध्र प्रदेश राज्य है और ये आंध्र प्रदेश का कौन कौन से जलप्रपात है? तो कैलाश कोना जलप्रपात, क्रिंदोल जलप्रपात, पोचेरा जलप्रपात, एपी पोथला जलप्रपात, कपिल तीर्थम जलप्रपात। ये आपका आंध्र प्रदेश का जलप्रपात है। तो ये आपका भारत के प्रमुख जलप्रपात थे। जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात और ये कुचिकल जलप्रपात आपका कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। और ये कुचिकल जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो वराही नदी पर स्थित है। जोग या जेरोसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो इनका नया नाम महात्मा गांधी झरना है। तो आपको याद रखना है कि जोग जलप्रपात का नया नाम क्या हो गया है? महात्मा गांधी झरना। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बरहे पानी जलप्रपात और ये बरहे पानी जलप्रपात कौन से राज्य में है? तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कुंचिकल जलप्रपात है। झारखंड की राजधानी रांची को भारत में झरनों का शहर के रूप में जाना जाता है। ये आपको 5 पॉइंट महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात। दूसरा है जोग या जेरोसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी झरना। भारत का दूसरा जलप्रपात कौन सा है? तो बरहे पानी जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। झारखंड की राजधानी रांची को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की झरनों का शहर। तो दोस्तों ये था हम लोगों का इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर 12 जलप्रपात, जिसे हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।
नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नेड भैया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जलवायु यानी क्लाइमेट को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मौसम। मौसम किसे कहा जाता है? किसी स्थान पर वायुमंडल की दिन प्रतिदिन स्थिति को मौसम कहते हैं और ये मौसम अल्पकालीन अवस्था होती है जो 1 से 7 दिन में बदल जाती है। और ये मौसम कभी बारिश रहता है, कभी धूप छाँव, जैसे आपका मौसम का उदाहरण हो सकता है। जलवायु। जलवायु किसे कहते हैं? तो किसी स्थान या देश के लंबे समय लगभग 30 दिन का औसत मौसम जलवायु कहलाता है। और जलवायु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जलवायु के अध्ययन को जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। और भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारतीय जलवायु, इंडियन क्लाइमेट कौन सी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु, यानी भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु के अध्ययन को क्या कहते हैं और भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ऋतु, जिसे सीजन कहते हैं। तो ऋतु किसे कहा जाता है? एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन को ऋतु कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शीत ऋतु। ये सभी आपका ऋतु का उदाहरण है। भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। तो भारत में उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसे आप मैप में भी समझ सकते हैं कि आपका ये वर्ल्ड का मैप है और इस वर्ल्ड की मैप में 0 डिग्री आपका भूमध्य रेखा है और ये आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा है जो भारत के मध्य होकर गुजरती है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं और इसी क्षेत्र में आपका ये भारत आ जाता है। तो भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। इसे आप एक और मैप से समझ सकते हैं। ये आपका अपना प्यारा भारत है और ये आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और ये आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा है जो भारत के मध्य होकर गुजरती है। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा भी जान लेते हैं कि कर्क रेखा ये आपका 23.5 डिग्री है और ये 66.5 डिग्री, जिसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और आर्कटिक रेखा के ऊपर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री के ऊपर के क्षेत्र को शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र एक कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच बनती है और एक मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में बनती है। और ये आपका मकर रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बनती है और आर्कटिक रेखा के नीचे का क्षेत्र शीत कटिबंधीय क्षेत्र आता है। मानसून। भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन अरब विद्वान अल मसूदी ने किया। तो आपको याद रखना है कि भारतीय मानसून का सबसे पहले किस विद्वान ने किया? तो अरब के विद्वान अल मसूदी ने किया। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है
और इस मौसम शब्द का क्या अर्थ होता है? तो मौसम शब्द का अर्थ होता है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तल से ऊंचाई, हिमालय पर्वत, स्थलाकृति, समुद्र तट से दूरी। ये 5 भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला अक्षांशीय विस्तार, दूसरा समुद्र तल से दूरी यानी भारत की कितनी दूरी है, और हिमालय पर्वत और समुद्र तट से दूरी और स्थलाकृति। वृष्टि छाया क्षेत्र, जहाँ बारिश कम होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं और ये पहाड़ों के पीछे की तरफ होती है। पहाड़ों की वजह से बारिश पैदा करने वाली हवाएं रुक जाती है और पीछे सूखापन आ जाता है। इसी वजह से इस क्षेत्र में बारिश कम होती है। इसे आप चित्र में भी समझ सकते हैं कि आपका ये पहाड़ है और पहाड़ के अगले भाग में आपका अधिकतर बारिश होती है, क्योंकि ये आपका समुद्र से जुड़ा होता है। तो समुद्र के तटीय से जुड़ा होने के कारण इस तरह बारिश होती है और ये इसे उस पार आपका हवाएं रोक देने के कारण इस पीछे की तरफ आपका यहाँ बारिश नहीं होती और यहाँ सूखा पड़ जाता है। भारत में मानसून। भारत में मानसून का आगमन जून के पहले सप्ताह में होता है। तो आपको याद रखना है कि भारत में मानसून कब प्रवेश करती है? तो जून के पहले सप्ताह में प्रवेश करती है। और भारत में मानसून की अवधि कितनी है? तो जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य भारत में मानसून की अवधि है। दिन की बात करें कि कितने दिन होती है के बीच है, तो 100 से 120 दिनों के बीच में होती है। तो मानसून की अवधि 100 से 120 दिनों के बीच में भारत में मानसून होती है। भारत में मानसून की बारिश सबसे पहले केरल राज्य में होती है। ये केरल राज्य भारत का पहला राज्य है जहां दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश होती है। तो आपको केरल राज्य से 2 पॉइंट याद रखना है कि भारत में मानसून की पहली बारिश कहाँ होती? तो केरल राज्य में। या फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत का पहला राज्य वह कौन सा है जहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश होती है? तो आपका आंसर केरल राज्य ही होगा। भारत में मानसून का मौसम आमतौर पर जून से सितंबर तक रहता है। कहाँ भारत में मानसून का मौसम कब तक रहता है? तो जून से सितंबर तक रहता है। भारत में मानसून का आगमन का दिशा कौन सा है? दक्षिण पश्चिम दिशा से है। और वही शीतकाल में मानसून का आगमन का दिशा उत्तर पश्चिम दिशा से होता है। इसे आप मैप में भी समझ सकते हैं। ये आपका भारत का मैप है और इस भारत के मैप में दक्षिण पश्चिम से आपका मानसून भारत में प्रवेश करती है। और वही शीतकाल में भारत में मानसून उत्तर पूर्वी से प्रवेश करती है। उत्तर पूर्व से शीतकाल में प्रवेश करती है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्नड भैया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं भारत की जनगणना, सेंसस ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की जनगणना, सेंसस ऑफ इंडिया। जनगणना, इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनगणना होता क्या है। तो किसी देश या किसी क्षेत्र में लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करना और उसे रिकॉर्ड करना,
ही जनगणना कहलाता है। तो जनगणना के बारे में आपको याद रखना है कि जनगणना क्या होता है। किसी देश या क्षेत्र में लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करना या रिकॉर्ड करना, उसे जनगणना कहते हैं। जनगणना जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत की जाती है। भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में आयोजित की जाती है। तो आपको याद रखना है कि भारत में कितने वर्षों में जनगणना का आयोजन होता है। तो हर प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजन होता है। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहली जनगणना किसके कार्यकाल में और कब हुई थी। तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और कब हुआ। तो 1881 में ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। आजादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम 1948 में अधिनियमित किया गया था। दो 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो आपको याद रखना है कि 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी। तो 15वीं जनगणना। और वही बात किया जाए कि स्वतंत्र भारत की 2011 की कौन सी जनगणना है। तो 7वीं जनगणना। किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा आयोजित की गई। भारतीय जनगणना का जनक हेनरी वाल्टर को कहा जाता है। उन्होंने साल 1830 में ढाका में भारतीय शहरों की पहली जनगणना की थी। इसलिए हेनरी वाल्टर को क्या कहा जाता है। भारतीय जनगणना का जनक। तो आपको याद रखना है कि भारतीय जनगणना का जनक किसे कहा जाता है। हेनरी वाल्टर को। भारतीय सांख्यिकी का जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस को कहा जाता है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि भारतीय सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस। भारत के संविधान का अनुच्छेद 246 जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है और यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। और इनसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद में जनसंख्या जनगणना नियंत्रित करने का उल्लेख मिलता है। तो अनुच्छेद 246। गृह मंत्रालय भारत में जनगणना के लिए जिम्मेदार है। 2011 की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। साल 2011 में भारत की आखिरी जनगणना हुई थी। इसमें आपको याद रखना है कि भारत की आखिरी जनगणना कब हुई थी। तो साल 2011 में भारत की आखिरी जनगणना की गई थी। 2011 की जनगणना का शुभारंभकर परगणक शिक्षिका थी। तो इसका शुभांकर का भी याद रखना है कि जो 2011 की जनगणना का शुभांकर कौन थे। परगणक शिक्षिका। 2011 की जनगणना में पहली बार ट्रांसजेंडर को अलग श्रेणी में शामिल किया गया। 2011 में पहली बार ऑनलाइन जनगणना का आंशिक
उपयोग किया गया। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है और इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही गया है कि भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 17.5% है। 2 फरवरी 2011 को केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इस शुभंकर का अनावरण किया था। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, जिसके बारे में तो पहले बात कर चुके हैं। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर श्री चंद्रमौली थे। भारत की जनगणना 2011 2 चरणों में आयोजित की गई थी। 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत 2200 करोड़ थी। 2011 की जनगणना में जनसंख्या गणना के दौरान 29 प्रश्न पूछे गए थे। अब पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या किसे कहते हैं? तो किसी खास जगह पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जिनमें पुरुष की जनसंख्या 62.31 करोड़ है और महिला जनसंख्या की बात करें तो महिला की जनसंख्या क्या है? 58.75 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की पुरुष दशकीय वृद्धि 17.7% रही। अब बात कर लेते हैं राज्यों की जनसंख्या। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है? तो लगभग 19 करोड़ लोग इन उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करते हैं। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 12 करोड़ के करीब निवास करते हैं। बिहार में 10 करोड़, पश्चिम बंगाल में 9 करोड़, मध्य प्रदेश में 7 करोड़ और तमिलनाडु में 7 करोड़, राजस्थान में 6 करोड़, सिक्किम में 6 लाख। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश से, और कितना है? तो 19.98 करोड़। और वही बात करती हैं कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, जो 6 लाख में है इसकी जनसंख्या। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, और ये सिक्किम भारत की जगह पर स्थित है। तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या। पहला है दिल्ली, जिसकी जनसंख्या करीब है 1 करोड़। 1,67,87,941 है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और इसकी जनसंख्या है 3,80,581। चंडीगढ़, जिसकी जनसंख्या है 10 लाख। दादरा नगर हवेली, इसकी जनसंख्या है 3,82,853।
दमन और दीव जिसकी जनसंख्या है 2 लाख। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की जनसंख्या है 64,473। पुडुचेरी जिनकी जनसंख्या है 12,47,953। इनमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। भारत का सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। दादरा और नगर हवेली की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। तो आपको 2 पॉइंट मुख्य रूप से याद रखना है कि सबसे अधिक जनसंख्या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, तो दिल्ली में, और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या। भारत के शहरी इलाकों के जनसंख्या है 37.7 करोड़। अगर इनका प्रतिशत में बात करें तो इनका प्रतिशत में हिस्सा है 31.16%। वही ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी जनसंख्या 83.3 करोड़ है जो सर्वाधिक है, और ये प्रतिशत में इनका है 68.84%। जनसंख्या घनत्व। किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति पाया जाता है। वही बात करें कि भारत का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार, और इनका घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और ये 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर। किसी आबादी या समूह में लोगों की संख्या में बढ़ोतरी को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, किसी आबादी या समूह में लोगों की बढ़ोतरी को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य बिहार है जो 25.4% की हिस्सेदारी रखती है। और वही न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है आपका नागालैंड, और इनमें जनसंख्या -0.5% है, यानी कि नकारात्मक यहाँ पर वृद्धि होती है। जनसंख्या के मामले में विश्व में भारत की स्थिति। 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश था। तो आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड पॉपुलेशन परसेंटेज है, जिनमें भारत का हिस्सेदारी है 17.9% या 17.7% भी आप बोल सकते हैं, और वही चीन की हिस्सेदारी कितनी है, 18.9%। लिंग अनुपात। किसी भी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। भारत का कुल लिंग अनुपात 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। इसका कहने का मतलब है कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं पाई जाती है।
वही बात करें कि भारत का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल, जिनमें 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर पाए जाते हैं। और वही बात करें कि न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा, और जिनमें 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। 0 से 6 वर्ष के बीच में भारत का बाल लिंगानुपात कितना है, तो 919 लड़कियां प्रति 1000 लड़के पर हैं। साक्षरता दर, किसी क्षेत्र में 7 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों में से कितने लोग पढ़ और लिख सकते हैं, उसे साक्षरता दर कहते हैं। भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% है, जिनमें पुरुष की साक्षरता दर 82.14% है और वही महिला की साक्षरता दर 65.46% है। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, जिनमें 94% शिक्षित हैं। और वही बात करें भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार, और ये बिहार में कितना प्रतिशत हिस्सा साक्षर हैं, तो 61.8% लोग साक्षर हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं लर्नेड भैया में। साथियों, आज के इस वीडियो में भारत की मिट्टी स्वेल ऑफ इंडिया को कवर करेंगे और इस टॉपिक से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो की बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत की मिट्टी स्वेल ऑफ इंडिया, मृदा या मिट्टी, जिसे इंग्लिश में स्वेल कहा जाता है। तो आखिर मृदा होता क्या है, इससे तो हम लोग सब परिचित है कि मिट्टी तो हर जगह पाया जाता है। तो आखिर मृदा होता क्या है, तो पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के ऊपर की सतह पर पाए जाने वाले मोटे, मध्यम और बारीक कणों यानी छोटे कणों के मिश्रण को मृदा या मिट्टी कहते हैं। और इसके साथ और आज ध्यान रखने वाली बात है कि मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहा जाता है। साथ ही आपको इसमें याद रखना है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलुम शब्द से हुई है। और मृदा का निर्माण अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों, गैस, पानी और जीव जंतुओं के अवशेषों से होता है। मृदा में कई बार ह्यूमस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो उसके बारे में समझते हैं। ह्यूमस यह मिट्टी में पाया जाने वाला काले भूरे रंग वाला कार्बनिक पदार्थ होता है। ह्यूमस जीव जंतुओं के मृत अवशेषों के सड़ने गलने अथवा पशुओं के उत्सर्जी पदार्थों के जैविक अपघटन से बना काले भूरे रंग का पदार्थ होता है, जो पौधों में वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत उपयोगी होता है और ये ह्यूमस कहलाता है। और आप देख सकते हैं कि मृदा की सबसे ऊपरी परत, मृदा की ये सबसे ऊपरी परत क्या कहते हैं, ह्यूमस, और यहीं पर ह्यूमस मात्रा ज़्यादा होती है और इसी में उपजाऊ खेती की जाती है। भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं, तो पहला आपका जलोढ़ मिट्टी आता है, दूसरा काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी। ये 8 मिट्टियाँ भारत में पाई जाती है, जिनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहली मिट्टी आती है आपका जलोढ़ मिट्टी,
जिसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। और इस मिट्टी का निर्माण नदियों के बहाव से आई गाद के जमाव से होती है। और जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी नदियों के किनारे, बाढ़ के मैदानों, तटीय मैदानों और नदियों के डेल्टाओं में पाई जाती है। इसमें पोटास और चूना की मात्रा काफी ज्यादा होती है और फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कम होती है। तो आपको जलोढ़ मिट्टी के से संबंधित ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये मिट्टी धान यानी चावल की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। साथ ही इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास, फल, सब्जियों की खेती की जाती है। तो ये आपका जलोढ़ मिट्टी पाए जाने वाले भारत का क्षेत्र है जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अधिकतर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। पहली है बांगर, जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, और दूसरी है खादर, जिसे नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। चलिए इनका एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। जलोढ़ मिट्टी का पहला प्रकार बांगर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। बांगर मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका रंग काला तथा भूरा होता है और यह मिट्टी कम उपजाऊ मिट्टी होती है। दूसरी मिट्टी है खादर मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर या वेटलैंड कहा जाता है। यह बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है क्योंकि यह मिट्टी प्रत्येक वर्ष बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी, जिसे ब्लैक स्वेल भी कहा जाता है। काली मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे रेगर मिट्टी, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, लावा मिट्टी, चेनोर्जर्म मिट्टी। तो ये आपका काली मिट्टी का कई नाम है जिसको आप ध्यान रखना है। और काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो जब ज्वालामुखी के विस्फोट से उत्पन्न लावा के जमाव से लावा चट्टानें यानी बेसाल्ट चट्टानें बनती है और इसके अपक्षय के कारण बारीक कणों में टूट जाती है, तो काली मिट्टी का निर्माण होती है। जैसे कि ये आपका ज्वालामुखी विस्फोट हुआ यानी ज्वालामुखी फटा, तो उसके कारण ज्वालामुखी फटने के कारण यहाँ पर आपका बेसाल्ट चट्टानें यानी बेसाल्ट लावा चट्टानें बनती है। और इस बेसाल्ट लावा चट्टाने के टूटने या फूटने से कौन क्या बन रही है? आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है तो आपको समझ में आ गया होगा। काली मिट्टी मुख्य रूप से कौन से राज्यों में पाई जाती है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के राज्यों में। गुजरात ये आपका मैप में देख सकते हैं, ये आपका मध्य प्रदेश में, और ये आपका महाराष्ट्र, और यहीं पर आपका कर्नाटक। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। और काली मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि काली मिट्टी किसके कारण काला रंग दिखाई देती है? तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए इसे कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है।
काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। और इसी गुण के कारण काली मिट्टी को स्वच्छ जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, यानी कि यह अपने आप जुताई वाली दिखाई देती है, इसी कारण इसे स्वच्छता जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। अगली मिट्टी का नाम है लाल मिट्टी, जिसे रेड सॉइल कहा जाता है। लाल मिट्टी को टेरा रोसा के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी में बाजरा की फसल अच्छी पैदा होती है। बात करें कि लाल मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, तो 6.6 से 8.0 तक का लाल मिट्टी का पीएच मान होता है। इस मिट्टी में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और लोहे जैसे खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लाल मिट्टी में कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज की फसलों की खेती अच्छी तरह होती है। लाल मिट्टी कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो आप देख सकते हैं कि आपका लाल मिट्टी का क्षेत्र है भारत में। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है, यानी कि जलयोजित रूप में होती है, तब यह पीली दिखाई देती है, यानी कि आपका लाल मिट्टी है। और लाल मिट्टी में जब जल को डाला जाता है तो ये पीली दिखाई देने लगती है, तो इसलिए इसे लाल मिट्टी को कभी कभी पीली मिट्टी भी कहा जाता है। अगली मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी को मखरला मिट्टी भी कहा जाता है। ये मिट्टी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड और पोटाश से भरपूर होती है, यानी इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड और पोटाश काफी ज्यादा पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। लेटराइट मिट्टी में कौन कौन से फसल प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं, तो चाय, कॉफी, रबड़, सिनकोना, नारियल आदि। लेटराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में मेघालय जैसे राज्यों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। अगली मिट्टी का नाम है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी पहाड़ों और ऊंचे पर्वतों वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी होती है। पर्वतीय मिट्टी को पहाड़ी मिट्टी भी कहा जाता है। पर्वतीय मिट्टी में आयरन और एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है। यह मिट्टी आमतौर पर अम्लीय होती है। यह मिट्टी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियां, सतपुड़ा, विंध्य, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में पाई जाती है। यह मिट्टी फल फसलों जैसे एल्यू, सेब, संतरा, चाय और कॉफी के उत्पादन में इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद आता है दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी होती है और इसे जैविक मिट्टी या पीट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी भारी वर्षा और ज्यादा आर्द्रता वाले इलाकों में पाई जाती है। दलदली मिट्टी में जैविक तत्व ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है
दलदली मिट्टी के प्रमुख राज्य केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा जैसे राज्यों में दलदली मिट्टी का विस्तार है। मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी को शुष्क मिट्टी या रेगिस्तानी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका विस्तार राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय भूमि में होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, पर मोटे अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जा सकती है। अगली मिट्टी है लवणीय मिट्टी। जिस मिट्टी में घुलनशील लवणों की मात्रा ज्यादा होती है उसे लवणीय मिट्टी कहा जाता है। लवणीय मिट्टी को रे, ऊसर, कलर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। यह पंजाब, गुजरात, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में लवणीय मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो गुजरात राज्य में। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। यह आपका पीएच स्केल का इमेज है और इस पीएच स्केल या पीएच मान में ये बताया जाता है कि मिश्रण कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है। और इसका पता कैसे करते हैं? अगर पीएच स्केल का मान 7 होता है तो मिश्रण ना तो क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है। अगर मिश्रण का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है, तो अगर 7 से कम होता है तो वह मिश्रण अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय। अगर मिश्रण का पीएच मान 7 से अधिक हो, 8, 9, 10 हो, तो वह क्षारीय होगा। मिश्रण क्या हो जाएगा? क्षारीय। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर पीएच मान 7 हो तो मिश्रण ना तो क्षारीय होगा ना ही अम्लीय होगा। अगर मिश्रण का पीएच मान 7 से कम हो रहा है तो अम्लीय बन जाएगा और 7 से ज्यादा हो रहा है तो क्षारीय बनेगा। सामान्य भूमि का पीएच मान लगभग 6 से 7 होता है और इसी में सामान्य फसलें पीएच मान पर उगती है। अब कुछ अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। जब मिट्टी की पीएच वैल्यू 7.2 वैल्यू से कम हो तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है। यानी कि अगर पीएच मान 7 से कम हो जाती है तो मिट्टी क्या बन जाती है? अम्लीय मिट्टी कहलाती है। अम्लीय मिट्टी अधिक वर्षा वाले स्थानों में पाई जाती है। अब बात करते हैं क्षारीय मिट्टी के बारे में। जब मिट्टी की पीएच वैल्यू 7.2 पीएच वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो वह मिट्टी क्षारीय होती है। क्षारीय मिट्टी कम वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। तो साथियों, आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगर आपको इनका एक पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर भैया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया को कवर करेंगे। तो वीडियो के बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं।
राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? एक प्रतीक या मुहर है जिसे किसी राष्ट्र या बहुराष्ट्रीय राज्य द्वारा अपने प्रतीक के रूप में उपयोग के लिए आरक्षित किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग सरकारी कागजों, दस्तावेजों, अभिलेखों, प्रपत्रों, मुद्रा आदि पर किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। जो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सारनाथ का अशोक स्तंभ है और ये आपका भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह या प्रतीक है। इसे 26 जनवरी 1950 को माधव साहनी द्वारा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया था। इस प्रतीक में 4 एशियाई शेर एक के बाद एक खड़े हैं, जो साहस, शक्ति, गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक है। अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं, जो दिन के 24 घंटों और वर्ष के 12 महीनों की विशेषता बताती है। अशोक चक्र से जुड़ा बैल और घोड़ा क्रमशः भारत की कृषि और औद्योगिक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय करेंसी नोट और सिक्कों पर राष्ट्रीय प्रतीक भी प्रस्तुत किया जाता है। देख सकते हैं कि भारत के करेंसी नोटों और सिक्कों पर सारनाथ के अशोक स्तंभ का चिन्ह देखने को मिल जाता है। राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगा एक हिंदी शब्द है। इस शब्द का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर गहरा केसरिया, जो आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर कौन सा रंग पाया जाता है? गहरा केसरिया। बीच में आपका सफेद रंग पाया जाता है और सबसे नीचे हरा रंग होता है। तो तिरंगा में सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग और मध्य में होता है सफेद कलर और बीच में और सबसे नीचे होता है हरा कलर। ध्वज के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र होता है। तो आप देख सकते हैं ये गहरे नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तिलियां होती है। केसरिया रंग देश की ताकत को दर्शाता है। सफेद शांति और सच्चाई का प्रतीक है। वही हरा रंग उर्वरता और वृद्धि को दर्शाता है। इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा का लंबाई 3 होता है और चौड़ाई 2 होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर यानी नेशनल कैलेंडर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक कैलेंडर है। इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। शक कैलेंडर में पहला महीना चैत्र और आखिरी महीना फागुन होता है। इसमें 12 महीने होते हैं। प्रत्येक अमावस्या के दिन से शुरू होता है। इसे सार्वजनिक छुट्टियों और धार्मिक त्योहारों के लिए एक आधिकारिक कैलेंडर के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका उपयोग कृषि और ज्योतिषीय उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। राष्ट्रीय फूल यानी नेशनल फ्लावर। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह भारतीय संस्कृति में पवित्र है और फलदायी, ज्ञान, धन, रोशनी और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। कमल की भारत में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति है, जहां अक्सर धार्मिक समारोह और त्योहारों में इसका उपयोग किया जाता है।
कमल को भारत का राष्ट्रीय फूल 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कमल को भारत के बीन के नाम से भी जाना जाता है। कमल का वैज्ञानिक नाम नेलाम्बो न्यूसीफेरा है। कमल भारत के अलावा वियतनाम का भी राष्ट्रीय फूल है। जो आपका ये कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। मूल रूप से इसकी रचना बंगाली भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे अपने हिंदी संस्करण में स्वीकार किया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन यानी कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रगान को लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है। जो इस प्रकार से आपका राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम ने 1928 और 1956 के बीच लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। राष्ट्रीय फल यानी नेशनल फ्रूट। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय जलीय जंतु नेशनल एक्वेटिक एनिमल। गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। गंगा नदी की डॉल्फिन अंधी होती है। वे अपने आवास के धुंधले पानी में नेविगेट करने और शिकार का पता लगाने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करती है। गंगा नदी डॉल्फिन दुनिया में नदी डॉल्फिन की केवल 4 प्रजातियों में से एक है और केवल भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाई जाती है। राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। देश में बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। इसके तहत देश में अनेक बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में स्थित है। राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड। भारत का राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मयूर या मोर है। वर्ष 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। राष्ट्रीय नदी यानी नेशनल रिवर। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह नदी भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर निकलती है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नोट जिसे आप ध्यान में रखें, गंगा डॉल्फिन जिसे सुसु के नाम से जाना जाता है को वर्ष 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल। एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्राप्त है।
अक्टूबर 2010 में इसे एशियाई हाथी का दर्जा घोषित किया गया था। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। केरल, कर्नाटक, झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। राष्ट्रीय मुद्रा नेशनल करेंसी। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपए है। भारतीय रुपए को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, एन, यूरो और पाउंड की तरह नया प्रतीक मिला। रुपए का प्रतीक देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है। राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1876 में लिखा गया था। उन्होंने इसे बंगाली में अपनी पुस्तक आनंद मठ में लिखा था। राष्ट्रीय सब्जी नेशनल वेजिटेबल। भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित प्रमुख उत्पादक राज्यों के साथ भारत अब दुनिया में कद्दू के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। कद्दू के अन्य नाम सीताफल, काशीफल, कुष्मांड, पुष्पफल, वलीफल, वृद्धफल। कद्दू को संस्कृत में कुष्मांडम कहते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। इसे फिकस बेंगालेंसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसे कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है इच्छा पूर्ति का पेड़। यह विशाल होता है और अपने आसपास के पेड़ों से बहुत ऊंचा होता है। निष्ठा की शपथ। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा निष्ठा की शपथ है। यह देश में एकता, शांति और भाईचारा बनाए रखता है। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा को पहली बार 1962 में पेश किया गया था। तो साथियों, आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगर आपको इनका एक पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निड भैया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत में कृषि को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कृषि एग्रीकल्चर इन इंडिया। कृषि, जिसे इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहा जाता है, शब्द दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। एगर प्लस कल्चर। एगर का अर्थ होता है खेती और कल्चर का अर्थ होता है मिट्टी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जिनमें कुल जनसंख्या का 55% हिस्सा कृषि पर ही निर्भर है। और कृषि में जीडीपी में ही कृषि की भागीदारी 17.8% होती है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। कृषि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में अहम योगदान देती है। कृषि देश के ज्यादातर लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। भारत में कृषि का महत्व। पहला, भारतीयों की आजीविका का 2/3 हिस्सा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। दूसरा, श्रम शक्ति का 55% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या में
55% हिस्सा कृषि पर निर्भर है। निर्यात आय का 15% और भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 14% से 17% हिस्सा कृषि में ही योगदान है। चौथा, कपड़ा, चीनी, आटा मिल, जूट, परिधान आदि के लिए कच्चा माल कृषि से उपलब्ध होता है। उन्नत कृषि उत्पादन। बड़ी भारतीय आबादी की खाद्य सुरक्षा के पीछे मुख्य कारक उन्नत कृषि उत्पादन होता है। समृद्ध क्षेत्र। कृषि से संबंधित समृद्ध क्षेत्र बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मछली पकड़ना आदि। भारत में विशाल आबादी को पोषण और आजीविका प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका कृषि की होती है। अब पढ़ेंगे ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला, रबी की फसल। दूसरा, खरीफ की फसल। तीसरा, जायद की फसल। रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच में की जाती है। और वही बात करें इनकी कटाई की तो मार्च से अप्रैल के बीच में की जाती है। खरीफ फसल की बुआई जून से जुलाई के बीच में होती है और कटाई नवंबर और दिसंबर के बीच में की जाती है। जायद फसल। जायद फसल की बुआई मार्च में की जाती है और कटाई जून में की जाती है। रबी की फसल शीत ऋतु की फसल होती है। वही खरीफ की फसल मानसून ऋतु की फसल का उदाहरण है। जायद की फसल ग्रीष्म ऋतु की फसल का उदाहरण है। रबी की फसल का उदाहरण गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू, ये सभी रबी की फसल का उदाहरण है। खरीफ की फसल का उदाहरण धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मक्का खरीफ के फसल का उदाहरण है। जायद की फसल का उदाहरण तरबूज, खरबूज, खीरा, करेला, ककड़ी, जिन्हें ग्रीष्म यानी गर्मी के ऋतु में बोया जाता है। चावल यानी राइस। चावल खरीफ फसल या उष्णकटिबंधीय फसल का उदाहरण है। इनकी बुआई जून से जुलाई के बीच में की जाती है और कटाई सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। इनमें औसत तापमान की आवश्यकता 21 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। और वही वर्षा की बात करें तो इनमें वर्षा की 100 सेंटीमीटर से कम की आवश्यकता होती है। चावल की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। चावल की फसल का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सेटिवा है। इसे एशियाई चावल भी कहा जाता है। असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में चावल की 3 फसलें उगाई जाती है। ओस, जिसे ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। दूसरा अमन, जिसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। और तीसरा बोरो, जिसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। गेहूं रबी की फसल का उदाहरण है। इसकी खेती दोमट मिट्टी और ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। गेहूं की खेती के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। बोते समय इनका तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वही पकते समय इनका तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। और इनका वार्षिक वर्षा की तो बात कर लिए, वही वर्षा इनकी होना चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में इनकी वर्षा होनी चाहिए। भारत में उत्पादन के मामले में चावल के बाद दूसरा स्थान गेहूं का है और भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व की कुल गेहूं का 12% हिस्सा उत्पादन करता है।
प्रोटीन की भागीदारी 8 से 15% के बीच में होती है। वसा 5 से 10%, कार्बोहाइड्रेट 65 से 70% के बीच में पाई जाती है। गेहूं उत्पादक के प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सभी भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। कहवा यानी कॉफी एक रोपण फसल का उदाहरण है। इनमें तापमान की आवश्यकता 16 से 18 डिग्री सेल्सियस होती है और बारिश की आवश्यकता 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कहवा यानी कॉफी का उत्पादन ढलान युक्त दोमट मिट्टी में की जाती है या फिर लावा मिट्टी में इसकी खेती की जाती है। भारत में कॉफी की शुरुआत कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई थी। भारत में कॉफी की प्रमुख किस्में अरेबिका और रोबस्टा उगाई जाती है। कॉफी उत्पादन में भारत दुनिया में 6ठे स्थान पर है। बात करें कॉफी उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर ब्राजील आता है। भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। भारत में कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थाएं, एक तरफ आपका संस्था दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका अवस्थित। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में अवस्थित है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय मात्स्यिक विकास बोर्ड तेलंगाना के हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक, और ये कटक किस राज्य में है तो ओडिशा राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, और ये हरियाणा राज्य में पड़ता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, और ये लखनऊ किस राज्य में है तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड दिल्ली में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इसका मुख्यालय है। केंद्रीय वनस्पति के अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान केरल का कासरगोड में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता। भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति कोको उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा या कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है। वही पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन और शहद उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, प्याज उत्पादन, औषधि उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। सदाबहार क्रांति जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने
और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित। सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। सैफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित है। ग्रे स्लेटी उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और लास्ट है हरित सोना उत्पादन यानी कि बांस उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 ईस्वी में हुई थी। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है, जिनका निधन 28 सितंबर 2023 को हुआ था। वही बात करें कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। भारत में हुई हरित क्रांति का सर्वाधिक असर गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर को कहा जाता है। यह भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। भारत में हरित क्रांति के दौरान मेक्सिको से आयातित गेहूं के HYV बीज तथा फिलीपींस से आयातित चावल के HYV बीज का प्रयोग किया गया। भारत में हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल रही। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में सभी फसलों में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसके बाद गेहूं, मोटे अनाज एवं दालों का नंबर आता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। तमिलनाडु का तंजावुर जिला दक्षिण भारत के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। भारत खाद की सर्वाधिक खपत पंजाब राज्य में होती है। पंजाब को भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है। भारत का प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बायोटेक पार्क बनाने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब राज्य है। कपास, सन, जूट, रेशा फसलों के उदाहरण है। मध्य प्रदेश में काली मिर्च का जमाव अधिक होने के कारण यहाँ सोयाबीन की खेती अधिक होती है। तो साथियों, आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगर आपको इनका एक PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नेड भैया पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम ऊर्जा संसाधन यानी एनर्जी रिसोर्सेज को कवर करेंगे। तो वीडियो को बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। ऊर्जा संसाधन क्या है? तो वैसे संसाधन जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है उसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सभी से ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। तो ऊर्जा संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, ये सभी सौर ऊर्जा के उदाहरण हैं। सौर ऊर्जा का वर्गीकरण दो तरीके से किया गया है।
पहला, परंपरागत साधन ऊर्जा। परंपरागत साधन किसे कहते हैं? तो वैसे साधन जिनका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है उसे परंपरागत साधन कहते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा आदि। इनका इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है, इसलिए ये परंपरागत संसाधन में आते हैं। इसलिए ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, गैर परंपरागत साधन। वे ऊर्जा स्रोत जो पारंपरिक स्रोतों के अलावा अन्य साधनों से प्राप्त होते हैं उसे गैर परंपरागत साधन कहते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण हैं। दूसरा प्रकार है गैर परंपरागत साधन। किसे कहते हैं? वे ऊर्जा स्रोत जो पारंपरिक स्रोतों के अलावा अन्य साधनों से प्राप्त होते हैं उसे गैर परंपरागत साधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। तो चलिए ऊर्जा संसाधन का पहला प्रकार परंपरागत साधन के उदाहरण को डिटेल में कवर करते हैं। कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान कोयले का होता है। कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कोयले का निर्माण किससे हुआ है? तो पादप पदार्थों के लाखों वर्षों का धरती के अंदर दबे होने के कारण कोयले का निर्माण हुआ है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युवाओं के सेल क्रम में पाया जाता है। पहला प्रकार आता है गोंडवाना सेल क्रम और दूसरा आता है टर्शियरी सेल क्रम। इनके बारे में जानते हैं। गोंडवाना सेल क्रम, इसका निर्माण मुख्यतः कार्बोनिफेरस एवं पर्मियन काल में हुआ। इस सेल क्रम का कोयला दामोदर घाटी यानी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में पाया जाता है। इस सेल क्रम में मुख्य रूप से बिटुमिनस कोयले का उत्खनन होता है। गोंडवाना सेल क्रम भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार है। गोंडवाना सेल क्रम के प्रमुख खनन क्षेत्र। पहला, दामोदर घाटी क्षेत्र, जो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में फैला भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। झारखंड के चंद्रपुरा, बोकारो, झरिया जो सर्वाधिक कोयला भंडार का क्षेत्र है, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ तथा पश्चिम बंगाल का रानीगंज जो द्वितीय सर्वाधिक कोयले का भंडार का क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में आते हैं। झारखंड में झरिया सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। तो आपको ध्यान में रखना है कि झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र कौन सा है? तो झरिया। सोन घाटी में मध्य प्रदेश के सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया, तातपानी कोयला खनन क्षेत्र इसी घाटी में स्थित है। तीसरा है महानदी घाटी क्षेत्र, जिसका विस्तार छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा राज्य में है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, विश्रामपुर, झिलमिली, चिरमिरी, विश्रामपुर तथा ओडिशा के तालचेर, रामपुर, हिंगरी इसी क्षेत्र में स्थित है। चौथा है गोदावरी घाटी क्षेत्र, जो तेलंगाना राज्य में विस्तृत है। इसके प्रमुख खनन क्षेत्र हैं करीमनगर, सिंगरौली यानी खम्मम, वारंगल, तंदूर एवं सस्ती। ये सभी गोदावरी घाटी के प्रमुख खनन क्षेत्र हैं। पांचवा है वर्धा घाटी। इसमें महाराष्ट्र के चंद्रपुर, चवतमाल, कंपटी और नागपुर क्षेत्र आते हैं। छठा सतपुड़ा क्षेत्र, जो मध्य प्रदेश के महापानी का प्रमुख खनन क्षेत्र है। सातवां राजमहल का कोयला खनन क्षेत्र, जो झारखंड के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में विस्तारित इस क्षेत्र का ललमटिया प्रमुख खनन केंद्र है।
दूसरा प्रकार है टर्शियरी सेलक्रम कोयला। यह सेलक्रम उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। इस सेलक्रम में मुख्य रूप से लिग्नाइट कोयले का खनन होता है, जिसके प्रमुख खनन क्षेत्र है मेघालय का द्रांगरी, चेरापूंजी, माओलोंग। दूसरा असम का माकुम और नजीरा। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक, नामरुक, डिंगराक। जम्मू कश्मीर राज्य में कालाकोट क्षेत्र। ये सभी टर्शियरी सेलक्रम के प्रमुख खनन क्षेत्र हैं। भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज के दामोदर नदी के तट पर 1774 में खोदी गई। भारत के कुल कोयला उत्पादन का 65% भाग छोटा नागपुर पठार से किया जाता है। बिटुमिनस कोयले का सर्वाधिक खनन झरिया में होता है। भारत में भंडारण की दृष्टि से सबसे ज्यादा कोयला झारखंड राज्य में पाया जाता है। भारत में कोयले का सर्वाधिक खनन झारखंड राज्य में होता है। कोयले के अग्रणी उत्पादक राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना। अग्रणी कोयला भंडारण राज्य ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। ये सभी कोयले से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसे आप जरूर याद रखें, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है। कोयले के प्रकार। कोयले के 4 प्रकार हैं। पहला एंथ्रासाइट कोयला, दूसरा बिटुमिनस कोयला, तीसरा लिग्नाइट कोयला, चौथा पिट कोयला। इन प्रकार के कोयलों में मौजूद कार्बन की मात्रा और प्रकार के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है। एंथ्रासाइट कोयला यह उच्चतम श्रेणी का कोयला है जिसमें सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है, तो एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम कोयला होता है। यह कठोर, चमकदार और काला होता है। इसमें नमी की मात्रा कम होती है। यह जलने पर कम धुआं और सल्फर पैदा करता है, इसलिए यह घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए आदर्श है। इस कारण एंथ्रासाइट कोयला को कठोर या उच्च कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट कोयला यह कोयले का सबसे कम गुणवत्ता का प्रकार है। इसके जलने पर 40 से 60% कार्बन उत्सर्जित होता है। इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि लिग्नाइट कोयला को और किस नाम से जाना जाता है, तो भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन यह अन्य प्रकारों की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। लिग्नाइट कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं कश्मीर का करेवा क्षेत्र, तमिलनाडु का नेवेली या आकाट, असम का लखीमपुर, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग। ये सभी लिग्नाइट कोयला के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। बिटुमिनस कोयला यह मध्यम गुणवत्ता का कोयला होता है और इसमें लगभग 60 से 80% कार्बन की मात्रा होती है। भारत में बिटुमिनस कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में कौन सा प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है, तो बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला को काला कोयला के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बिटुमिनस कोयला मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कोयले का चौथा प्रकार है पीट कोयला। और इसे निम्न कोयला भी कहा जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 40% से कम होती है। दूसरा उदाहरण है पेट्रोलियम। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की सेल संरचनाओं के प्रतिभाग व भ्रंश टैंक में पाई जाती है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक
और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। पेट्रोलियम के उत्पादक राज्य असम का डिगबोई, सुरमा, नाहरकटिया, अमगुरी। गुजरात राज्य में अंकलेश्वर, मेहसाना, नवग्राम, खंभात और कलोथ। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई हाई, बसीना और अलिया। राजस्थान का बाड़मेर और बाउत। ये सभी पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। पेट्रोलियम के तेल शोधक सलाएं। तेल शोधक सलाएं या तेल रिफाइनरी एक औद्योगिक कारखाना है जहां पेट्रोलियम उत्पादों को परिष्कृत किया जाता है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन मुंबई, गुजरात और असम से प्राप्त होता है। असम का डिगबोई तेल शोधक या रिफाइनरी कारखाना भारत एवं विश्व का पहला कारखाना है। इसकी स्थापना 1901 में की गई। तो आप याद रखेंगे कि भारत एवं विश्व का पहला कारखाना कौन सा था? तो असम का डिगबोई, जो 1901 में इसकी स्थापना की गई। विश्व का पहला तेल कुआं 1859 में अमेरिका के पेनसिल्वेनिया में खोदा गया। कृष्ण क्रांति या काली क्रांति कच्चा पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे कि कच्चा पेट्रोलियम उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो कृष्ण क्रांति या काली क्रांति से संबंधित है। तीसरा आप पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन के औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन, मुंबई हाई और सानिध्य क्षेत्र, खंभात की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पेरानगुलाम जो तमिलनाडु में स्थित है, राजस्थान का जैसलमेर, इन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैसों के विशाल भंडार पाए जाते हैं। भारत में तेल एवं गैस का व्यवस्थित उत्पादन एवं अन्वेषण 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। नोट है, प्रवेधन किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों के खनन हेतु खोदे गए गहरे कुएं की खुदाई को प्रवेधन कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों के खनन हेतु खोदे गए गहरे कुएं को क्या कहा जाता है? तो प्रवेधन। ऊर्जा संसाधन का दूसरा प्रकार गैर परंपरागत साधन के उदाहरण को अब जानेंगे। पहला उदाहरण है परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। यह ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड के जादूगोड़ा, तमिलनाडु और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। नोट है, भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार आंध्र प्रदेश में मौजूद है। आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली खदान विश्व की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान है। तो आपको इस नोट को याद में। दूसरा उदाहरण है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य से आने वाली ऊर्जा है जो प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने में किया जाता है। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिसका अर्थ है कि यह कभी खत्म नहीं होगा। सौर ऊर्जा का उत्पादन सौर पैनल के जरिए किया जाता है और सौर पैनल के जरिए ही विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा बहती हवा में निहित ऊर्जा है जिसे पवन चक्कियों यानी कि विंड टरबाइन की मदद से बिजली में बदला जा सकता है। उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, पवन की मदद से इन चक्कियों को घुमाया जा रहा है। इस घूमने के दौरान जो बिजली उत्पन्न होती है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। भारत को विश्व में पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी
तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन की संभावित क्षमता अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग होती है, जो इस प्रकार है। 100 मीटर ऊंचाई पर 302 गीगावाट बिजली का उत्पादन होता है। वही 120 मीटर ऊंचाई पर 695 गीगावाट बिजली का उत्पादन होता है और 150 मीटर की ऊंचाई पर 1163.9 गीगावाट बिजली उत्पादन होता है। पवन ऊर्जा के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं भारत के तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। ये सभी भारत के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। बायोगैस ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। बायोगैस किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं। पहला, एक ऊर्जा के रूप में, दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। पांचवा है ज्वारीय ऊर्जा। समुद्र के ज्वार भाटे की गतिशील यानी उतार चढ़ाव से बिजली उत्पन्न करना ज्वारीय ऊर्जा कहलाता है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। छठा है भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का उपयोग कर उत्पन्न करने वाले विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। पहला, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है। दूसरा, पूगा घाटी जो लद्दाख में स्थित है। IBM के अनुसार भारत के तेल शोधक संयंत्र IOC डिगबोई संयंत्र की स्थापना 1901 में की गई, जो असम राज्य में स्थित है। HPCL ट्राम्बे संयंत्र की स्थापना 1954 में की गई, राज्य है महाराष्ट्र। BPCL ट्राम्बे संयंत्र की स्थापना 1955 में की गई, राज्य महाराष्ट्र। HPCL विशाखापट्टनम संयंत्र की स्थापना 1957 में की गई, राज्य आंध्र प्रदेश। IOC नुनामती संयंत्र की स्थापना 1962 में की गई, राज्य असम। IOC बरौनी संयंत्र की स्थापना 1964 में की गई, राज्य बिहार। IOC कोयनी संयंत्र की स्थापना 1965 में की गई, राज्य गुजरात। KRL कोची संयंत्र की स्थापना 1966 में की गई, राज्य केरल। CPCL मनाली संयंत्र की स्थापना 1969 में की गई, राज्य तमिलनाडु। IOC हल्दिया संयंत्र की स्थापना 1975 में की गई, राज्य पश्चिम बंगाल। BRPL बोगाई गांव संयंत्र की स्थापना 1979 में की गई, राज्य असम। CPCL चेन्नई संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। CPCL नागपट्टनम संयंत्र की स्थापना 1993 में की गई, राज्य तमिलनाडु। IOC मथुरा संयंत्र की स्थापना 1982 में की गई, राज्य उत्तर प्रदेश। MRPL मंगलोर संयंत्र की स्थापना 1998 में की गई, राज्य कर्नाटक। IOC पानीपत करनाल संयंत्र की स्थापना वर्ष 1998 में की गई, राज्य हरियाणा। NRL भानु मालीगढ़ संयंत्र की स्थापना 1999 में, राज्य असम। RPL जामनगर संयंत्र की स्थापना 1999 में की गई, राज्य गुजरात। और ये सबसे बड़ी संयंत्र है। ONGC ताती पाका संयंत्र की स्थापना 2001 में, राज्य आंध्र प्रदेश। ESSER वादीनार संयंत्र की स्थापना 2006 में की गई, राज्य गुजरात। HPCL भटिंडा संयंत्र की स्थापना 2008 में की गई, राज्य पंजाब। BPCL बीना संयंत्र की स्थापना 2006 में की गई, राज्य मध्य प्रदेश।
IOC पारादीप संयंत्र की स्थापना 2010 में की गई, राज्य ओडिशा। HPCL पचबदरा संयंत्र की स्थापना राजस्थान में की गई। IOL रत्नागिरी तेल संयंत्र की स्थापना महाराष्ट्र में की गई। एसार संयंत्र की स्थापना गुजरात राज्य। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निट भैया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के उद्योग को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के उद्योग, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का संपन्नता के कारण देश की गणना विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही भारत के उद्योग का विकास शुरू हो गया था। इस समय से ही भारत के निर्मित वस्तुओं का दूसरे देशों में निर्यात होने लगा था। आधुनिक भारत में उद्योगों का विकास अंग्रेजों के आगमन के पश्चात ही शुरू होने हुआ था। आज देश औद्योगिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ चुका है। भारत में अधिकांश उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध है। अब हम देखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो उद्योगों का वर्गीकरण 6 तरीकों से किया गया है। पहला आता है वस्त्र उद्योग, जिनमें वस्त्र से संबंधित उद्योग को रखा गया है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग। दूसरा है धातु उद्योग। इस उद्योग में धातु से संबंधित उद्योग को रखा गया है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमीनियम उद्योग, तांबा उद्योग, शीशा जस्ता उद्योग। तीसरा है इंजीनियरिंग उद्योग। इनके अंतर्गत भारी मशीनरी उद्योग रखा गया है, मोटर वाहन उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, वायुयान निर्माण उद्योग, लोकोमोटिव उद्योग। तो इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत ये सभी शामिल है। चौथा है रसायन उद्योग। रसायन उद्योग में रासायनिक उर्वरक उद्योग शामिल है, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग। रासायनिक उद्योग मतलब रसायन से संबंधित उद्योग। पांचवा है खाद्यान्न उद्योग। खाद्यान्न उद्योग मतलब खाद्यान्न से संबंधित उद्योग, जैसे चीनी उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, दाल उद्योग, तेल उद्योग, चावल उद्योग, जैसे कई उद्योग। और छठा है अन्य उद्योग, जिनके अंतर्गत अन्य सभी उद्योग आते हैं इनके अलावा, जैसे कागज उद्योग, उर्वरक उद्योग, दिया सलाई उद्योग, प्रसाधन उद्योग। तो इन सभी के बारे में एक एक करके बारे में जानेंगे। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जानेंगे, लौह इस्पात उद्योग के बारे में जानेंगे, एल्यूमीनियम उद्योग के बारे में विस्तार से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते ही हैं। देख चुके हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, इनके बारे में अब हम विस्तार से जानते हैं। तो ये आपका पहला है वस्त्र उद्योग। यह उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो वस्त्र उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। भारत विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। वस्त्र उद्योग में हम सबसे पहले बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। परंपरागत हथकरघा तथा आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्षेत्र है। भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर के नामक स्थान पर 1818 ईस्वी में की गई, जो असफल रही और बंद हो गई। तो इससे भी आप लोग स्टार्ट डेट डाल के चलिएगा कि भारत की प्रथम सूती वस्त्र उद्योग
की स्थापना कहाँ की गई? तो कोलकाता में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1818 में, जो असफल रही थी। प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1854 में मुंबई में की गई थी और इसकी स्थापना कवास डी डाबर के द्वारा की गई थी। तो इनमें 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत की प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ की गई, कब की गई और किसने की गई थी। महाराष्ट्र भारत में सूती वस्त्र की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित राज्य है। तो इसे भी आप लोग हाईलाइट करके चलेंगे कि किस राज्य को भारत में सूती वस्त्र की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य कहा जाता है? तो महाराष्ट्र को। जहां मुंबई देश में सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है और ये महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। अगला पॉइंट है, गुजरात भारत में सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। गुजरात का अहमदाबाद सबसे बड़ा सूती वस्त्र केंद्र है। इसी कारण इसे सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आपको इसको हाईलाइट कर लें या फिर इंपॉर्टेंट मार्क के चलें। नोट देख लीजिए आप, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और यहाँ हमने क्या पढ़ा कि अहमदाबाद को सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु में देश की सर्वाधिक संख्या में सूती वस्त्र मिलें हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, भारत में सर्वाधिक संख्या में सूती वस्त्र मिले कहाँ, किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। यहाँ स्थित कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो जो जो चीजें आपको हाईलाइट मिलती है उनको जरूर से जरूर आप लोग हाईलाइट मानकर चलें और उसे याद करने का प्रयास करें। कोयम्बटूर हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य में इस उद्योग का सर्वाधिक विकास पश्चिमी भाग में हुआ। यहाँ स्थित कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दावणगेरे कर्नाटक में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। वही बात करें कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो तमिलनाडु का कोयम्बटूर को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वस्त्र उद्योग का नाम है ऊनी वस्त्र उद्योग। भारत का प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना 1876 ईस्वी में कानपुर में लाल इमली के नाम से हुई। तो ये भी याद रखेंगे कि भारत के प्रथम वस्त्र उद्योग की स्थापना कब और किसके नाम पर की गई थी? तो 1876 में और लाल इमली के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। वही बात करें कि दूसरी मिल 1821 में पंजाब में धारीवाल नामक स्थान पर स्थापित की गई। तो दूसरा मिल भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? पंजाब में। और कब हुआ था? तो 1881 में, जो स्थान था पंजाब का धारीवाल। लेकिन कोई विशेष उन्नति नहीं हुई वहां पर। स्वतंत्रता के बाद इस उद्योग ने उन्नति बाद में प्राप्त कर ली थी। भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि भारत में सबसे बड़ा उद्योगों का सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा किस राज्य में है? तो राजस्थान में। अन्य बड़े उत्पादक राज्य की बात करें ऊनी वस्त्र की, तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इसके अन्य बड़े उत्पादक राज्य हैं।
उद्योग का तीसरा प्रकार है जूट उद्योग। जूट उद्योग प्राचीन काल में कुटीर उद्योग के रूप में था तथा बाद में जूट उद्योग का प्रथम कारखाना कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान में 1855 में स्थापित हुआ। तो आप क्या याद रखेंगे कि भारत का प्रथम जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान में किया गया था। और कब हुई थी? तो 1855 में। तो इनकी स्थापना और राज्य भी याद रखेंगे। भारत विभाजन के समय इस उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि उत्पादक क्षेत्र बांग्लादेश में चले गए जबकि स्थापित उद्योग भारत में ही रह गए। जब भारत और बांग्लादेश का विभाजन हुआ तो उस समय जूट उद्योग पर काफी ज्यादा प्रभाव हुआ। भारत का लगभग जूट उद्योग पश्चिम बंगाल पर निर्भर है क्योंकि भारत में स्थापित लगभग 115 मिलों में से 102 मिलें केवल बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में इस उद्योग का केंद्रन हुगली नदी के किनारे बांसेरिया से बिरलतपुर तक है। आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में जूट का उत्पादन होता है। इस कारण इसके आसपास भी मिलें स्थापित की गई है। भारतीय जूट निगम जूट के आयात निर्यात तथा आंतरिक व्यापार की देखभाल हेतु 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। तो याद रखिए कि भारतीय जूट निगम की स्थापना कब की गई? तो 1971 में। भारत विश्व के कुल 85% जूट सामानों का निर्माण करता है एवं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जूट निर्यातक राष्ट्र है। तो आपको याद रखना है कि भारत विश्व का कितने नंबर का सबसे बड़ा जूट निर्यातक राष्ट्र है? तो दूसरा नंबर का है। ठीक है। जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश राज्य का कानपुर, सहजनवा यानी गोरखपुर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और गुंटूर, बिहार में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा, पश्चिम बंगाल का टीटागढ़, रिसरा, बाली, अगरपाड़ा, बांसेरिया, कान, किनारा, उलबेरिया, सीतारामपुर, बजगज, हावड़ा, श्यामनगर, शिवपुर, सियालदह, बिरलापुर, होलीनगर, बैरकपुर, ये सभी पश्चिम बंगाल के प्रमुख स्थान हैं। वस्त्र उद्योग के बाद अगला उद्योग का नाम है धातु उद्योग। धातु उद्योग में पहला प्रकार है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग वर्तमान सभ्यता का आधारभूत स्तंभ माना जाता है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग 1830 ईस्वी में तमिलनाडु के पोर्टे-नोवो में स्थापित किया गया, जो कि असफल रहा। तो आप याद रखिए, भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कब की गई? तो 1830 ईस्वी में। और कहाँ की गई? तो तमिलनाडु के पोर्टे-नोवो में स्थापित की गई। वही बात करें कि भारत का प्रथम सफल लौह इस्पात उद्योग कारखाना की स्थापना कब की गई? तो 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी यानी पश्चिम बंगाल का आसनसोल में स्थापना हुई और इसे बंगाल आयरन वर्कर्स के रूप में स्थापित किया गया था। भारत में स्थापित प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र। पहला इस्पात संयंत्र का नाम है टिस्को, जिनका पूर्ण रूप है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। यह भारत का बड़े पैमाने पर स्थापित प्रथम कारखाना है, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में सुवर्णरेखा नदी के घाटी में जमशेदजी टाटा यानी इस्पात पुरुष द्वारा वर्तमान झारखंड के साकची में स्थापित की गई। वर्तमान में यह स्थान
जमशेद जी के नाम पर जमशेदपुर कहलाता है। वर्तमान में यह कारखाना भारत का एकमात्र निजी क्षेत्र का कारखाना है। इस उद्योग को उच्च कोटि का लौह अयस्क कच्चे माल के रूप में झारखंड के सिंहभूम जिले के नवामुंडी तथा ओडिशा के मयूरभंज जिले के गुरुम हिसानी खान से प्राप्त होता है, जबकि कोयले की प्राप्ति झारखंड के झरिया तथा पश्चिम बंगाल के रानीगंज खानों से होती है। अगला इस्पात संयंत्र का नाम है इसको, जिसका पूर्ण रूप है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में हुई थी। 1874 ईस्वी में कुल्टी में स्थापित इस्पात संयंत्र तथा हीरापुर में स्थापित दलवा लौह संयंत्र का विलय इस संयंत्र में कर दिया। 1952 में इसका नाम इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया गया। इस प्रकार कुल्टी, हीरापुर व बर्नपुर तीनों इसके अंग बने। 14 जुलाई 1972 को सरकार ने इसका अधिग्रहण कर राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस प्रकार यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण हो गया। अगला इस्पात संयंत्र का नाम है विस्को, VISCO, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में कर्नाटक के शिमोगा जिले के भद्रावती नामक स्थान पर भद्रावती नदी के किनारे की गई। 1962 में सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। वर्तमान में इसका संचालन भी SAIL यानी सेल के द्वारा किया जा रहा है। इस संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले के बाबा बुदन की पहाड़ी में स्थित केमान गुंडी खान से होती है। अगला इस्पात संयंत्र का नाम है राउरकेला इस्पात संयंत्र, जिसकी स्थापना 1953 में की गई और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। और कहाँ की गई तो ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना राउरकेला इस्पात कारखाना है। राउरकेला इस्पात कारखाना में उत्पादन प्रारंभ 1959 में से शुरू हो गया था। अगला इस्पात कारखाना का नाम है भिलाई इस्पात कारखाना, जिसकी स्थापना 1955 में की गई और ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से स्थापित की गई। कहाँ की गई थी तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इसकी स्थापना की गई थी। यह वर्तमान में उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। तो भारत का सबसे बड़ा उत्पादन की दृष्टि से इस्पात कारखाना भिलाई इस्पात कारखाना है। भिलाई इस्पात कारखाना उत्पादन का प्रारंभ की बात करें तो 1959 से यह उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया था। अगला इस्पात कारखाना का नाम है दुर्गापुर इस्पात कारखाना, जिसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई और ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित। और ये दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में की गई। बात करें कि ये उत्पादन यहाँ पर प्रारंभ कब से हुआ तो 1962 से इस संयंत्र ने उत्पादन प्रारंभ कर दिया। अगला इस्पात संयंत्र है बोकारो इस्पात संयंत्र, जिसकी स्थापना 1964 में की गई और इसका अन्य नाम हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कारखाना भी है।
और इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो सोवियत रूस के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी और ये अभी झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में स्थापित है। बोकारो इस्पात संयंत्र का प्रारंभ कब से हुआ? तो 1972 से ये उत्पादन प्रारंभ कर दिया। सेलम इस्पात कारखाना, जिसकी स्थापना तमिलनाडु के सेलम जिले में स्थापित की गई। बात करें कि सेलम इस्पात कारखाना कब से उत्पादन प्रारंभ किया, तो 1982 में सेलम इस्पात कारखाना में उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। अगला है विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना और इनकी स्थापना 1982 में की गई थी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थापित की गई थी इसी के नाम पर विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना रखा गया है। भारत में बंदरगाहों के तटवर्ती क्षेत्र पर बनाया गया पहला कारखाना विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना है। विशाखापट्टनम कारखाना का नाम है विजाग इस्पात कारखाना भी कहा जाता है। अगला है भारतीय लौह इस्पात कारखाना की स्थापना 1918 ईस्वी में की गई, जो पश्चिम बंगाल के हीरापुर में स्थापित है। बात करें कि भारतीय लौह इस्पात कारखाना का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ, तो 1922 ईस्वी से भारतीय लौह इस्पात कारखाना का उत्पादन प्रारंभ हो चुका था। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्कर्स की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई, जो कर्नाटक के भद्रावती में स्थित है। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्कर्स का वर्तमान में नाम बात करें तो इनका वर्तमान में नाम है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड VISCL। पारादीप इस्पात कारखाना, इसकी स्थापना ओडिशा के देवथड़ी क्षेत्र में की गई। यह भारत में बंदरगाह पर स्थापित किया गया दूसरा इस्पात कारखाना है और पहला इस्पात कारखाना था विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना, जिसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा। अगला है विजयनगर इस्पात कारखाना, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और अगला कुद्रेमुख इस्पात कारखाना, जो भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र, लौह अयस्क के कौन कौन से राज्यों में किस किस क्षेत्र में उत्पादन होता है? जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में डाली राजहरा पहाड़ी में इसका उत्पादन होता है। कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख में, और ओडिशा का कुरुम-हुसैनी और बादाम पहाड़ी से इनका उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में दामोदा पर्वत श्रेणी से लौह अयस्क को निकाला जाता है। सौर ऊर्जा परियोजनाएं, एक तरफ आपका सौर ऊर्जा परियोजनाएं दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपका उनसे संबंधित राज्य, जैसे भाडला सोलर पार्क की स्थापना राजस्थान राज्य में की गई है। रीवा सौर परियोजना की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। कुरनूल या अनंतपुर NP कुंटा सौर परियोजना की स्थापना आंध्र प्रदेश राज्य में की गई है। पावागढ़ सौर परियोजना की स्थापना कर्नाटक राज्य में की गई। कामुधी सौर परियोजना की स्थापना तमिलनाडु राज्य में की गई है। ओंकलेश्वर या फ्लोटिंग सौर परियोजना की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। अगला है पवन ऊर्जा परियोजनाएं। एक तरफ आपका पवन ऊर्जा परियोजनाएं दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य, जैसे वंकुश सावड़े पवन पार्क की स्थापना महाराष्ट्र राज्य में की गई है। क्याधर सुभाष पवन परियोजना की स्थापना तमिलनाडु राज्य में की गई है। मुमदल विंड की स्थापना तमिलनाडु राज्य में की गई है।
पोम्प्लूर पवन परियोजना की स्थापना आंध्र प्रदेश राज्य में की गई है। जमगुरानी पवन परियोजना की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। फुलवादी चेट्टीनाड परियोजना की स्थापना तमिलनाडु राज्य में की गई है। अमर सागर पवन परियोजना की स्थापना राजस्थान राज्य में की गई है। देवगढ़ पवन परियोजना की स्थापना राजस्थान राज्य में की गई है। पोहरा पवन परियोजना की स्थापना राजस्थान राज्य में की गई है। केप कॉमोरियन गुडी मंगलम ये दोनों परियोजना की स्थापना तमिलनाडु राज्य में की गई है। तो केप कैमोरियन और गुंडी मंगलम की स्थापना तमिलनाडु राज्य में की है। जोगमती पवन परियोजना की स्थापना कर्नाटक राज्य में की गई है। सेल से संबंधित कुछ नोट है। SAIL जिसका पूर्ण रूप है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को की गई थी। सेल द्वारा वर्तमान में इसको विस्को राउरकेला भिलाई दुर्गापुर बोकारो सलेम आदि इस्पात संयंत्रों का संचालन किया जा रहा है। सेल की उत्पत्ति हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL से हुई है, जिसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को राउरकेला में हुई थी। और ये राउरकेला किस राज्य में पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट उद्योग है एल्यूमिनियम उद्योग। यह उद्योग लौह इस्पात उद्योग के बाद धातु आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। एल्युमिनियम का निर्माण बॉक्साइट नामक खनिज से किया जाता है। भारत में एल्युमिनियम के प्रमुख कारखाने जिनमें है एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे इंडाल्को के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1937 ईस्वी में की गई थी। स्थान की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट स्थापित है और ये भारत का प्रथम एल्युमिनियम कारखाना है। तो इससे आप याद रखेंगे कि भारत का प्रथम एल्युमिनियम कारखाना कौन सा है? तो एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी इंडाल्को, जिसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई थी। अगला कारखाना का नाम है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी इंडाल। इंडाल की स्थापना 1938 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद है भारतीय एल्युमिनियम कंपनी बाल्को, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी, जो सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम कंपनी है। और इसकी स्थापना बाल्को की स्थापना सोवियत रूस के सहयोग से हुई और बाल्को कंपनी का प्रथम संयंत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र में स्थापित की गई। 2000 में इस कंपनी का निजीकरण कर दिया गया। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी, जो अमेरिका के सहयोग से की गई थी। हिंडाल्को कंपनी की स्थापना मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को की स्थापना 1965 ईस्वी में इटली के सहयोग से की गई। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को, जिसकी स्थापना 1981 में फ्रांस के सहयोग से की गई थी। एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का दूसरा स्थान है। और वही बात करें कि एल्युमिनियम उत्पादन में पहला स्थान किस देश का है? तो चीन का है। तो ये सभी पॉइंटों को आप याद रखेंगे। अगला तांबा कारखाना का नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 1967 ईस्वी को की गई, जिनका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है।
और ये भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र तांबा कंपनी है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का संयंत्र कहाँ-कहाँ स्थापित है, तो बात करते हैं। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स संयंत्र की स्थापना राजस्थान के खेतड़ी में स्थापित है। दूसरा है इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स संयंत्र की स्थापना झारखंड के घाटशिला में स्थापित है। तीसरा मलजड़ खंड कॉपर कॉम्प्लेक्स की स्थापना मध्य प्रदेश के जबलपुर और मलज खंड में स्थापित है। चौथा तलेजा कॉपर कॉम्प्लेक्स की स्थापना मध्य प्रदेश के राजगढ़ में और तलेजा क्षेत्र में स्थापित है।